हेलो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस सभी को मेरी तरफ से। तो भाई बज चुके हैं आज के सुबह के 11। तो हम लोगों ने स्ट्रैटेजी में यार डिस्कस किया था कल रात में कि हम लोग 26, 27, 28 और 1 मार्च में जितने भी हमारे अप्लाइड मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स का मतलब हर न्यूएंस, हर पर्टिकुलर फॉर्मूला, हर पर्टिकुलर छोटी छोटी समझने की चीज, वो पूरा का पूरा 4 दिन में हम लोग करने वाले हैं गाइस। तो आज 26 मार्च की हमारी वीडियो आपके पास आ चुकी है। आज हम लोग क्या क्या इस वीडियो में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पूरा अलजेब्रा, उसमें मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, 3 बड़े टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे। और टाइम बेस्ड डेटा जो कि आपकी एक अनदर यूनिट है वो पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा पोर्शन बेटा आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं जितने भी आपको सीखने हैं, उससे रिलेटेड छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जहां जहां रेलेवेंट हैं वो मिलने वाले हैं। और अपने आप में ये कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल वीडियो रहने वाला है। क्वेश्चंस इसमें कम होंगे बट सारा कॉन्सेप्ट्स आपका कवर कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको कैसे करना है बेटा, सबसे पहले तो पेन और कॉपी उठा लो, पेन कॉपी उठाकर बैठो। 3 एरियाज हैं। अलजेब्रा की बात करें तो पहले मैट्रिसेस आता है। तो मैट्रिसेस में आपको क्या करना है, पहले मैट्रिसेस का पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, उसके रिलेटेड जितने मैंने क्वेश्चंस कराए वो लगाओ। जब वो हो जाए तो मैट्रिसेस के बाद डिटर्मिनेंट्स पे जाओ, पूरा का पूरा देखो, उसके क्वेश्चंस लगाओ। फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जब आपका अलजेब्रा पूरा हो जाए तो वीडियो को रोको। वीडियो को रोकने के बाद आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल में हैं, मैं मटेरियल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, आपको वहां से मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स या फिर अलजेब्रा के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सब लगा लेने हैं बेटा, वो सब हाथ से कर लेने हैं। ठीक है जी, इतना काम जब आपका हो जाए उसके बाद आप वापस वीडियो पर आओ, टाइम बेस्ड डेटा यूनिट को उठाओ। टाइम बेस्ड डेटा में 3 या 4 तरह के ही क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में बेसिकली टाइम सीरीज में आते हैं या आए हैं। इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। सारी की सारी टाइप्स मैंने बहुत अच्छे से इसमें कवर कर दी है आपकी टाइम सीरीज वाली वीडियो में। वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, फिर जो इसी वीडियो में सवाल कराए गए हैं वो अपने हाथ से करके देखो। उसके बाद वापस सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल पे जाओ, वहां के जितने आपके एग्जाम्पल्स हैं वो कर डालो। बस इतना करना है बेटा आज पूरे दिन। तो सुबह 11 बजे आपका दिन शुरू हो रहा है बेटा। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा टाइम है, अभी तो 10 दिन है या 8 दिन है, वट एवर, लेकिन टाइम ऐसे उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको पूरे मार्क्स लाने हैं 80 में से 80, तो रोज ना अपने चैप्टर्स में 100 में से 100% पढ़कर निपटाओ, तभी आपके मार्क्स ओवरऑल बन पाएंगे। जब एक एक यूनिट पक्का करोगे तभी तो सारी यूनिट्स में कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज आपको ना इधर देखना है ना उधर। आज आपका टारगेट है अलजेब्रा और टाइम बेस्ड डेटा का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म कर लेना है, बेसिक क्वेश्चंस लगा लेने हैं। ठीक है बेटा, तो चलो इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपको समझाने का। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और फटाफट से वीडियो को देखो, क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। क्या है सर अलजेब्रा पोर्शन, क्या करना है इसमें, कैसे कैसे करना है अलजेब्रा की बेटा? अगर मैं बात करूं तो हमें ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है हमारे अलजेब्रा पोर्शन में। उसमें अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूं तो दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, देन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स और सॉल्यूशंस। बहुत सिंपल है, इजी भाषा में बताऊं तो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, कितने तरह की होती हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं उनको, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ना है, क्या होता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए आपको मैट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय इस पे खराब नहीं करना है, बस समझ लो कि ये पढ़ना है भाई। अब काम की बात पे आते हैं, क्या होती है मैट्रिक्स। यहां से हमारे पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू। क्या होती है मैट्रिक्स? तो बेटा आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि आप जब स्कूल में जाते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा नीचे जब असेंबली लगती है स्कूल शुरू होने से पहले, तो लाइन में बच्चे खड़े हुए होते हैं कि 6th क्लास की लाइन है, ये 7th क्लास की लाइन है, ये 8th क्लास की लाइन है, ये 9th क्लास की लाइन। एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है बच्चों का, है ना। पीछे क्लास टीचर्स खड़े होते हैं, कुछ बच्चों के आगे खड़े होते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। अगर मैं ऊपर ड्रोन से ऑब्जर्व करूं तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट पाओगे आपकी, ऐसे ऐसे सीक्वेंस में बच्चे खड़े हैं, सब लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ उस ड्रोन पर बैठे हो,
और मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे बताओ कि वो जो चिंटू खड़ा है वहां बीच में, वो कहां पे है, मतलब अगर आपको बताना पड़े कहां पे। एक तो तरीका ये है कि सर वो खड़ा है, अब मैंने बोला कि मैं वहां मौजूद नहीं हूं, अब मुझे बता वो कहां पर था, तो आप कैसे लिखोगे उसको, कैसे समझोगे? तो आपको उस पूरी अरेंजमेंट को कहीं पर लिखना आना चाहिए ना, और कुछ तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए उसकी कि मैं समझा पाऊं या आप मुझे समझा पाओ कि उसकी पोजीशन ये थी उस पूरे एरिया में। तो बस इतनी सी ही बात है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है बच्चों, अरेंजमेंट होता है एक पर्टिकुलर, जहां पर एक पर्टिकुलर लोगों को, जैसे मैंने अरेंजमेंट बताया ना आपको कि असेंबली में बच्चे खड़े हैं, वैसे ही नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई इक्वेशंस हो सकती हैं, उन पर्टिकुलर इक्वेशंस या नंबर्स को अरेंज करने को जो एक एरे बनाया गया उसे ही मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि एग्जांपल मैं अभी आपको लिखकर भी बताऊंगा, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। A rectangular array or table of numbers, symbols, expressions, functions when arranged in rows and columns is known as matrix. Each member of this arrangement is called element of a matrix. वो जो बच्चा है वो उस पूरे अरेंजमेंट में एक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहने का मतलब है मेरा? मैं आपको थोड़ा सा लिख कर बताता हूं बेटा कि मैट्रिक्स एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो खुल जा भाई खुल जा। यस, देखो जैसे मैंने आपको बेटा अरेंजमेंट बताया ना एक, अब मान लो ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, बच्चा 1, बच्चा 2, बच्चा 3, बच्चा 4, बच्चा 5, ठीक है, बच्चा 6, बच्चा 7, बच्चा 8, बच्चा 9, बच्चा 10। भाई ऊपर ड्रोन से तो कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा ना फोटो आपको। तो अगर इस पूरे पर्टिकुलर अरेंजमेंट को ऐसे करके लिख दूं और इसको कुछ नाम दे दूं ए, तो ये मेरी एक मैट्रिक्स कहलाती है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, अब उसमें मान लो कि मैंने इस पर्टिकुलर बंदे को स्पॉट करने को बोला आपको, तो आप कैसे स्पॉट करोगे वो हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी समझने की बात सिर्फ ये है कि इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये कोई और अरेंजमेंट भी हो सकता था, ये आप इस तरह से लिख रहे हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि बच्चा 1, बच्चा 2, बच्चा 3, बच्चा 4, सिर्फ 4 ही बच्चे खड़े हैं इस तरह से अरेंजमेंट में। इस तरह से हम लोग उसको क्लोज करते हैं तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि एक अरेंजमेंट, ये एक मैट्रिक्स है बच्चों। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? और आप चाहे इसकी बात करो B1 की, B3 की, B2 की, B4 की, ये सब क्या है? ये सब उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहां तक की कहानी आपको समझ आनी चाहिए। वापस चलते हैं, ठीक है जी, वापस चलते हैं अगली बात पे। मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस 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 दिस। चलो ये मैं आपको समझाता हूं, कहानी से आपको कुछ समझ ज्यादा आने वाला नहीं है। तो कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है बच्चों मैट्रिक्स को? ठीक है, फिर बात करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। सबसे पहले तो आप एक कहानी समझो कि जब हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको यह समझ आना चाहिए कि रो और कॉलम क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। यानी कि ए अगर मैं लिखूं, अच्छा कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं मैट्रिक्स को, ए बी सी डी ई एफ एनीथिंग, अगर कैपिटल में लिखा है इसका मतलब ये कि मैट्रिक्स है। ए बराबर, ये मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ये एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, एक पर्टिकुलर तरह से रखे गए हैं। 1 यहीं पे है तो इसकी वैल्यू है कि यहां पे है। ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे लिख दोगे कि 2 1 3 4 5 6। तो ये और ये दो अलग अरेंजमेंट हैं, यानी कि ये और ये दो अलग मैट्रिक्स है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो अरेंजमेंट मैटर करता है कि कौन सी चीज कहां लिखी गई है। अब अगर मैं इसमें ही थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूं तो आप ध्यान से समझो, इसको क्या बोलते हैं? ये पूरे को, दिस इज रो 1, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज रो 2, और होती तो एज सो ऑन रो 3 4 5 6। तो हॉरिजॉन्टली हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? रोज बोलते हैं हॉरिजॉन्टली। तो एच आर से आप याद रख सकते हो, एच आर बच्चों को अक्सर याद रहता है कि हॉरिजॉन्टली हम रोज को देखते हैं। तो ये हमारी 1 2 3 एक रो है, ये दूसरी रो है। अगर मैं कॉलम्स की बात करूं, कॉलम क्या होते हैं बेटा? दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। तो इसको हम C1 बोल सकते हैं शॉर्ट में, C2 बोल सकते हैं एंड C3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो VC
एंड HR। ये आपको ध्यान रखना है कि वर्टिकली हम लोग कॉलम्स को देखते हैं और हॉरिजॉन्टली हम लोग रो को देखते हैं। तो मैंने आपसे छोटी सी बात करी थी कि बेटा अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे को लोकेट करना होगा तो कैसे करोगे, तो उसका जवाब है कि सर हम लोग रो और कॉलम की हेल्प से लोकेट कर देंगे। यानी कि मैंने आपको बोला कि चलो अब इसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में बताओ कि 5 जो है उसको कैसे लोकेट करोगे। तो आप बोल सकते हो कि अगर मैं इस 5 की बात करूं तो ये क्या मेरा सेकंड रो का एलिमेंट है। क्लियर है, जो 5 है वो एक तो रो 2 का एलिमेंट है, और क्या 5 कॉलम 2 का भी एलिमेंट है। हाँ, कॉलम 2 का भी एलिमेंट है। तो क्या इतनी बात अगर मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रो 2 और कॉलम 2 में जो बंदा था वो 5 था, तो क्या मैं लोकेट कर पाया। सो दिस इज द फंडा कि आपको रो और कॉलम की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट की लोकेशन बता सकते हो। ठीक है, अब आपको रिलेट हो रहा होगा कि मैट्रिसेस क्यों पढ़ना है, मैथ्स में क्यों पढ़ाया जा रहा है, बताना जरूरी है, पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, जो पूछा जाएगा वो ये चीज है, ये समझो, रो कॉलम का पूरा फंडा समझो कि क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, जब आपको रो और कॉलम समझ में आ गया तो बेसिकली क्या होता है बेटा, जैसे ये था ना, तो हर मैट्रिक्स के एलिमेंट को एक जनरल रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाता है। वो क्या होता है, तो इसको अगर मैं लिखूं AIJ और इस तरह से लिख दूं और यहां पर लिख दूं M क्रॉस N, तो ये एक कंप्लीट मैट्रिक्स को डिनोट करता है। आई नो आपको ये चीज समझ नहीं आया होगा कि ये कैसे क्या लिख दिया आपने, तो ध्यान से समझो कि हर चीज का महत्व है बेटा। कैसे महत्व है उसको समझने की कोशिश करो। तो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के बारे में, तो ये तो मैट्रिक्स है ही, डिनोट कर रहे हैं हम, ये इसको बोलते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन। जनरल रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट में लिख देता हूं, आई होप आप समझ जाओगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसमें आई जे का क्या मतलब है, स्मॉल ए का मतलब है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसकी बात हो रही है। ठीक है, आई का मतलब होता है कौन सी रो, जे का मतलब होता है कौन सा कॉलम। ठीक है जी, ये चीज आपको समझनी है कि ये इस तरह से लिखा जाता है। एम और एन की अगर मैं बात करूं बेटा, एम क्या होता है, उस मैट्रिक्स में टोटल रोज कितनी हैं, और एन क्या होता है, उस मैट्रिक्स में टोटल कॉलम्स कितने हैं। अगर इतनी कहानी आपको पता है तो आप काफी अंदाजा लगा पाओगे कि मैट्रिक्स किस तरह की दिखती होगी। पूरे एलिमेंट्स नहीं बता पाओगे बट इतना अंदाजा लगा पाओगे कि कैसी दिखती होगी। अब समझो जो हमारा एग्जाम्पल था उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल उठाया था, दोबारा लिख लूं 1 2 3 4 5 6। तो भाई हमारा जो एग्जाम्पल था वो था ये वाला 1 2 3 4 5 6, ये एग्जाम्पल था हमारा। तो इसमें मैं टोटल रोज की बात करूं तो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया कितनी रोज हैं इसमें भाई, 1 2 3 रो 1, 4 5 6 रो 2, क्या 2 रोज हैं बेटा। ठीक है, सिमिलरली कॉलम कितने हैं, 1 4 एक कॉलम, 2 5 2 और 5 2 कॉलम, 3 और 6 3 कॉलम, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। ठीक है जी, तो इसको क्या मैं, इसको 1 सेकेंड, इसको क्या मैं लिख सकता हूं कि ये 2/3 की मैट्रिक्स है। मैंने आपको बोला ना M क्रॉस N का क्या मतलब है, M क्रॉस N का मतलब है कितनी रोज कितने कॉलम्स। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ये 2/3 की मैट्रिक्स है, बिल्कुल लिख सकता हूं जी। अब अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में पूछा जाए, पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में पूछा जाए, स्मॉल ए आई जे मैंने लिखा था ना, तो आई जे की अगर आप मुझे वैल्यू दोगे तो मैं बता दूंगा उसकी अल्टीमेटली क्या वैल्यू आ रही है इस मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि A12 बता दो मुझे, 1 सेकेंड, मिट जा, यस, A12 क्या है, तो मैंने आपको बोला आई का मतलब कौन सी रो, जे का मतलब कौन सा कॉलम उस मैट्रिक्स के अंदर, स्मॉल A12 का मतलब हो गया इस मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि हमने AIJ से इसको रिप्रेजेंट करा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर आने वाला एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो क्या ये मेरा पूरा R1 है,
क्योंकि R2 R1 R2 अभी ऊपर दिखाया। सेकंड कॉलम, क्या ये मेरा पूरा कॉलम 2 है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में क्या ये एलिमेंट आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। समझ गए फंडा? अब मैं आपसे पूछूं A31 बता दो। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बच्चे ढूंढ रहे हैं थर्ड रो कहाँ है, कहाँ है, इसमें तो 2 ही रो है, तो ये भैया डिफाइन ही नहीं होता। समझे? इससे एक चीज समझ में आती है आपको कि जो I की वैल्यू है वो 1 से शुरू होकर टोटल नंबर ऑफ रोज तक ही जा सकती है। जो J की वैल्यू है वो 1 से शुरू होकर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स तक ही जा सकती है। थोड़ा थोड़ा रिलेट करने का कोशिश करो भाई। मैं I या तो 1 लूंगा, अब I 0 बोलूं तो 0 रो तो कुछ नहीं होता, फर्स्ट रो तो कम से कम चाहिए ना मुझे। तो फर्स्ट रो यानी कि इक्वल्स टू इसलिए रखा 1 हो सकती है या फिर 1 से ज्यादा हो सकती है। अब ज्यादा कहां तक हो सकती है? टोटल नंबर ऑफ रोज तक हो सकती है, कि अगर इसमें 2 ही रो हैं तो I की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं जा सकती, 2 पे रुकना पड़ेगा। जैसे मैंने A31 लिखा, थर्ड रो ही नहीं है, मैं एलिमेंट कैसे बताऊं? नहीं बता सकता। तो इसलिए ये एक फंडा है, आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा। बहुत बच्चे डर जाते हैं इस शक्ल को देख के, कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल सा फंडा है। सिंपल बात कहना चाहता है वो कि I की वैल्यू 1 और m के बराबर भी हो सकती है और इनके बीच में रहेगी। m और n का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। उलझाता है, m लिख देगा, n लिख देगा, I लिख देगा, j लिख देगा। सिंपल कहानी समझो किसका मतलब क्या है, और ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, I और j ही आपको पेपर में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब एक और मुद्दे की बात सुन लो, बहुत इजी सी, यहीं पर फिर हम लोग अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं। वो क्या है? वो ये है कि इस पर्टिकुलर चीज को, यानी कि m क्रॉस n को, जो मैंने ऊपर जनरल मैट्रिक्स में लिखा था, इसमें m क्रॉस n को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो अगर कल को वो आपसे पूछे कि मुझे बताओ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, तो आप उसको बोलोगे कि भैया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हमारा हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें? 2, कॉलम कितने हैं? 3। कुछ बच्चे कहेंगे भैया मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 6। बवाल हो जाएगा, ऐसा मत करना प्लीज, ऐसा मत करना। ये मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। इसको पढ़ा जाता है 2/3 से, ये मल्टीप्लाई नहीं है। इसको अगर आपने 6 लिख दिया तो आपको मिलेगा 0। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये ऐसा ही लिखना है, ये प्रेजेंटेशन है, इसे ऐसे लिख के आना होता है, मल्टीप्लाई मत करना। ये वो बचपन वाला गुना नहीं है कि 5 गुना 2 बराबर 10, वो नहीं। इसे से आपको आइडिया लगता है, अगर आपको ऑर्डर गिवन है तो आपको पता लगता है कि मेरी मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो आई होप आपको ऑर्डर का फंडा समझ आ गया, ये समझ आ गया कि आई जे क्या होता है, कौन सी रो कौन सा कॉलम। जनरल एलिमेंट समझ आ गया आपको कि कैसे लिख सकते हैं। क्यों मैं इसको जनरल एलिमेंट बोल रहा था बेटा? क्योंकि जैसे जैसे आप मुझे आई और जे बता दोगे वैसे वैसे मैं सारे एलिमेंट्स को डिफाइन कर दूंगा। क्या का मतलब हुआ मेरा कहने का? मेरा कहने का मतलब हुआ, ध्यान से देखना, कि सर आपने मुझे मैट्रिक्स दे दी पूरी, ए मैट्रिक्स ये है, आई की वैल्यू आप मुझे बता दो, जे की वैल्यू बता दो, मैं इस मैट्रिक्स का एक एक एलिमेंट बता दूंगा। मैंने कहा अगर तू आई को 1 रखता है और जे को 1 रखता है तो तू निकाल दे ए आई जे। अगर तू आई को 2 रखता है, जे को 1 रखता है, तो निकाल दे ए आई जे। तो इस तरह से वो कुछ भी पूछ सकता है, मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट पूछ सकता है, उसको आई और जे की वैल्यू बतानी है और आपको वो छांट के बता देना है कि आई का मतलब कौन सी रो, जे का मतलब कौन सा कॉलम। भैया पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो तो ये हो गई, पहला कॉलम ये, तो ये कॉमन एलिमेंट हो गया ना 1। ये रो 1 में है एंड कॉलम 1 में है, पहली रो पहला कॉलम, 1 इज योर आंसर। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 हमारा इसका आंसर। इस तरह से आप इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट पता होने की वजह से कोई भी चीज आप निकाल सकते हो, कोई भी एलिमेंट आप इसका निकाल सकते हो।
अब आ जाओ वापस हमारी स्लाइड पर, देखते हैं क्या कहानी सुना रहा है स्लाइड में। बोलता है मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ कैपिटल इंग्लिश लेटर ए, मैंने आपको बता दिया aij, वेयर aij इज द एलिमेंट एट द ith रो एंड jth कॉलम। ith रो का मतलब कोई रो, कौन सी रो, और jth कॉलम का मतलब कौन सा कॉलम। तो aij में जो ये सबस्क्रिप्ट में ij लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि ये एलिमेंट जो a है ये कौन सी रो और कौन से कॉलम का हिस्सा है। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्डर एंड साइज ऑफ मैट्रिसेस। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया बेटा कि ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, या फिर इसमें कितनी रोज हैं बाय या फिर क्रॉस नॉट मल्टीप्लाई इसमें कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑर्डर का डेफिनेशन। उसके बाद कहता है डायगोनल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अरे बाबा कुछ भी नहीं है, डायगोनल और नॉन डायगोनल देख लो, डायगोनल और नॉन डायगोनल देख लो। ये मेरी मैट्रिक्स है, ये मेरी मैट्रिक्स है, ठीक है। 3 रोज हैं, इसमें 3 कॉलम आपको दिख रहे होंगे, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये दिखने चाहिए। अब बेटा देखो ये तो दिखने चाहिए। अब हम क्विकली चीजों को ग्रैब कर रहे हैं, तो ये दिखने चाहिए आपको कि जो मैंने बताया कि कितने रोज हैं कितने कॉलम हैं, 3 रो 3 कॉलम आपको दिखने चाहिए। अगर नहीं दिख रहे हैं तो पीछे वाला लेक्चर रिकॉर्डिंग दोबारा देखो, ठीक है। तो इसमें आपके 3 रोज 3 कॉलम में डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके डायगोनल एलिमेंट्स। बच्चा कहेगा सर इधर वाला भी डायगोनल है, नहीं, मैट्रिसेस में सिर्फ एक ही डायगोनल होता है, इसको डायगोनल मत बना देना, सिर्फ यही वाला है, ठीक है। अच्छा यहां से ना एक चीज और कर सकते हैं बच्चों, और अच्छे से अगर समझना हो तो क्या मैं जनरल एलिमेंट जो मैंने लिखा था a बराबर a i j ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, चलो ये तो कोई अदर मैट्रिक्स हो गई, b ले लेते हैं, b बराबर b i j ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2 उठाता हूं। अगर मुझे बिल्ड करनी हो मैट्रिक्स तो मैं कैसे बिल्ड करूंगा, बिल्ड करने का मतलब हो गया सारे एलिमेंट्स लिखना। पहले ये समझो इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। भैया इसमें 2 रोज हैं, टोटल रोज कितनी हैं 2, टोटल कॉलम कितने हैं इसमें 2। आई और जे की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है बच्चों, आई और जे की वैल्यू अभी बताई थी, जो आई की वैल्यू है वो 1 से लेकर, क्या ये इसे m बोल दूं, फिलहाल इसे n बोल दूं, यही पढ़ा है हमने। इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है या m बाई n है या 2 बाई 2, जैसे मर्जी पढ़ो, अब आप समझ गए ऑर्डर क्या होता है। क्या आई की वैल्यू टोटल नंबर और रोज से जा सकती है, नहीं। जे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 से लेकर 2 तक, 1 या उससे बड़ा, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब आई क्या क्या हो सकता है 1 एंड 2, जे क्या क्या हो सकता है 1 एंड 2। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट्स कितने होंगे, तो भाई या तो हो सकता है A 1 1, या हो सकता है A 1 2, या हो सकता है A 2 1, या हो सकता है A 2 2। इसके अलावा कोई और ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या आई और जे का, जब इनकी इतनी वैल्यूज ही हो, कुछ भी नहीं बन सकता बेटा। पहला उठाया दोनों के साथ मैप कर दिया, दूसरा उठाया दोनों के साथ मैप कर दिया, इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। टोटल 4 ही एलिमेंट इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ होंगे। अगर मुझे जनरल मैट्रिक्स लिखनी हो, ठीक है, जनरल मैट्रिक्स अगर मुझे लिखनी हो, यहां पर बेटा एक चीज सही कर लेना कि ये ए मैंने लिखा है, देखो मैंने बी से डिफाइन करा है ना इसको, तो अगर यहां पे बी से डिफाइन करा है तो ये भी सब बी हो जाएंगे, तो इसको ऐसे ही रखना, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। अगर ए लिख रहे हो जैसा वो लिखेगा वैसा लिख देना, क्योंकि हमने सारा ए में डील करा था। अब ये जनरल मैट्रिक्स अगर हमने बी डिफाइन करी है तो आपको सब बी से डिनोट होगा, इसके एलिमेंट्स ये हैं तो बी से डिनोट होंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है, B11 B12 B21 B22, ठीक है जी। अगर मेरे को बी मैट्रिक्स बनानी हो तो क्या बनेगी, 4 एलिमेंट 2 रोज 2 कॉलम्स, B11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, B12
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, चेक भी कर सकते हो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, B21 एंड B22 चेक कर लो आप, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, ये मेरी क्या हो जाएगी, बी मैट्रिक्स हो जाएगी। कितने एलिमेंट निकले इसमें से, 1 2 3 4। कैसे कैसे बनाई सब समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब एक अच्छी बात पता चली बच्चों, यहां से मैंने अभी तुम्हें कहा था ना मल्टीप्लाई मत करना, वो मैंने इसलिए कहा था कि ऑर्डर को वैसे ही लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई मत करना। लेकिन अगर आपको जानना हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं किसी मैट्रिक्स में, उस केस में आप इसको मल्टीप्लाई करके जान पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि अगर आपको ऑर्डर गिवन हो, अगर आपको ऑर्डर गिवन हो, अगर आपको ऑर्डर गिवन हो किसी भी मैट्रिक्स का, कि कोई बी मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर है, या फिर मैं इसको लिख दूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, फिर ऑर्डर ऑफ बी, अगर वो 2/3 गिवन है, तो इससे हम क्या क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं बच्चों, 2 रोज हैं इसमें टोटल, 3 कॉलम हैं, और कितने एलिमेंट हैं, 6, यानी कि 2 × 3 बराबर 6 एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर जो गिवन है वो 2/3 होगा, लिखते ऐसे हैं पर इसको पढ़ते कैसे हैं, 2/3, ठीक है। एलिमेंट्स निकालने हैं तो मल्टीप्लाई करके निकाल दो, ऑर्डर ऐसे ही लिखा जाएगा। इसका मतलब होता है कितने रोज, इसका मतलब होता है कितने कॉलम्स। आई होप आपको ये सारे फंडे क्लियर हो गए। अगर आपको बेटा ये सारे फंडे क्लियर हो गए हैं तो आपको मैट्रिसेस का बेसिक्स आ चुका है, बहुत बहुत मुबारक हो, मैट्रिसेस का ये बेसिक है, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं बच्चों, मैंने अभी आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करी, ठीक है, कि डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया ना बेटा कि ये वाला डायगोनल होता है, अब ये तो सब समझते हैं कि डायगोनल किसे कहते हैं। हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स में जो हमारे कॉमन चीज है वो क्या है, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स में देखो रो का नंबर और कॉलम का नंबर बराबर आ रहा है, 1 1 2 2, अगर 3/3 की भी होती ना तो 3 3 आपका बराबर आता। तो यहां से एक बात ऑब्जर्व करने की है कि फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, जितने हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसमें i बराबर j होता है। आई जे कहां से आ गया सर, आई जे बेटा यहां से आ गया, मैंने आपको बताया था ना जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आई जे, ए आई जे, कौन सी रो कौन सा कॉलम, ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है ये। चिंता मत करो, जब सवाल करेंगे तो और स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए पहले ये समझो कि रो और कॉलम का जो नंबर है वो बराबर आता है, तो इस बात को हमें स्पेशली ध्यान रखना है। यानी कि अगर उसने इस मैट्रिक्स के लिए लिख दिया BII बराबर समथिंग, या फिर BII जो है उसका कोई फॉर्मूला दे दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा आई का मतलब कि रो और कॉलम दोनों आई है। आई का मतलब कोई भी नंबर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, रो और कॉलम सेम, तो समझ जाना आई और बराबर जे, रो और कॉलम का सेम नंबर मतलब डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा है। डायगोनल एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डायगोनल एलिमेंट हो, AII हो, कोई ए मैट्रिक्स है तो बी है तो BII है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ गए क्या, समझ गए क्या? आई होप आपको यहां तक की कहानी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। जो आपको लिखना है लिख लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो जी, डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्लियर हो गए। जो उस पर्टिकुलर डायगोनल के बाहर के हैं वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, सिंपल सी बात है, उसमें कोई ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, आगे हमें बात करनी है बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की।
कितने तरह की मैट्रिसेस होती हैं। तो आपको पहले ये चीज़ें क्लियर समझ आनी चाहिए कि क्या होता है ऑर्डर, क्या होता है रो, कॉलम, उसके एलिमेंट्स कैसे दिखाते हैं, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आई जे एम एन, ठीक है, वो सब समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो इसमें काफ़ी सारे तरह की टाइप्स होती हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रो, कॉलम, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, ये वो। इस कहानी को छोड़ो, मेरी कहानी सुनो। क्या बोल रहा है वो, वन बाय वन पकड़ते हैं। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रो, कॉलम को पकड़ते हैं पहले। मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहली टाइप अगर हम उठाएं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब रेक्टेंगल जैसी दिखने वाली मैट्रिक्स। रेक्टेंगल जैसी मैट्रिक्स, रेक्टेंगल जैसी दिखने वाली मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर जैसी ना दिखने वाली मैट्रिक्स। थोड़ा बहुत याद आ रहा है, रेक्टेंगल स्क्वायर तो समझते हो ना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जो रेक्टेंगल जैसी दिखे, इतनी बात आप पहले याद रखो। अब वो ऐसी दिख सकती है, इसमें कुछ भी नंबर लिख रहा हूं मैं फिलहाल, ठीक है, जनरल है ये। वो ऐसी दिख सकती है, रेक्टेंगल जैसी दिख रही है ना। एक बार इनके ऑर्डर लिख लेते हैं, यहां साइड में लिख लेता हूं। कितनी रोज हैं इसमें, 3 भाई, रो 1, रो 2, रो 3 और 2 कॉलम। तो क्या इसका ऑर्डर हो गया 3/2। इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3। अब तो लिख दूं नालायको, अब तो समझ ही गए होगे कैसे लिखते हैं ऑर्डर। रोज कितनी है, कॉलम्स कितने, ऑर्डर आ गया। इसमें कॉमन बात आप समझ रहे हो, जिन जिन केसेस में नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिन मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे, या फिर अगर मैं जनरल ऑर्डर की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, जहां पर हम m/n से डिनोट करते थे ना ऑर्डर को, जनरल वाला याद करो जो अभी दिखाया था, तो उसमें क्या मैं लिख सकता हूं कि जहां पर m नॉट इक्वल टू n होता है, वो मेरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। दिस इज इट। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब रेक्टेंगल जैसी दिखने वाली मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अगली सुनो, अगली सुनो, स्क्वायर मैट्रिक्स सुनो। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स का ये मतलब होता है, पहले बना के दिखाऊं स्क्वायर जैसी दिखने वाली मैट्रिक्स। चलो एक बना देते हैं, C बराबर 0 0 0 0। रैंडम है बच्चों, ऐसे ही उठा रहा हूं मैं नंबर्स, कोई स्पेशल नंबर्स नहीं। D बराबर 1 2 3 8। क्या ये स्क्वायर जैसी दिख रही है? मतलब मेरी ड्राइंग छोड़ दो, वैसे बात करो, मतलब थोड़ा सा एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा बिल्कुल स्केल टू स्केल, बट क्या ये थोड़ी स्क्वायर जैसी दिख रही है ना आपको प्रॉपर? 2 2 2 2, या फिर चलो इसको और अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, डी को हम बना देते हैं ऐसा 1 1 1 2 2 2 3 3 3। देखो बच्चों क्या स्क्वायर जैसी दिख रही है ये दोनों? बिल्कुल दिख रही है। एक बार इनका ऑर्डर देख लें क्या है। क्या ये 2/2 ऑर्डर है? क्या ये 3/3 ऑर्डर है? क्या आपको ये लिखते ही कुछ कॉमन दिख गया? क्या आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर m बराबर n है, या फिर रोज का जो नंबर है वो कॉलम के नंबर के बराबर है? अब मेरी अंग्रेजी मत पकड़ लेना, मैंने ये नहीं कहा कि हर एक एलिमेंट का रो बराबर कॉलम है, मैंने कहा नंबर ऑफ पूरा लिख देता हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं पता, तुम क्या पढ़ लो, ध्यान से समझो। नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर जैसे दिखने वाली मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगली टाइप क्या थी बच्चों हमारी? अगली टाइप होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स हिंदी में बताऊं, एक कॉलम की मैट्रिक्स, रो जितनी मर्जी हो, एक कॉलम की मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स भी लगे हाथ देख लो। रो मैट्रिक्स क्या होती है? एक रो की मैट्रिक्स, हिंदी में ही लिख रहा हूं, भूलोगे नहीं।
एक रो की मैट्रिक्स, एक कॉलम की मैट्रिक्स। ठीक है जी। कॉलम मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, कॉलम एक होना चाहिए। रो मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, रो एक होनी चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। पहले कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखो। कोई ई मैट्रिक्स है, बताओ इसमें कितनी रोज हैं। अब ये यहां बच्चा अटकता है, बेटा भूलना नहीं है एच आर। एच आर का मतलब एक रो, दूसरी रो एंड थर्ड रो, एच आर हॉरिजॉन्टल रोज। कॉलम कितने हैं, वीसी। वीसी चलो एक ही बार चला पाऊंगा, अब आगे कैसे बढ़ूं, आगे कुछ है ही नहीं। यानी कि कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, एक कॉलम तीन रोज, ये मेरी एक कॉलम मैट्रिक्स है। अगला एग्जांपल देखो, कितनी रोज, एच आर, एक रो दो रो, टोटल कितनी रोज हैं, ये R1 हो गया, रो 1 रो 2, कॉलम कितने हैं, एक, ये भी मेरी कॉलम मैट्रिक्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रोज कितनी हो, अगर कॉलम एक है तो ये दोनों क्या हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। रो मैट्रिक्स का एग्जांपल खुद लिख लोगे तुम लोग, कह रहे नहीं सर आप बस लिखते चलो। देखो रो मैट्रिक्स का एग्जांपल ले ले, बहुत सिंपल है, अगर ये समझ आ गया तो वैसे लिख पाओगे आप लोग, ऐसी बात नहीं है, I'm just kidding। कोई भी ए मैट्रिक्स बना लेता हूं, अब ये मत कहना ए वो था आपने लिख दिया, भाई उसे भूल जाओ, ये एग्जांपल्स हैं, हर बार ए कुछ नया लिख रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि ए रट लेना, ए का मतलब वो, भाई एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ए इज रिप्रेजेंटेशन। ए का मतलब हो गया रो मैट्रिक्स लिख रहे हैं हम, एक रो होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो। देखो ध्यान से, एक रो होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हों। बताओ कितने कॉलम है इसमें, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कितने रोज हैं इसमें, सिर्फ एक ही रो है। अब बार बार ऐसे ऐसे करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है, एच आर हॉरिजॉन्टल रोज एक ही निकल पा रही है, कॉलम कितने, वर्टिकल कॉलम 1, वर्टिकल कॉलम 2, वर्टिकल कॉलम 3। एच आर बी सी का फंडा याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। और एग्जाम्पल देख लो, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। भाई दुनिया की जितनी मर्जी मैट्रिक्स लिख लो, रो मैट्रिक्स का मतलब एक रो होनी चाहिए। एंड ऑफ डिस्कशन। वापिस आ जाओ अब कहानी पे, कहानी सुन लो क्या लिखता है। ठीक है जी, कहानी सुन लो, कहानी 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 आजा। लो जी ध्यान से समझो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हमें पता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, हमको पता है। रो मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली वन रो, एक रो होनी चाहिए फॉर अ गिवन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, कॉलम जितने मर्जी हो, एक रो वाली रो मैट्रिक्स। सिमिलरली एक मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है, कॉलम और रो जितनी मर्जी हो, दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो बेटा आई होप आपको मेरी कहानी समझ में आ गई। ये चार टाइप अगर आपको समझ आ गए हैं तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पे थोड़ी और चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे की जो टाइप्स है ना बेटा, उसमें तीन टाइप्स हम पहले एक साथ लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर क्या होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैंने बोला चलो जी समझते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, दूसरा मैंने बोला स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, और तीसरा मैंने बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है जी। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है बेटा कि ये तीनों ही मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में डिफाइन होती हैं। इनकी डेफिनेशन ही शुरू होती है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हैं, इनका स्क्वायर होना कंपलसरी है तभी ये डिफाइन हो पाएंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, मैं आपको भी पढ़वा भी दूंगा कि पहले तो वो हो गई कहानी, अब ये तीनों स्क्वायर के अंदर आती है। क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स,
क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल नाम रखा है तो डायगोनल से रिलेटेड कुछ होगा, डायगोनल से रिलेटेड कुछ होगा। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होते हैं। नॉन डायगोनल्स आर जीरो। मतलब बेटा ये कि फॉर एग्जाम्पल देख लो, डी मैंने कोई नाम दिया किसी मैट्रिक्स को, 3x3 की मैट्रिक्स है, या 2x2 की उठाते हैं, ये लो जी 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, टोटल 4 एलिमेंट्स होने वाले हैं। ये कहानी अब समझ आनी चाहिए, 2x2 2 गुना 2 4 टोटल एलिमेंट्स होंगे इसके। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। क्या मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल यही होता है, इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं बच्चों। डायगोनल इसे ही मानते हैं मैट्रिक्स में। ये वाला जो है ना, ये वाला हम डायगोनल नहीं बोलते, ठीक है। तो यहां इसको लिख लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं। डायगोनल सिर्फ इसको बोलते हैं, दिस इज माय डायगोनल। इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। और एक बात चलो बता रहा हूं, पता नहीं क्वेश्चन पूछ ले, कभी कहीं पूछ ले, 12th से बाहर पूछ ले, कि इसके सम को ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आपने कहीं पढ़ा हो, आई डोंट नो, डायगोनल एलिमेंट्स के सम को ट्रेस भी बोलते हैं। चलो देखो, भूल जाना जो, मतलब वो ट्रेस वाली बात आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो इफ यू वांट, आई एम नॉट श्योर वो आपके सिलेबस में पूछी जाती है या नहीं। नॉन डायगोनल्स आर जीरो, नॉन डायगोनल्स आर जीरो। चलो पहले नॉन डायगोनल्स की बात करते हैं। 4 एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल्स आर जीरो। अब इन जगहों पे कुछ भी हो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। देखो, नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, 2x2 3x3 4x4, नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, स्क्वायर होना जरूरी है। नॉन डायगोनल अगर जीरो है तो मेरी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब इसको 1 2 कुछ भी हो सकता है। कोई और एग्जांपल ले लो डायगोनल मैट्रिक्स का, 3 4 0 0, ठीक है। 3x3 की उठा लो, जितनी मर्जी लिखवा लो मेरे से, 1 2 3, बाकी सब 0, ठीक है जी। डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स पे कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहलाएगी डायगोनल ही। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में डिफाइन होती है। एक कॉमन चीज आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो बेटा, अगर आपको जनरल एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था, यानी कि कौन सी रो कौन सा कॉलम। अगर मैं इसकी बात करूं, 2x2 की बात करूं, 2x2 की अगर मैं बात करूं डी मैट्रिक्स की, तो स्मॉल डी 1 1 जो मेरा है, क्या वो 1 के बराबर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। स्मॉल डी 1 2 जो मेरा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या वो 0 के बराबर है? चेक करते रहना। स्मॉल डी 2 1 क्या मेरा 0 के बराबर है? और स्मॉल डी 2 2 क्या मेरा 2 के बराबर है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो, जो जहां पर कॉलम और रो का नंबर अलग अलग है वहां एलिमेंट 0 आ रहे हैं। अगर मैं जनरल एलिमेंट लिखूं और इसको ऐसे लिखूं तो क्या तुम समझ पाओगे? डी आई जे बराबर 0 when I is not equals to j and dij बराबर एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो x लिख दो फिलहाल। when I बराबर j, कौन सी रो कौन सा कॉलम, वो वाले कॉन्सेप्ट से लिखा। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिसेस की जनरल परिभाषा हो गई? ध्यान से समझो, क्या ये डायगोनल एलिमेंट्स की जनरल परिभाषा हो गई बच्चों? कि जब जब आई जे के बराबर नहीं है, यानी कि जब जब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात होगी तो एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी, और जब जब आई जे के बराबर है तो एलिमेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये वेरिएबल है बच्चों, है ना, x1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एनीथिंग डजंट मैटर। जब जब आई जे के बराबर है तो कुछ है, वरना 0। क्लियर? क्लियर हो गया यहां तक? आई होप आपको यहां तक की कहानी क्लियर हो गई है, ठीक है जी। ये था डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम लोग एक बात समझ सकते हैं बच्चों, वो ये कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है। बच्चे कहेंगे भैया ये क्या बोल रहे हो आप, बेटा यही सत्य है।
स्केलर मैट्रिक्स एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने वाले हैं? यस। इसमें क्या खास है, ये कौन सी खास तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है? ये उस खास तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है जहां पर जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब एक ही जैसे हैं, यानी कि k लिख देता हूं, k कोई जनरल है, वो 1 1 1 1 हो सकता है, 2 2 2 2 हो सकता है, लेकिन एक ही है। जैसे यहां पे तो बेटा 3 4 लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया, 1 2 लिख दिया। स्केलर मैट्रिक्स पता कैसी होगी? एक एग्जांपल बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है बेटा? ध्यान से देखो स्केलर मैट्रिक्स कैसी होगी। अगर मैं s से डिनोट कर दूं फॉर द टाइम बीइंग, कुछ ऐसी होगी। देखो 2 2 2, डायगोनल एलिमेंट्स सब एक जैसे, नॉन डायगोनल तो 0 ही होंगे क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है। और ऑब्वियसली जब डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होती है तो ये तो स्क्वायर होगी ही ना। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। इसको आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, 3 3 0 0। दिस इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स। सो आई होप आपको फंडा क्लियर हो गया। इसकी अगर मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूं बच्चों, तो जनरल डेफिनेशन डायगोनल वाली से ही समझ लें क्या? ये डायगोनल की थी ना, ये डायगोनल की थी ना। इसमें आप ये बात समझ सकते हो कि यहां पर मैंने वेरिएबल बोल दिया था ना एक्स को, कि आई जे चेंज होगा तो एक्स भी चेंज होता रहेगा। स्केलर मैट्रिक्स में एस से डिनोट कर रहा हूं, पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी। स्मॉल एस से इसके एलिमेंट्स अगर डिनोट कर दूं तो एस आई जे 0 रहेगा जब आई नॉट इक्वल्स टू जे है, लेकिन एस आई जे कॉन्स्टेंट लिख देते हैं या के बराबर लिख देते हैं जब आई बराबर जे है। क्या फर्क हो गया? फर्क ये हो गया कि यहां पर जो भी वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, आई जे जैसे मर्जी बदल लो। यहां पर मैंने बोला आई जे बदलोगे तो एक्स बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसका हिंदी का जो अर्थ है वो ये है बेटा कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होगी अगर स्केलर कहलाना है। क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगली टाइप पे बढ़ते हैं हमारी। अगली क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चलो जी लेट्स मूव टू द अदर टाइप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ऐसी मैट्रिक्स, आई से डिनोट करते हैं इसको बेटा, ये स्टैंडर्ड है, बाकी सब मैं ऐसे ही लिख रहा था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से ही डिनोट करते हैं, क्वेश्चंस में अगर आई लिखा है मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ एक ही हो सकता है, विच इज 1। ठीक है जी, डायगोनल एलिमेंट एक ही हो सकता है 1, और बाकी जगहों पर 0 0। समझ गए? समझ गए? ठीक है, डेफिनेशन पे आते हैं। कहां गई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन? इसको मैं और स्पष्ट कर देता हूं बेटा, आप कंफ्यूज मत होना। ये जो x है ना, कैन चेंज विद चेंज इन i एंड j, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। जो k है ना, विल नॉट चेंज, चाहे कुछ भी i एंड j हो। ठीक है, मुद्दा समझना, क्योंकि ये कुछ कोई पूछेगा नहीं ऐसे लिख के बताओ, बस समझ लो कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मुद्दा समझो। ठीक है, याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बेटा कुछ भी फर्क नहीं आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहीं पे लिख दूं क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बस ये पूरी कहानी सेम है, कांस्टेंट जो होता है ना k, वो 1 हो जाता है, बस। बाकी पूरी कहानी सेम है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, पूरी कहानी सेम रहेगी, बस ये कांस्टेंट आपका 1 हो जाएगा। दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो कांस्टेंट था डायगोनल एलिमेंट्स वाला, ये 1 होता है हमेशा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की ये हो गई। 3x3 की अगर बनाऊं मैं, I3 लिख दूं इसको, इसे ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, I2 I3। अगर I3 लिख दूं तो वो हो जाएगी 1 1 1 0 0 0 0 0 0।
आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ये 3/3 की हो गई। अगली कहानी पे आते हैं बेटा, अगली कहानी पे आते हैं। टाइप्स कंप्लीट करते हैं अपनी फटाफट। अगली है हमारी जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। दैट्स इट, एंड ऑफ डिस्कशन। अ मैट्रिक्स विच ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स है जीरो। ऑर्डर वॉर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो, वो एक जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। एंड ऑफ डिस्कशन। अगला क्या है बेटा, इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स तब इक्वल कहलाती हैं जब वो सेम ऑर्डर की हो, पहली बात। जब उनके जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हो, दूसरी बात। दो ही मुद्दे हैं इक्वल मैट्रिक्स के। आई थिंक दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, और इसको ध्यान से समझते हैं कि इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो सेम ऑर्डर होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट्स की वैल्यूज सेम होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इक्वल मैट्रिक्स समझते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है, मान लो A बराबर B कब होगा, पहले पूरा पूरा लिखते हैं। चलो, A बराबर AIJ M/N, ठीक है जी। B बराबर BIJ M/N। भैया आपने इसको चेंज क्यों नहीं करा, बताएं, इसको क्यों चेंज नहीं करा सर? इसको इसलिए चेंज नहीं करा क्योंकि ऑर्डर सेम होना जरूरी है किसी मैट्रिक्स का इक्वल होने के लिए। अगर मैं ये चेंज कर दूंगा, ऑर्डर चेंज हो गया तो बराबर होने की बात ही खत्म, डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने सेम रखा। ठीक है जी। अब ये इक्वल कब होंगी, पहली बात तो ये तो सेम चाहिए ही चाहिए, ऑर्डर जो है वो इक्वल्स टू होना चाहिए, ऐसे लिख दूं फिलहाल के लिए, ये कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बताने के लिए लिखा। दूसरा मुद्दा क्या है, AIJ जो हमारा है, यानी कि उसका हर एलिमेंट इस मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है ना बेटा, वो BIJ के बराबर होना चाहिए फॉर ऑल I एंड J। कंडीशन है, जो आई यहां लोगे वही यहीं लोगे, ये नहीं कि इधर 3 ले लिया इधर 2 लिया। भाई आई दोनों जगह सेम, जे दोनों जगह सेम, जो भी लो बराबर आने चाहिए एलिमेंट्स। इसको ना ऐसे भी लिख देते हैं बेटा, फॉर ऑल को ऐसे भी लिखते हैं मैथमेटिकली, उल्टा ए, कई जगह पे आपको दिखेगा, समझ आना चाहिए। फॉर ऑल I, J, इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिखते हैं, बुक में आपको मिलेगा ऐसा लिखा हुआ, तो समझ जाना। एग्जाम्पल देखना चाहोगे इक्वल मैट्रिक्स का? अरे इक्वल का मतलब एक जैसी यार। लो इक्वल मैट्रिक्स का एग्जांपल देखो, 1 2 3 4, B बराबर 1 2 3 4। क्या इनका ऑर्डर सेम है, 2/2 2/2? क्या इनका हर एलिमेंट सेम है, 1 1 2 2 3 3 4 4? बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब A बराबर B, कैपिटल A बराबर कैपिटल B, ये इक्वल मैट्रिक्स है। होप फंडा आपको क्लियर हो गया बेटा, आई होप आपको ये सारा फंडा क्लियर हो चुका है। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो आई होप बेटा आपको यहां तक का सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आती हैं चीजें, इसके बाद आपके आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो वो हम लोग अगले वीडियो में पिकअप करेंगे। आई होप इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है, एंड आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फाइनल रिवीजन के लिए एक बार याद रखो, मैट्रिक्स का एक रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी तरह का एरे ऑफ नंबर्स का एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नंबर्स को प्रेजेंट करता, थाली पर सजा दिया, तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। दो स्क्वायर ऐसे उससे रिप्रेजेंट होता है। रोज पता होनी चाहिए क्या है मैट्रिक्स की, कॉलम पता होना चाहिए क्या है मैट्रिक्स का, आई और जे का मतलब पता होना चाहिए, आई कौन सा रो, जे कौन सा कॉलम, एम और एन का मतलब पता होना चाहिए, एम कितने रोज हैं उस मैट्रिक्स में, एन कितने कॉलम है उस मैट्रिक्स में। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है M/N, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, वैसे ही लिखना है। टोटल एलिमेंट्स अगर निकालने हो किसी मैट्रिक्स में तो उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3/2 है तो उसे 3/2 6 एलिमेंट्स होंगे अगर 3/2 की मैट्रिक्स है। मैंने आपको सिखाया कि अगर आपको पता हो ऑर्डर क्या है तो क्या आप जनरल मैट्रिक्स बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है जी, तो ये सारे फंडे आपको बहुत स्पष्ट हो जाने चाहिए। अच्छा, आप कुछ ना एक आधा क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है बेटा, वो कहता है, वो कहता है, बस ये देख लो फिर हम इसको क्लोज कर रहे हैं। वो कहता है AIJ डिफाइंड है इस तरह से, I + J, ठीक है जी, और मैट्रिक्स भी बताता है कि 2/2 की मैट्रिक्स है, तो पूरी मैट्रिक्स बना के दिखाओ। तो मैं कहूंगा 2/2 की मैट्रिक्स है,
तो i की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 1 से लेके 2 तक, j की वैल्यू कहाँ से हो सकती है, 1 से लेके 2 तक। ठीक है, ये मेरे को क्लियर हो जाता है, तो a है। ठीक है, i प्लस जे डिफाइंड है, तो मैं इसके सारे एलिमेंट लिख लूंगा। पहले बताओ क्या क्या i और j के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हो सकता है a11, a12, a21, a22, सारे कॉम्बिनेशंस लिख लो। a11 क्या होगा, ai जैसे डिफाइंड है, तो a11 1 प्लस 1 बराबर 2, a12 1 प्लस 2 बराबर 3, a21 2 प्लस 1 बराबर 3 और a22 2 प्लस 2 बराबर 4। चारों एलिमेंट आपको मिल गए। तो जो जनरल ए मैट्रिक्स अगर आप जनरली लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे, a11 a12 लिख के दिखाया था बेटा, a21 a22। आप इन नंबर से रिलेट भी कर पा रहे होगे कौन सी रो कौन सा कॉलम। भाई फर्स्ट रो के सारे सजा दिए ऐसे, सेकंड रो के सारे सजा दिए ऐसे, 1 1 2 2, और कॉलम में भी ऐसे ही सजा दिए। अब क्या बचा, अब बेटा जो आपने एलिमेंट्स की वैल्यूज निकाली है वो लिख दो, दैट विल बी योर आंसर। यानी कि a11 की वैल्यू क्या निकाली, 2, a12 की 3, a21 की 3, a22 की 4। ये आ गई जी मेरी ए मैट्रिक्स, दिस इज माय आंसर। समझ आ गया, समझ आ गया बेटा। एक और तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने बताया टोटल एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स के 14, तो कितने तरह के ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है। मैंने आपको बताया था बेटा कि m/n यानी कि जो ऑर्डर है उसके मल्टीप्लीकेशन से टोटल एलिमेंट्स आते हैं। अगर m/n 14 है तो कितने तरह के ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है। भाई अगर ये 1 है तो इसको 14 होना पड़ेगा, 2 है तो इसको 7 होना पड़ेगा, 3 के बराबर ऐसा कोई नहीं है जो 14 आएगा तो कुछ नहीं लिख सकते, 4 में कोई नहीं लिख सकते, 5th में कोई नहीं लिख सकते, 5 से किसको मल्टीप्लाई करोगे 14 है, कोई भी नहीं, 6 में कोई नहीं लिख सकते, अगेन 7 है तो आपका 2 हो जाएगा, 8 में कोई नहीं, 9 में कोई नहीं, 10 में कोई नहीं, 11 में भी कोई नहीं, 12th में भी कोई ऐसा मल्टीप्लाई करके 12 इंटू समथिंग इज नॉट इक्वल टू 14, उसके बाद सीधा आप पाओगे कि 14/1। तो ये 4 ऑर्डर्स पॉसिबल हैं, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पर। तो ऑपरेशंस का बेटा मतलब क्या होता है, जब आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा अपने लाइफ में तो पहले आपको गिनती सिखाई गई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद आपको क्या सिखाया गया अगला, कि अब प्लस कैसे करेंगे, अब माइनस कैसे करेंगे, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। कुछ उसी तरह से मैट्रिसेस में भी जब आपने बेसिक सीख लिए तो हमारे सिलेबस में अगला जो पोर्शन आता है मैट्रिसेस का वो आता है इस पर ऑपरेशंस। यानी कि अब हम देखने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं कि कैसे मैट्रिसेस को प्लस करा जाता है, माइनस करा जाता है, उसमें कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करा जाता है और उस तरह की बातें हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फॉर अ मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर m/n है, ऑफ कोर्स अब ऑर्डर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, एंड k इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो बेटा कि वो कांस्टेंट है, मतलब इस तरह से समझ लो इसको कि कुछ फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। K is a scalar quantity, then K is another matrix obtained by multiplying each element of A by scalar quantity K, that is K बराबर this। अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Order of the new matrix remain the same as that of the given matrix। चलो जी समझते हैं क्या होता है स्केलर मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आपकी एक मैट्रिक्स है ये 1 2 0 2 1 0 3 0 0। थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, 3/3 की मैट्रिक्स है बेटा, ये 3 रो 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं। क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं सर, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, राइट। थोड़ा थोड़ा याद करते रहना। क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 है। खैर मुद्दे की बात पे आते हैं। मैंने बोला ए ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर चीज है के एक स्केलर है। सर स्केलर क्या होता है? अरे आप फिलहाल अपने लैंग्वेज में समझ लो कि k बराबर कुछ वैल्यू होगी, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। मतलब ये इट्स नॉट लाइक कि ये नेचुरल हो सकता है, वो सब नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ वैल्यू है, ठीक है। स्केलर का मतलब है कि कुछ ना कुछ वैल्यू है जो आपको दी हुई होगी, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर मैं
एक स्केलर को अपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा आप ये मुद्दा समझो, जब आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स को, ठीक है, ये स्केलर स्केलर क्यों बोला जा रहा है, एक ना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी होता है जहां पे हम दो मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, वो एक अलग कहानी है, इसलिए ये अलग कहानी के लिए स्केलर स्केलर बोला जा रहा है। स्केलर का मतलब जब किसी नॉन मैट्रिक्स को आप लोग एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी नंबर को कर रहे हो। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल सा सिद्धांत है बेटा जो आपको याद रखना है, उसके हर एलिमेंट के साथ वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस बात खत्म, कहानी वानी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जैसे आपने k को मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करा तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया k मल्टीप्लाई बाय A। इसमें कैसे होगा ये, k मल्टीप्लाई बाय 1, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, k मल्टीप्लाई बाय 2, k मल्टीप्लाई बाय 0, k मल्टीप्लाई बाय 2, k मल्टीप्लाई बाय 1, k मल्टीप्लाई बाय 0, अगेन k मल्टीप्लाई बाय 3, k मल्टीप्लाई बाय 0, k मल्टीप्लाई बाय 0। तो क्या हो जाएगा, k 2k 0, 2k k 0, 3k 0 0, ठीक है जी। सो दिस इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलो जी ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं इस कहानी में, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं स्केलर का। मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है B, ठीक है, वो है 1 2 2 1, और आपको बोला गया हमें निकाल के बताइए आप 3B, तो वो कितना हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 इंटू 1 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अगर आपको बोला जाए निकाल के बताइए 2B कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 4 4 2। अब तो जादू हो गया है ना, बहुत सिंपल सी बात है, अब ने इसको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, दिस इज इट, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ निकालने की जरूरत मुझे लग नहीं रही, अब आप जैसे मर्जी खेलते रहो यार, इसको 5B निकालो, हाफ B निकालो, 1/4B निकालो, चलो एक वो वाला केस भी कर लेते हैं, 1/2B कितना होगा, 1/2B हो जाएगा 1/2, 2/2, 2/2, 1/2, यानी कि सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा 1/2, 1 1 1/2 विल बी योर आंसर। तो इस तरह से हमारा कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वर्क करता है। सो यू हैव टू टेक केयर, व्हेनेवर देयर इज अ स्केलर दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद अ मैट्रिक्स, इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी कि सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर डालो। आगे बात करते हैं बेटा, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं हम, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग कहां यूज होगा ये। अच्छा, इसमें एक बात लिखी हुई है, ऑर्डर ऑफ द न्यू मैट्रिक्स रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर क्यों बदलेगा, बताओ मुझे क्यों बदलेगा ऑर्डर। आपने सिंपली वो एलिमेंट हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मैट्रिक्स की रो घटी, कॉलम घटा, कुछ बढ़ा नहीं ना। जब ना रो में चेंज है ना कॉलम में चेंज है तो ऑर्डर सेम रहने वाला है, आपको ये बात याद रखनी है, और मैंने कॉन्सेप्चुअली भी समझा दिया क्यों। आगे बढ़ो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है बेटा, ये ध्यान से समझो। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, से m/n, और के एंड पी स्केलर्स हैं। तो अगर a प्लस बी जो स्केलर है वो मैट्रिसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑब्वियसली लॉजिकली भी हो जाएगा कि भाई a प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, k से मल्टीप्लाई करा तो वो a से मल्टीप्लाई हो गया प्लस b से हो गया, ठीक है। दूसरा है k प्लस बी इंटू है, तो वो पहला हो जाएगा फिर दूसरा हो जाएगा। तीसरा क्या है, के माइनस बी, वो पहले से हो जाएगा माइनस फिर दूसरे से हो जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज है ये, मतलब इसमें कुछ बताने को नहीं है। दीज आर सिंपल सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी है, और ये अप्लाई करोगे आप तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं आपको बताऊं क्या कहना चाह रहा है ये, के ए प्लस बी, एक बताता हूं कोई भी है ना, के ए प्लस बी वाली बताता हूं, चलो। ये कहना चाह रहा है कि भैया k टाइम्स a प्लस बी विल इक्वल्स टू k टाइम्स a प्लस k टाइम्स ऑफ b। उठा लो कोई ए बी मैट्रिक्स, छोटी छोटी उठा रहा हूं जल्दी जल्दी के लिए, 1 1 1 1, b बराबर 2 2 2 2, ठीक है। पहले क्या बोला, k टाइम्स a प्लस बी, a प्लस बी, ओके, a प्लस बी आपको मैंने अभी सिखाया ही नहीं, तो फिर इसको मैं कैसे बताऊं आपको, ऐसे बता सकता हूं कि a प्लस बी मुझे पता है पहले से, जस्ट अभी इसके बाद ही हम देखने वाले हैं, बाय द वे मल्टी एडिशन नॉट अ बिग डील। मैं आपको पहले बताता हूं कि a प्लस बी भैया ये है, मैंने आपको पहले से बता दिया। तो लेफ्ट और राइट साइड को वेरीफाई करके दिखा दूं, k टाइम्स a प्लस बी यानी कि k टाइम्स 3 3 3 3,
ये हो गया LHS। क्या ये बराबर आ रहा है 3K 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 और 3K के? ठीक है। RHS की अगर मैं बात करूं, K टाइम्स A प्लस K टाइम्स B, यानी कि KA और KB, KA क्या हो जाएगा, क्या KA ये हो जाएगा K प्लस KB क्या हो जाएगा 2K 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 2K। इन दोनों को ऐड करके जो फाइनल रिजल्ट आता है वो यही आता है 3K 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 3K। कुछ नहीं है, बेकार की बात है। एडिशन में आपको भी बताऊंगा, ये सब आप खुद वैलिडेट कर लोगे। ठीक है, बस ये लिखने के लिए लिख दिया है, किताब में लिखा रहता है, तो आप लोग ये नहीं कहो कि भैया आपने हमें ये चीज़ें बताई नहीं, किताब में देखी थी। तो बेटा कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। वंस वी आर डन विद आर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, उसके बाद आप प्लस माइनस करके देख लेना। मुद्दे की बात छोटी सी, कि जो कांस्टेंट है या जो स्केलर है वो मैट्रिसेस में बट जाता है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है तो अंदर भी घुस जाएगा, ठीक है, अलग अलग है तो अलग अलग भी पकड़ लेगा, माइनस में है तो माइनस में भी घुस जाएगा। बेसिकली ब्रैकेट्स के अंदर ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंट मैट्रिसेस में, ये मुद्दे की बात है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर अ नॉन जीरो मैट्रिक्स ए अगर ये है तो बी ऑफ द सेम ऑर्डर इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स दिस। ठीक है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मैं आपको बताना चाहूंगा आफ्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, आपको बेहतर समझ में आएगा। पहले बात करनी है मुझे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की, इससे पिछले वाली स्लाइड आपको तब ज्यादा समझ में आएगी। एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस का? एडिशन का पहले फंडा समझो। कोरे कागज पे आते हैं, पीपीटी को भूल जाते हैं, कोरे कागज पे आते हैं। ध्यान से समझो बेटा, हम सीख रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल है। दो मैट्रिक्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 1 1 1। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की नहीं है तो उसको ऐड या माइनस नहीं कर सकते, पहले मुद्दे की बात। ठीक है जी, क्या ए का और बी का ऑर्डर सेम है? क्या ये 2/2 है? क्या ये भी 2/2 है? बिल्कुल है जी। तो इसका मतलब क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? यस वी कैन डू इट। कैसे करेंगे ऐड? तो बेटा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस बी। कैसे हो जाएगा ये? 1 2 3 4 एज इट इज लिखा, प्लस 1 1 1 1। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी नंबर से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है तो उसके सारे एलिमेंट जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, सॉरी सारे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह से अगर हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस हैं या फिर मैं कहूंगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी ऐड या माइनस हो जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, ए प्लस बी, अगर दो मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे भी वही ऑपरेशन लग जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा दिस प्लस दिस 1 प्लस 1, दिस प्लस दिस 2 प्लस 1, दिस प्लस दिस 3 प्लस 1, दिस प्लस दिस 4 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5। लो जी, हो गया ऐड। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी जो अलग टॉपिक बना दिया। ए और बी दोनों को जोड़ना है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दो, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1, तो 2 3 4 5। चलो जी, अब मेरे पास कोई बच्चा ये कहता है ठीक है सर ऐड तो हो गया, माइनस करके बताओ कैसे होगा। अरे भाई माइनस कर ले 1 2 3 4 -1 1 1 1, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दूं, 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1। अब आप ये मत कहना कि कंफ्यूजन हो गया, 1 कौन सा भैया, ये 1 माइनस ये 1 कोरस्पॉन्डिंग, ये 2 ये -1, ये 3 ये -1, ये 4 ये -1। क्योंकि देखो ना, ये A11 है, ये B11 है, ये A12 है। याद करो पुराने वाला डे 1, ठीक है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, ये B12 है, ठीक है। और इसको कर दो 0 1
2 3, ये मेरा a माइनस बी का आंसर हो गया बेटा। क्लियर है क्या? a प्लस बी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस कर दिए, a माइनस बी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर दिए। ओके, अब एक नया सवाल आया, बच्चा कहने लगा सर मुझे करके दिखाओ 2a माइनस बी। मैंने कहा अच्छा, तीनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दो। पहले तुमने क्या करा, 2 से स्केलर मल्टीप्लीकेशन करा a का, फिर जो मैट्रिक्स आई वो उसको मैं नाम दे दूं फिलहाल के लिए c, और फिर आपने क्या करा, c में से b को माइनस कर दिया, यही तो करा। तो मुझे तो फंडे क्लियर है यार, उससे क्या फर्क पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो 2 टाइम्स ऑफ a मैट्रिक्स 1 2 3 4, a हमने यही अज्यूम करा था बच्चों, माइनस b क्या है मेरा 1 1 1 1। तो पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स का मतलब हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, माइनस 1 1 1 1। तो पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट लगा दिया यहां से यहां आने के लिए। अब अलग दुनिया है, ये एक मैट्रिक्स है कोई, उसमें से ये माइनस करनी है। भाई क्या करूं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दो। 2 माइनस 1 4 माइनस 1 6 माइनस 1 8 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशंस का बेटा आप ध्यान रखना, वैसे तो मैं भी रख रहा हूं, बट कहीं पर भूल चूक हो जाए तो माफ करना, और कॉन्सेप्ट पर फोकस करना। 2 माइनस 1 1 3 5 7, तुमसे नहीं होनी चाहिए भूल चूक, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, मैं ला चुका हूं नंबर अपने, तो फिर आपको ध्यान रखना होगा कैलकुलेशन का। दिस विल बी योर आंसर बेटा। तो 2a माइनस बी निकल गया। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कहीं पे भी वो अटका सकता है क्या? मुझे एक बात बताओ, अच्छा वो तुमसे पूछे, कुछ सवाल दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ध्यान रखना, ए और बी मैट्रिक्स नोट कर लो और लिखो, ये सब निकाल लेना। होमवर्क पहला 3a माइनस 2b, दूसरा हाफ टाइम्स a प्लस b, तीसरा 3b माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ a। ये 3 सवाल आप लगा के देख लेना, ठीक है जी। बहुत सिंपल सा है, आपको तसल्ली मिल जाएगी, आपका पेन चल के आंसर तक पहुंच जाओगे ना तो सब हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लाई करो, कोई नई मैट्रिक्स आई, इधर भी स्केलर मल्टीप्लाई करो, कोई मैट्रिक्स आई, माइनस कर दो, इन दोनों को पहले जोड़ लो, फिर स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर लो। इसमें 3 से पहले इसको स्केलर मल्टीप्लाई करो, इसको 1/4 से स्केलर मल्टीप्लाई करो, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है जी। पहले यही रखना, पहले ये वाली मत रख देना, गलत हो जाएगा, मतलब ये तो बेसिक सी चीजें हैं। तो इस तरह से वो जैसे मर्जी घुमाए बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक वो इस तरह के सवाल भी पूछता है, देखो समझो, वो कहता है कि ए मैट्रिक्स है एक्स वाई 1 2, बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये सॉल्व होके आंसर आए, कहीं सॉल्व करने लगो, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इस तरह से 2 मैट्रिक्स दे देगा और फिर बोलेगा कि 2a प्लस बी अगर बराबर हैं इसके, एग्जाम्पल है बेटा ये, पता नहीं इसका आंसर आता है नहीं, मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझो, इस तरह के सवाल मिलेंगे किताब में, उसका आंसर आएगा, वो समझा रहा हूं कैसे होता है। तो ऐसे दे देगा कि ये है आपका गिवन, तो बताओ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे बेटा, आपको कुछ नहीं करना है। क्या आप ये निकालने में सक्षम हो, 2a प्लस बी निकाल लोगे? क्या आप 2a निकाल सकते हो? 2a क्या होगा, 2a हो जाएगा 2x 2y 2 एंड 4, स्केलर मल्टीप्लाई करा, 2a प्लस बी निकाल लोगे क्या? 2a प्लस बी क्या होगा बेटा, 1 2 3 4, तो 2x प्लस 1, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ दो, 2y प्लस 2, 3 प्लस 1, या फिर आपके लिए इजी लिखूं तो 1 प्लस 3। भाई ए पहले ये है ना, तो ये से ये, तो 2 प्लस 3, आई एम सॉरी 2a प्लस बी निकाल रहे हो आप, तो आपको निकालना है 2a का मतलब 2 प्लस 3 और 2a प्लस बी 4 प्लस 4। अब जो ये आपकी मैट्रिक्स आई है, ये आपको गिवन है, वो इसके इक्वल है। इक्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट याद आ गया आपको। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो क्या करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर रख दो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर रख दो। चलो रख दो, 2x प्लस 1 बराबर 1, 2y प्लस 2 बराबर 1, 1 बराबर 5, 1 बराबर 8।
अब आप कहोगे सर यहाँ तो ये गलत हो गया, तो मैं तो कह ही रहा हूं बेटा ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये तो सही फ्रेम होगा और सही सवाल में दो नंबर कभी अनइक्वल नहीं आएंगे। मतलब यहाँ पे 1 बराबर 1 और 8 बराबर 8 ही आएगा अगर सही सवाल होगा। ये तो मैंने एक फिक्शियस सवाल लिया आपको समझाने के लिए, फंडा समझाने के लिए। तो इस तरह की इक्वेशंस में से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं और आपका वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये सवाल को मत पकड़ना कि ये अनइक्वल कैसे आ गया। सही सवाल में ये इक्वल ही आएगा, नंबर्स कभी अलग अलग नहीं आएंगे क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल दी हुई है उसने। ठीक है, सो दिस इज द गेम। तो इस तरह से आपको कहीं भी घुमाए बच्चों, अब आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में उलझना नहीं है। जैसा वो कहे करते चले जाओ, रूल्स लगाते चले जाओ और आखिरी में देख लो अगर कोई इक्वेशन बन रही है बराबर रखना है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर रख लो, सादा मैथ का सवाल बन गया, मैट्रिक्स खत्म। तो दिस इज हाउ यू शुड डील विद दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बाकी करेंगे सवाल समय आने पर, आप लगाते रहें साथ साथ, आपको लगाने चाहिए सवाल। अब थोड़ी सी कहानी, एडिशन सब्सट्रैक्शन बिल्कुल क्लियर। Addition of two or more matrices is possible only when the given matrix are of the same order and the order of the resultant matrix is also the same। सही बात है यार, ये तो मैंने आपको बोला ना, दो मैट्रिक्स का अगर इक्वल ऑर्डर होगा तभी ऐड कर पाओगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहां से लाओगे अगर ऑर्डर इक्वल नहीं होगा? थोड़ा सा फोकस करो, समझो कि अगर ऑर्डर अनइक्वल है तो A31 अगर पहले में डिफाइन हो रहा है और दूसरे में डिफाइन नहीं हो रहा है, वो 2x2 की मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहां से लाओगे ऐड करने के लिए? जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है तो एडिशन भी नहीं हो सकता, इसलिए वो कंडीशन है कि भैया ऑर्डर सेम ही चाहिए, ये तो पहली कंडीशन है। उसके बाद ऑर्डर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का सेम आएगा, बिल्कुल सही यार, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड ही तो हुए हैं, क्या रो कम हुआ, क्या कॉलम बढ़ा? नहीं, तो ऑर्डर सेम रहेगा। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, जीरो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी है और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। मैंने ऊपर भी छोड़ दिया था इसलिए नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, वो इसलिए छोड़ दिया था कि वो नीचे आ जाएगा। ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स हो जाता है। तो मैं अब बता देता हूं आपको चीजें, प्रॉपर्टीज। अच्छा बाय द वे, एडिशन के बाद जो मैंने ऊपर खुद कर दिया था एडिशन वेरीफाई कराने के लिए प्रॉपर्टीज, अब तो आप समझ जाओगे ना कि कहां गया कहां गया कहां गया, ये वाला। अब तो समझ गए ना ये ऐड हो गया, ये कैसे आ रहा है। मैंने इसलिए तब डायरेक्ट कर दिया था, आपको तब तक सिखाया नहीं था। ये समझ गए ना, दोनों ऐड, भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दिए मैंने और कुछ भी नहीं करा। दिस इज द सिंपल एडिशन। चलो वापिस आओ, प्रॉपर्टीज समझानी थी तुम लोगों को, प्रॉपर्टीज देखते चलो। चलो भाई जगह बनाई जाए, समझो बात को, कुछ भी नहीं है, कहानी है, सुनते जाओ। सवाल तुम्हारे उस पुराने वाली कहानी से निकल जाएंगे, अब ये भी सुन लो बस। पहला देखते हैं, पहला है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ बेसिकली ये कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है a प्लस बी, तो वो बराबर होगा b प्लस ए के। मैं कह रहा हूं होना भी चाहिए यार। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करा है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में अगर 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, क्या एक ही बात होती है? अगर एक बात होती है तो मैट्रिसेस के केस में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, उसके अंदर के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से तो ऐड कर रहे हो आप, जो हमने सीखा है। तो इसलिए ये लॉ जो है वो आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में वैलिड होता है। अगला देखो, एसोसिएटिव लॉ। तो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं ये, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है? ये कहता है तीन मैट्रिक्स ले लो, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, तो ये कहता है a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के। तो बच्चा कहेगा इसमें नया क्या है? मैंने कहा बेटा नया बस ये है कि उसने ब्रैकेट्स लगा दिए। वो बोल रहा है पहले a प्लस बी को ऐड करो, उसको c में जोड़ो, जो रिजल्ट आएगा वो, अगर b प्लस सी को पहले ऐड करोगे और a को उसमें जोड़ोगे, जो तो रिजल्ट आएगा वो दोनों सेम आएंगे। आना भी चाहिए। फिर वही कॉन्सेप्ट कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इन मैट्रिसेस के ऐड होंगे तो वो तो नॉर्मल लाइफ वाला एडिशन है ना। 1 प्लस 2 प्लस 3 में पहले 1 और 2 को जोड़ो फिर उसको 3 में जोड़ो, या फिर 2 और 3 को पहले जोड़ो और उसको 1 में जोड़ो, तो क्या फर्क पड़ता है यार। तो वही चीज है। सो दिस इज व्हाट एसोसिएटिव लॉ सेज अबाउट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरा जो चीज है बच्चों इसमें, वो है एडिटिव आइडेंटिटी का, एडिटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब समझ लेते हैं। यूजुअली मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी का मतलब हर जगह सेम सा ही होता है, सेम ही होता है इनफैक्ट।
आइडेंटिटी को आप शीशे की तरह समझो, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल। तो इसका क्या मतलब हो गया, ऐसी क्वांटिटी बताओ जो मेरे अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स में जोड़ें तो मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाए। भाई आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिल जाए, ऐसे याद रख सकते हो। तो मुझे बताओ कि मैं ए मैट्रिक्स में ऐसा क्या जोड़ूं जो मुझे ए ही मिल जाए। बच्चे कहेंगे भैया जीरो मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। मान लो 2 by 2 की है तो सारे एलिमेंट जीरो हैं। अब एज्यूम करो कि मेरी ए मैट्रिक्स कुछ 1 2 3 4 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ भी दूं बच्चों, ए प्लस ओ, तो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, दोबारा से क्या मेरा ए ही आ गया, क्या मेरा ए ही आ गया। तो ऐसी क्वांटिटी उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में हमने जोड़ी, ऐसी मैट्रिक्स उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जोड़ी कि मुझे वही मिल जाए। आइडेंटिटी शब्द से आप समझ जाना आइडेंटिकल, तो वो क्या हो जाएगा एडिशन के केस में मेरा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को अगर आप जोड़ोगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। दिस इज व्हाट एडिटिव आइडेंटिटी सेज। ठीक है, अब लास्ट हम लोग समझ लेते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का बच्चों ये मतलब होता है कि मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स में ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको क्या बताया, जीरो मैट्रिक्स। मुझे आप ही बताओ ए मैट्रिक्स में ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। क्या आप लोग कहोगे नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स जोड़ लो। सोच के देखो, ए मैट्रिक्स है मेरा 1 2 3 4, माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब -1 टाइम्स ए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, सबके अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग कर दूंगा तो -1 -2 -3 -4। अब a माइनस ए करोगे अगर, तो लॉजिकली मैट्रिक्स से मैट्रिक्स वैसे भी देखो कट होती हुई दिख रही है आपको, a माइनस ए शुड बी जीरो मैट्रिक्स। अब बच्चे ना ये गलती कर देते हैं कि मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स काट के जीरो लिख देते हैं। बेटा मैट्रिक्स का अगर ऑपरेशन हो रहा है तो आंसर भी मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, आप उस रिप्रेजेंटेशन को नहीं छेड़ सकते, सो इट विल बी जीरो मैट्रिक्स। इसको कोई जीरो ना पढ़े, दिस शुड बी जीरो मैट्रिक्स। ओके, सो यहां से हमारा फंडा क्लियर होता है कि ए में अगर माइनस ए जोड़ रहे हैं यानी कि नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स जोड़ रहे हैं तो हमें जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। दिस इज नॉट नॉर्मल जीरो, ये बात ध्यान रखना आप लोग, राइट। चलो अब एक बार पीपीटी पे पढ़ लेते हैं वो क्या कह रहा है, क्या वो भी यही कह रहा है जो हम कह रहे हैं। हाँ जी, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, यस ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट्स चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, अगर इसको किसी मैट्रिक्स में जोड़ोगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगी, इसलिए ये एडिटिव आइडेंटिटी है। नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मैंने आपको अभी दिखाया कि एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ऐसा क्या जोड़े मैट्रिक्स में, तो नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो एज सिंपल एज दैट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बच्चों जो आपको पढ़नी थी। वैसे हम जनरल यूज केस में ये सब यूज करते रहते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहां मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है कि मैं आपको खुद बताऊंगा, हमें पीपीटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस मेरे साथ समझना है। अभी तक हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन पक्का कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। बहुत ध्यान से समझना बच्चों ये कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से समझना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले हम एक सवाल उठाएंगे, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्वेशंस, उस सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, दो मैट्रिक्स उठाते हैं, छोटी छोटे एग्जांपल लेंगे अभी। एक उठा लेते हैं ये, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। एक उठा लेते हैं ये, इसका ऑर्डर क्या है 3/2। ठीक है जी, हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नॉर्मलसी से अलग है, जैसे बाकी सब तो बहुत बेसिक सा था, इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन। जब भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो तो आप एक फंडा समझो कि देयर इज अ बॉटल, देयर इज अ बॉटल, ये आपकी एक बॉटल है, ठीक है, या फिर ये आपका एक टैप है, और ये आपका एक टैप है, और ये आपको बॉटल्स दी हुई हैं। आपको क्या करना है,
एक टैप उठाया, हर बोतल में पानी भरा। पहले आप इसमें पानी भरोगे, फिर आप अगले में पानी भरोगे, फिर आप अगले में पानी भरोगे। जब ये सब में पानी भर जाए तो आपको जाना है अगले टैप पर, इसमें फिर से पानी भरोगे, फिर अगले में भरोगे, फिर अगले में भरोगे। पहले एक टैप पकड़ेंगे, सारी बॉटल्स में पानी भरेंगे, फिर अगला टैप पकड़ेंगे, सारी बॉटल्स में पानी भरेंगे, एंड सो ऑन। ये क्या कहानी सुना रहे हो भैया आप? ये क्या हो रहा है सर? ध्यान से समझो। अगर आपको ये टैप और बोतल वाली कहानी मेरी याद रह जाए तो आप समझो हमें ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा बच्चों, मल्टीप्लीकेशन में ना एक बात ध्यान रखना कि ए को बी से कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि बराबर आए बी को ए से करें। यहां फर्क पड़ता है, पहले कौन बाद में कौन। अरे भाई, बोतल से टैप थोड़ी भर दोगे। समझो, मैंने आपको क्या बताया, टैप से ही तो बोतल भरोगे ना। ऐसा तो नहीं बोतल से टैप में पानी डाल दोगे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ए बी और बी ए यहां पर सेम नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, तो ए बी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। ए बी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, ऐसे लिख दें 1 2 3। यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊंगा क्योंकि मुझे ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाना है। एक बार समझ आ गया फिर हम दोबारा स्पीड पकड़ेंगे। 1 1 1 2 2 2। समझो मैं क्या कर रहा हूं। मेरे लिए क्या ये टैप्स थे? क्या ये ऐसे वाले टैप्स थे? ठीक है, क्या ये टंकी है? ठीक है जी, ये टंकी है, यहाँ से पानी आएगा, और ये बॉटल है। तो क्या ऐसे मेरी टंकी है हॉरिजॉन्टली? ये देखो जी, ऊपर से शुरू हो जाना पहले वाली में। क्या ये मेरी पहली टंकी है बेटा? टैप 1। क्या मैं इसको फिलहाल के लिए बॉटल 1 बोल दूं? ऐसे लिख दूं इसके नीचे B1 बॉटल 1, B2 बॉटल 2, है ना। टैप 1, टैप 2, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है। टैप बॉटल ये मेरा शॉर्टकट बनाया हुआ है, ये सब पेपर में मत लिख देना नालायको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। समझो, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? यहां पे लिखते हैं। चलो जी, अभी मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का, ऑर्डर बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मुझे ये पता है कि ये 2/3 की मैट्रिक्स थी और 3/2 की थी, हम मल्टीप्लाई कर लें। पहला टैप उठाया, पहले में पानी भरा। पानी भरने का मतलब पता क्या है? हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो और ऐड करते चलो। मेरा मतलब पहले मैं लिख रहा हूं फिर बताऊंगा। 1 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 1। समझा क्या तुमको समझ में आया क्या भाई? कॉरस्पॉन्डिंग, जब ये ऐसे ऐसे गया तो जो ये पहला था उसको पहले से मल्टीप्लाई करा, प्लस दूसरा उठाया दूसरे से मल्टीप्लाई करा, प्लस तीसरा उठाया तीसरे से मल्टीप्लाई करा। लो जी, ये मेरा पहला एलिमेंट तैयार हो गया। अब अगला कंफ्यूजन आता है, आगे बढ़ना है या नीचे जाना है? भाई तुम मुझे बताओ, टैप आगे बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है? आगे बढ़ रहा है जी। बॉटल 1 का काम तमाम। अब टैप 1 में बॉटल्स तो बची हुई है, सारी बॉटल्स कवर होनी चाहिए। तो अब बॉटल 2 पे चले। टैप 1 बॉटल 2, तो मेरा आगे गया ना, आगे। तो यहां भी अगला एलिमेंट 1। अब ये वाली हो गई बॉटल, तो यहां क्या हो जाएगा? 1 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 2। समझ रहे हो बेटा? समझ में आया क्या क्या कर रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। क्या मेरे पास और बॉटल्स हैं? क्या और आगे जाने की क्षमता है? नहीं है। तो मेरी मैट्रिक्स यहां पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्या इस टैप से सारी बॉटल्स भर गई? बिल्कुल भर गई। अब नंबर आएगा अगले टैप का। क्या अगला टैप नीचे है? तो मैं भी नीचे चलूं, मैं भी नीचे आ गया जी। अब मेरा अगला एलिमेंट ये वाला बनेगा, नीचे आ गया। नीचे से पहली बॉटल दोबारा से, अब टैप ये है और सारी बॉटल्स दोबारा भरोगे आप। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, 0 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 2 × 1। ठीक है जी, अब तो इजी लग रहा होगा। एक बॉटल भर दी आपने टैप 2 से, अब आगे की सारी भरनी है, और आगे जा रहे हैं तो इसी में आगे जाते रहोगे। अगला क्या होगा? 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 2। आई होप आपको ये चीज समझ आई। ये समझ आना बहुत जरूरी है बच्चों। ये अगर समझ में आ गया तो समझो बस मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया। टैप बॉटल के कॉन्सेप्ट से याद रखो, कभी भूलोगे नहीं। बस अब क्या है, अब तो सॉल्व कर दो। 1 + 2 + 3, 2 + 4 + 6, 0 + 1 + 2, 0 + 2 + 4। ठीक है, कैलकुलेशन संभाल लेना तुम, प्रोसीजर समझो। क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 3 6। सही करा क्या? ठीक है जी, तो इनको सम कर दिया बेसिकली। दिस विल बी माई
आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दिस विल बी माई आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ए बी जो प्रोडक्ट निकाला वो ऐसे निकलेगा। समझ रहे हो? समझ में आ गया? एक बार इनके ऑर्डर्स पे नजर मार लें क्या? इसका ऑर्डर क्या आया? 2/2। एक बार इनके ऑर्डर्स पे नजर मार लेते हैं। यहां कुछ कैच है। ए का ऑर्डर क्या था? क्या था ए का ऑर्डर? 2/3 था क्या? 2/3 था। ए का ऑर्डर था बच्चों 2/3। बी का ऑर्डर क्या था? 3/2। जब आपने ए बी को मल्टीप्लाई करा तो उसका ऑर्डर क्या आया? 2/2। यहां पे एक समझने का लॉजिक है, वो ये कि जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जैसे हम कोई भी नंबर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। जैसे एडिशन में हमने सेटिस्फाई कराया था कि सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। यहाँ पे सेम ऑर्डर होना कंपलसरी नहीं है, कुछ और कंपलसरी है। वो क्या कंपलसरी है? आपको ऑर्डर्स चेक करने हैं। जो पहले वाले का दूसरा नंबर है वो दूसरे वाले के पहले से मैच होना चाहिए। अगर ये मैच होगा तभी जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर पॉसिबल हो पा रहा है, अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर पता है क्या होगा? बचा हुआ ये बाय ये 2/2। समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट फंडा है, बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और अगर पॉसिबल है तो क्या आएगा। एक बार के लिए अगर मेरे से कोई पूछे क्या b इंटू ए पॉसिबल हो पाएगा क्या? b इंटू ए, मैंने कहा भैया ये दोबारा लिखो, ऐसे नहीं मुझे समझ में आएगा। b इंटू ए, मेरा b का ऑर्डर है 3/2, a का ऑर्डर है 2/3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा पहले का दूसरे वाला, दूसरे मतलब पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सेम है तो मैं बोल दूंगा मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल हो पाएगा। कोई मुझे कहे सॉल्व करे बिना बताओ आने वाले आंसर का ऑर्डर क्या होगा, मैं बोलूंगा बी ए का ऑर्डर जो होगा बच्चों वो 3/3 होगा। करके देख लेना, तुम करके देख लेना। निकाल के दिखाऊं क्या? निकाल के दिखा दूं क्या? फटाफट निकाल के दिखा दूं क्या? देखो अब बी ए भी निकाल ही देते हैं, फटाफट निकालूंगा। लेकिन बी ए का मतलब क्या हो गया? 1 1 1 2 2 2 और ए क्या है? 1 2 3 0 1 2। चलो भाई पहला टैप, सब में पानी भरना पड़ेगा। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। आगे जाएं अगले वाले, बॉटल 2 बॉटल 3, अगले पे चलें तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। और तीसरे वाला 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। चेक कर लेना कि दिस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है जी। सब भर गए, अब नीचे आना पड़ेगा अगले पे, तो हम भी नीचे चले गए। अब ये है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो रिजल्ट सेम आ जाएगा, एज इट इज ही आ जाएगा। एज इट इज क्यों आया? क्योंकि वो सेम ही एंट्रीज है, और तीसरे में भी वो सेम है तो रिजल्ट एज इट इज आ जाएगा। मतलब कि अगर इसको बॉटल ऐसे 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 भरो, तीनों में जब सेम ही है तो कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा ना, जान के लिए थे ये नंबर्स। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 4 7, 1 4 7 1 4 7। देखो मल्टीप्लाई भी हो पाया और ऑर्डर क्या आया फाइनल? 3/3। कैलकुलेशन एरर देख लेना अगर कोई रह गया हो, फंडा समझ लेना, ठीक है। फंडा समझ लेना, फंडा ये है कि किस तरह से मैं इस आंसर तक पहुंचा। क्या मैंने पहले ही ऑर्डर बता दिया था आपको? क्या मैंने आपको पहले ही ऑर्डर बता दिया था बच्चों? बोलो, ये बता दिया था देखो 3/3। तो दिस इज हाउ वी डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको मल्टीप्लाई करना आ गया, आपको ये समझ आ गया कि मल्टीप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये चेक करना आ गया। आपको ये समझ आ गया कि ऑर्डर क्या आएगा फाइनल मैट्रिक्स का। ये तीन बातें आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में समझ आनी चाहिए। चलो जी,
दिस इज अबाउट आर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे स्केलर के साथ कंफ्यूज मत करना। स्केलर यानी किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इजी। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तरीका है। चलो जी, अगली कहानी सुनते हैं। बोलता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। तीन मैट्रिक्स अगर है, wherever order of multiplication is defined on both sides, ये समझना जरूरी है। इसने कहा अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो सकता है तभी हो सकता है ना कि ये BC डिफाइन ना हो या AC AB डिफाइन ना हो। वो डिफाइन करने का मतलब इनके ऑर्डर्स देखने पड़ेंगे पहले। अगर डिफाइंड है तो ABC और ABC अगर आप लिख रहे हो तो एक ही आंसर आएगा। पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी इसने, दूसरी और तीसरी बात इसने क्या करी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। समझो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, ये बोल रहा है बच्चों एसोसिएटिव। ये बोल रहा है अगर तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसमें पहले दो को मल्टीप्लाई करो फिर तीसरे से करो, या फिर पहले को छोड़ के पहले बाकी वाले को कर लो फिर इससे करो, तो आंसर सेम आएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। कब आंसर सेम ना आए या फिर डिफाइन ना हो पाए, अगर आपने इसका ऑर्डर छेड़ दिया। यानी कि ये तो सही है, अगर ये हो गया तो ये इक्वल आना कंपलसरी नहीं है। मैट्रिक्स में फर्क पड़ता है कि पहले वाला क्या है और दूसरे वाला क्या है। प्री मैट्रिक्स और पोस्ट मैट्रिक्स कौन सी है, उससे फर्क पड़ता है। तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना कि AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। आपको एक बात दिमाग में आ रही होगी कि यहां पर हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात क्यों नहीं करी बच्चों। इसीलिए नहीं करी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता है। एडिशन में पॉसिबल हो पाता है, मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। इक्वल आ भी सकता है किसी दिन तुक्के से, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो कि कभी ना आए, लेकिन इन जनरल ये सत्य नहीं है। एसोसिएटिव में इसलिए सत्य है क्योंकि देखो सीक्वेंस सेम है, ये चेंज करते ही ये फेल हो जाएगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए A टाइम्स B प्लस C है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर पहले A है तो पहले A ही रहेगा, AB प्लस AC। कब गलत हो जाएगा, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। स्पेशल बात क्या है यहां ध्यान रखने की कि आपको देखना पड़ेगा, इसको आप ऐसा मत लिख देना BA प्लस AC। अपनी इच्छा से आगे पीछे नहीं कर सकते आप मैट्रिक्स में। जैसे 2 इंटू 1 1 इंटू 2 एक ही बात होती है ना, मैट्रिक्स में ये सत्य नहीं है। इसमें आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो पहले है वो पहले ही रहे। अगर A पहले था तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं A पहले रहे, फिर प्लस अगले वाले में कर रहे हैं तो A पहले रहे। दिस इज रॉन्ग, ठीक है जी। सिमिलरली अगर ये ऐसे लिखा होता बच्चों तो ये हो जाता BA प्लस CA, ठीक है। पहले अगर B है तो B ही रहेगा आगे, प्लस CA। समझ गए क्या? ये बात ध्यान रखने की है कि पहले जो है वो पहले ही रहेगा। चलो जी नेक्स्ट, अगली बात कर लेते हैं। अगली बात कर लेते हैं बच्चों। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, समझो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो उस ऑपरेशन में अगर करी जाए तो मुझे वही मिल जाए। वही मिल जाएगा मतलब जो था वही मिल जाए। अगर कोई A मैट्रिक्स है उसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे A ही मिल जाए। नंबर्स के केस में क्या होता है भाई, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3 मिल जाए, मल्टीप्लाई बाय 1। समझ रहे हो? मैट्रिक्स के केसेस में भाई ऑब्वियसली मैट्रिक्स तो होना चाहिए ना, तो मैट्रिक्स के केस में 1 को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही डिनोट कर देते हैं। यानी कि आप कोई भी मैट्रिक्स उठाओगे ना A, कोई भी मैट्रिक्स अगर आप उठाओगे और उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर में A ही मिलने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, अगर डिफाइंड है ऑर्डर वैसे तो ठीक है, तो AI बराबर IA बराबर A। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में पहले है या बाद में है, रिजल्ट सेम आता है। ये 1 की तरह काम करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की है। मैंने बोला कोई दो मैट्रिक्स हो तो जरूरी नहीं वो इंटरचेंज करने पे सेम आंसर दें, ये गलत हो जाएगा, आप इसे बदल नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में आप ये कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। और ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना चाहिए, तो वो ऑर्डर देख लेना। ऐसा नहीं है कि 2 by 2 में 3 by 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने लगा दी, सॉल्व भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इसका ऑर्डर कॉरस्पॉन्डिंगली उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, जो फंडा बताया था पहला और दूसरा वाला, समझ रहे हो? तो चलो
देख लेते हैं जी स्लाइड पे क्या कह रहा है। पहला वाला क्लियर हो गया होगा, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव क्लियर हो गया होगा, और उसके बाद इसने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करी, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब आप कहोगे इनवर्स, इनवर्स की कहानी बेटा इसमें अलग है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ केसेस में इनवर्स डिफाइन होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है। इनवर्स की स्टडी बिल्कुल सेपरेट करेंगे, ठीक है। एक बार डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा, उसके बाद इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की स्टडी करेंगे, वहां पे डिटर्मिनेंट्स का भी कुछ रोल होता है। तो इनवर्स अभी के लिए होल्ड करना होगा आपको। अभी सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि इनवर्स यस डिफाइन होता है, लेकिन कुछ केसेस में कभी होता है कभी नहीं होता, जनरली नहीं होता कि हमेशा होगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलो जी, मल्टीप्लिकेशन यहां पर समाप्त होता है बच्चों कॉन्सेप्चुअली। इसके सवाल हम लोग ऑफ कोर्स लगाएंगे, ठीक है, विद टाइम लगाएंगे। एक बार सारा कॉन्सेप्ट आप ग्रैब कर लो कि मुझे सब समझ आता है, फिर सवाल तो हो ही जाएंगे। देखो अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है, प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा है। हमें पीपीटी की आवश्यकता नहीं है। आइए जी सुनिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की कहानी सुनिए आप। चलो, ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, जो मैट्रिक्स का रो है उसे कॉलम बना दो, और जो कॉलम है उसे रो बना दो। दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या हुआ मेरा मतलब कहने का? फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो ये ए टी से रिप्रेजेंट होता है या फिर ए डैश से रिप्रेजेंट होता है। तो मैं क्या कर दूंगा, जो मेरी पहली रो है उसे मैं पहला कॉलम बना दूंगा, और जो मेरी दूसरी रो है उसे मैं दूसरा कॉलम बना दूंगा। यानी कि ये रो है ना, इसे कॉलम बना दो 1 2 3 4 5 6 4 5 6, रो को कॉलम बना दिया, मेरा ट्रांसपोज तैयार हो गया। एज सिंपल एज दैट। एक और एग्जांपल देखो, पता नहीं क्या क्या कहानियां लिखता रहता है, बस इतना ही फंडा है बेटा ट्रांसपोज का, ठीक है। तो किताब में आप पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा, इतना ही है, लंबा लंबा लिखा हुआ है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। चलो 1 0 0 2 1 2, और थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं इसमें ऑर्डर ना, 1 सेकेंड। मिट जा बेटे मिट जा। चलो मिट गया। मैं बी मैट्रिक्स थोड़ी अलग लेता हूँ ए से। ये देख लो 1 2 3, इसका ट्रांसपोज ले लो। कैसे लोगे? बी डैश लिख रहा हूँ फिलहाल, है ना, बी ट्रांसपोज भी लिख सकते हो आप। भाई एक ही रो है तो एक ही रो को एक कॉलम बना दो। लो जी, ट्रांसपोज ले लिया। और देखो लो ट्रांसपोज, पहली रो को पहला कॉलम बना दूं, लो जी। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दूं, लो जी। उठाया और रख दिया, ट्रांसपोज हो गया। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या आपको निकालना आ गया? निकालना आ गया होगा। तो अब थोड़ी सी ऑर्डर पे चर्चा कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था बेटा? 2/3। ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आ रहा है? 3/2। देख सकते हो आप, वेरीफाई कर सकते हो। इसका ऑर्डर क्या है? एक रो 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है? 3 रो 1 कॉलम। ये क्या है? 2/2। तो ये भी क्या है? 2/2। अगर मैं एक जनरल रिजल्ट लिखूं बच्चों, अगर मैं कहूं कि अगर ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो क्या ए ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m हो जा रहा है? क्या रिवर्स हो जा रहा है? 2/3 का 3/2, 1/3 का 3/1, 2/2 का 2/2। एक जैसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वैसे तो रिवर्स हुआ, बट जब क्योंकि सेम है तो पता नहीं चला। यानी कि अगर वैसे इमेजिन करो कि ये दोनों दो अलग अलग होते तो ये वाला 2 यहाँ चला गया है एक्चुअली, बट जो क्योंकि 2:2 तो इसलिए फर्क नहीं दिख रहा है। तो दिस इज ऑल्सो रिजल्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि ट्रांसपोज के केस में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाते हैं, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ रोज बन जाती हैं। बननी भी चाहिए। तुमने खुद ही तो कहा डेफिनेशन में कि रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। तो अगर 5 रो को 5 कॉलम बनाओगे तो भैया ऑब्वियसली कॉलम 5 हो जाएंगे ना, और 5 कॉलम को अगर 4 रो बनाओगे तो रो ऑब्वियसली 4 हो जाएंगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है जी। ट्रांसपोज की सिर्फ इतनी ही कहानी थी, 3 सवाल भी आपको दिखा दिए, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा ट्रांसपोज की, वो हम लोगों को देखनी है, वो हम लोग देख लेंगे।
ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। वैसे ऊपर की डेफिनेशन आप पढ़ लेना, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज, इससे डिनोट होता है ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। सिंपल सिंपल कहानी है, प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज काम की हैं, प्रॉपर्टीज पे सवाल बनता है, तो ध्यान से देखना। प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं? प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी समझो, ट्रांसपोज की पहली प्रॉपर्टी समझो कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर ही होता है। क्यों होता है? आपका ए था, ठीक है, ध्यान से समझना, m बाय n, उसका आपने एक बार ट्रांसपोज लिया, उसका ऑर्डर आपने घुमा दी, रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, तो n बाय m हो गया। आपने एक और बार ट्रांसपोज ले लिया, फिर से घुमा दिया, तो nm घूम के कहाँ आएगा? m बाय n। भाई ओवरऑल एलिमेंट्स में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, तो जहां से शुरू करा था वहीं पे पहुंच गए ना। रो को कॉलम बनाया और वापस से रो बना दिया, कॉलम को रो बनाया और वापस से कॉलम बना दिया, तो बात तो वहीं आ गई कि जहां से शुरू करा था वहीं पहुंच गए। तो इसलिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि दो ट्रांसपोज एक साथ हो तो उसे नल कर दिया, कट गया वो। ये मैथमेटिकली सही नहीं बोल रहा हूं मैं, कट गया, क्योंकि कट तो हो नहीं सकता ट्रांसपोज, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आपको समझ आ रहा है तो आप ये समझ पाओगे कि वो नल इफेक्ट हो गया, उसमें वो एक ट्रांसपोज से दूसरा ट्रांसपोज लेते ही वहीं आ गए जहां पर थे। ठीक है जी, तो दोनों तरह से बता दिया। रटना हो, याद रखना हो तो समझ लो, दो एक साथ हो तो हट गए, और वैसे कॉन्सेप्चुअली आप समझ ही गए होंगे। दूसरा समझो, a प्लस बी का ट्रांसपोज, जो ट्रांसपोज होता है ना बेटा, ये हर जगह एंटर कर जाता है। ठीक है, अब मैं कहीं टी लिख रहा हूँ, कहीं डैश, एक ही बात है। ठीक है, आपको जो फॉलो करना है, टी लिख लो चाहे डैश लिख लो, कहीं भी अगर प्लस माइनस हो रहा है ना, तो ये अंदर तक ट्रेवल कर लेगा। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, जितनी मर्जी एंट्रीज हो, ये हो ए प्लस डी प्लस ई, सब में घुस जाएगा ये। ठीक है जी, सिंपल। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में बेटा ट्रांसपोज में थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट आता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज अगर आप ले रहे हो, तो वो उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये थोड़ा स्पेशल रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना अलग से, इस पे बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और ट्रांसपोज अंदर ट्रेवल करा रहे हो तो ये इसके बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अब मान लो कि ऐसे हो, ए बी सी डी ई का ट्रांसपोज, तो मैं कहता हूं बेटा कंप्लीटली उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में सब पे ट्रांसपोज, लेकिन पीछे से आगे आ जाएंगे सब, ध्यान रखना ये मुद्दा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऊपर वाले में प्लस माइनस में हर जगह एज इट इज ट्रांसपोज अंदर चले जाता है, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स होती है। ठीक है जी, आई होप ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोज। किताब में सवाल दिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स देता है, बोलता है इसका ट्रांसपोज निकाल दो। ठीक है, उल्टे सीधे देगा कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकाल दो। हमें अगर फंडे आते हैं तो जो मर्जी निकाल दो, जो वो कह रहा है निकाल दो, तुम्हें क्या टेंशन है। मैथ्स में कुछ याद नहीं रखना है कि भाई ऐसे ऐसे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज डन, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डन। मूविंग फॉरवर्ड, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो है वो कॉन्सेप्ट आपका ट्रांसपोज से ही रिलेटेड है, बस डेफिनेशन याद रखने की आपको जरूरत है। उसके बाद तनाव आपको लेना है नहीं बच्चों, मेरे होते हुए आपको तनाव लेने की जरूरत है नहीं। आई होप अभी तक का मैट्रिसेस बिल्कुल आपके टिप्स पे चल रहा होगा। समझो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब सिमिट्री से क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? सिमिट्री का मतलब क्या हो गया कि रो को कॉलम भी बना दो, कॉलम को रो भी बना दो, तब भी कोई फर्क ना पड़े। सिमेट्रिक तभी तो कहलाएगा। और एक तरफ लिख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है ये चीज? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशन समझो बच्चों। अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, इसका मतलब जो ए है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है जी। और अगर A ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो A क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। वो आपको कहीं पे भी प्रूव करने को बोले, प्रूव करो ये सिमेट्रिक है, प्रूव करो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, आपको आता है ना ट्रांसपोज निकालना, आप उस मैट्रिक्स को उठाओ, उसका ट्रांसपोज निकालो, अगर बराबर आ रहा है तो बोल दो सिमेट्रिक है, अगर माइनस उस मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है तो बोल दो स्क्यू सिमेट्रिक है। दूसरी बात, अगर वो आपको खुद ही बता दे कि ये जो मैट्रिक्स है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपको ये बात एज्यूम कर लेनी है कि इसका मतलब इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर होगा, और वो उस रिजल्ट को आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो अगर मैं ए की बात करूं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, चेक करते हैं क्या है इसका ट्रांसपोज। आप चेक कर सकते हो बच्चों, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या इसी के बराबर आ रहा है, क्या इसी के बराबर आ रहा है, सही है बिल्कुल। इसमें भी कोशिश करता हूं मैं एग्जाम्पल फ्रेम करने की आपके लिए, ऑल्दो किताबों में लिखा होता है, किताब से उठाना चाहिए था, बट फिर भी कोशिश करते हैं आपके लिए, बना ही दें हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक। हाँ, ये कोई ए मैट्रिक्स है, इसका ए ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज लिया तो इस रो को पहला कॉलम बना दूं और इस रो को दूसरा कॉलम बना दूं। अगर इसमें से -1 कॉमन ले लूं, अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन लेने का मतलब हर एलिमेंट से उठा लो -1, तो -1 अगर बाहर निकाल लूं तो हो जाएगा 0 1 -1 0। क्या ये मेरा ए मैट्रिक्स है, क्या ये -1 इंटू ए है, क्या ये मेरा -a आ गया, क्या A ट्रांसपोज बराबर -a आ गया। इसका मतलब मेरा ये वाला मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये वाला मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। तो आपको निकालना आना चाहिए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है जी, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। स्क्यू सिमेट्रिक में एक बात आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। क्यों हैं भैया 0, सुनिए सर क्या क्यों हैं 0। आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूफ भी है एक तरह से, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बेसिकली भाई, बेसिकली अगर कोई ए मैट्रिक्स है विच इज ए आई जे एम क्रॉस एन, तो ए ट्रांसपोज में क्या हो जा रहा है, ए ट्रांसपोज में ए आई जे आई बना जा रहा है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो रहे हैं और ऑर्डर रिवर्स हो रहा है। इतनी बात तो समझता है हर बच्चा भाई, रो को कॉलम बना रहे हैं, कॉलम को रो, तो हर एलिमेंट का इंटरचेंज हो जा रहा है, वो तो ए आई जे की जगह ए जे आई हो जा रहा है जो भी वैल्यू होगी, और ऑर्डर रिवर्स हो रहा है। बेटा डायगोनल एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आपको मैंने बताया था बच्चों कि आई बराबर जे होता है, वो मैं ऊपर करा चुका हूं तो रिपीट नहीं करूंगा, चेक कर लेना आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स में, आई बराबर जे होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या ए ट्रांसपोज बराबर -a होता है, ये भी हमें पता है, ये तो गिवन लिख दूं, गिवन है क्योंकि उसने बोला है ना पहले से स्क्यू सिमेट्रिक है ये मैट्रिक्स। भाई स्क्यू सिमेट्रिक में तो चेक कर रहे हैं, तो ये तो गिवन है, और डायगोनल में ऐसा होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं आई बराबर जे है ना, तो इसमें क्या मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा ए आई है, आई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आई बराबर जे है, वो मेरा माइनस टाइम्स ए आई होगा, या फिर इसको ऐसे समझ लो, एक स्टेप मैंने आपका खा लिया, जो मेरा ए जे आई है वो बराबर -a होगा, है ना, वही तो लिखा है, यहाँ से उठा लिया। अब आई बराबर जे है तो दोनों जगह आई कर दिया, तो वो हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। इतना तो तुम समझदार हो यार। तो 2a बराबर 0, a बराबर 0, यानी कि सारे ए आई का मतलब जहां आई और जे बराबर हैं, और वो किसके लिए, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए लागू होता है। तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या वैल्यू आपकी 0 आ रही है, जी सर 0 आ रही है।
इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑलवेज जीरो। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है और पूछा है कि बताओ स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो अब हमारे बच्चे जो हैं वो तेज हो चुके हैं। अब सबसे पहले ये देख लेना कि डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो हैं या नहीं। अगर आपके डायगोनल एलिमेंट जीरो ही नहीं है तो सॉल्व तो ऑफ कोर्स आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपका दिल जानता है वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती बेटा। ठीक है जी, तो ये बात आपकी समझने की थी। सो आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया, सिमेट्रिक समझ आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गया, ऑर्डर्स कैसे घूम रहे हैं समझ में आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं समझ में आ गया। ये सब फंडे आपको क्लियर होने चाहिए ताकि आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो ट्राई कर सकें। ठीक है जी, क्या लिखता है, ए बराबर ए ट्रांसपोज है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। ठीक है जी, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए है तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है जी, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। प्रूफ करके दिखा दिया खड़े खड़े। आप भी खड़े खड़े कर देना, सवाल पूछेगा तो 4-5 नंबर फ्री के दे देगा, 3-4 नंबर। और क्या चाहिए जीवन में। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैविंग रियल वैल्यूज एज एलिमेंट्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। आप कहोगे कैसे होता है, मैंने कहा जब उसने सिमेट्रिक बोला तो तुम चेक कर लो ना, अब तुम्हें क्या दिक्कत है। वो बोल रहा है बेटा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो तुम्हें चेक करना है, ये चेक कर ले पहले भाई। मैं तो जो भी मैट्रिक्स होती है उसे कुछ मान लेता हूं। स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक चेक करने का एक ही तरीका है, मैं तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके चेक करूंगा, बराबर आया तो सिमेट्रिक, नहीं आया माइनस के बराबर आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज लिया तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो गया। प्रॉपर्टीज को याद करो, ये अंदर चला जाएगा, ये अंदर चला गया, ट्रांसपोज ब्रैकेट के ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है। ए ट्रांसपोज प्लस ए को क्या मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, कॉम्यूटेटिव लो, इसलिए पढ़ाई थी प्रॉपर्टीज बेटा। समझ गए कहाँ पे यूज होती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ना बच्चों, अगर आप ब्रैकेट में लिख कर आओगे ना कि बिकॉज ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो आपके मार्क्स और अच्छे आएंगे। ये प्रेजेंटेशन स्किल्स का पार्ट है। यहाँ पर जब आपने यूज किया है ना, तो आप लिखना बिकॉज ए डैश का डैश क्या होता है, ए के बराबर होता है। बिकॉज जितना लिख कर आओगे ना रीजंस, कि टीचर को उतना पता चलेगा कि आप और अच्छे से चीज़ों को जानते हो, वो पूरे नंबर देगा, कहीं पे कुछ कटने का स्कोप ही नहीं होगा। ऐसे ही तो आते हैं 100 नंबर, और कैसे आते हैं। तो ये सब बातें भूलना मत, मन में मत सोच लेना, जितना लिख सकते हो लिख के आना, बट पेपर भी पूरा करके आना भाई, कहीं लिखते रह जाओ और पेपर छूट जाए। दोनों का बैलेंस रखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए, जो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। तो क्या मेरा ये इसी के बराबर आ गया, यानी कि P बराबर प्री ट्रांसपोज आ गया। इसका मतलब क्या, ये क्वांटिटी सिमेट्रिक है। जी हाँ, सी सिमेट्रिक है। इसको आप खुद चेक कर लीजिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक निकल के आएगी। ये जो क्वांटिटी है इसका ट्रांसपोज लेना, इसके नेगेटिव के बराबर आएगा, इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये आप याद भी रख सकते हैं बच्चों रिजल्ट, लेकिन हमेशा इस तरह से निकाल के दिखाना आप, कभी भी स्कीमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का मैटर हो। अगली बात, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, मैं उसे लिखूं ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या एलएचएस और एलएचएस बराबर है क्या, अभी तो नहीं है। इससे ये कट जाएगा ए ट्रांसपोज। क्या ए बराबर 2a लिख दिया मैंने, अगर मैं इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं, क्या अभी ये बराबर है, अब तो ये बराबर है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 2 को अलग अलग कर दूं, हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज बराबर ए। क्या ये बराबर हैं दोनों क्वांटिटीज, बोलो क्या ये दोनों क्वांटिटीज बराबर हैं। अभी आपके सामने मैंने चेक कराया, अगर ये बराबर हैं, क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक था। नंबर से क्या फर्क पड़ता है, रो कॉलम इंटरचेंज तो होते हैं, तो सिमेट्रिक था जी। क्या ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक था, आप चेक भी कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं। जी हाँ था और है। तो बच्चों, क्या हमने किसी एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की तरह लिख दिया। आपको एक मैट्रिक्स गिवन थी, आपने उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स में तोड़ दिया। ये प्लस मत कर देना, ये प्लस बीच में बना रहना चाहिए, ये अलग क्वांटिटी रखो, ये अलग। तो दो मैट्रिक्स में तोड़ दिया, उसमें पहली सिमेट्रिक दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, 6 नंबर में
क्वेश्चन कई बार कैसे आ जाता है 6 नंबर में, आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, आपको एक मैट्रिक्स दे देगा और पूछेगा कि एक कोई मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखो। तो आपको क्या करना होगा, आपको कोई ए मैट्रिक्स गिवन होगी, आपको उसका ए ट्रांसपोज निकालना होगा जो आप निकाल पाओगे। उसके बाद आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना होगा जो कि आप निकाल पाओगे। उसको हाफ से आपको डिवाइड करना होगा, हर एंट्री को हाफ से डिवाइड कर दोगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे बेसिकली, हाफ से डिवाइड नहीं कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे या फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये आपकी क्वांटिटी निकल जाएगी। सिमिलरली हाफ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल के, तो आपकी ये क्वांटिटी निकल जाएगी। ये एक मैट्रिक्स 1 आ गई, ये आपकी एक मैट्रिक्स 2 आ गई। तो आप क्लियरली कह पाओगे कि देखो अब अगर मैं ए को m1 प्लस m2 की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ये मेरी सिमेट्रिक है, ये मेरी स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इसको लिख पाओगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करके भी दिखाना होगा कि जो ये वाली क्वांटिटी है ये सिमेट्रिक है और ये वाली क्वांटिटी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इनके ट्रांसपोज लेके इक्वल दिखा के और माइनस के इक्वल दिखा के आपको प्रूव भी करना होगा कि देखो ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और मैंने इसे 2 मैट्रिक्स में लिख दिया, मेरा काम समाप्त हुआ। तो इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स है, ट्रांसपोज निकाला, ये क्वांटिटी निकाली, ये वाली क्वांटिटी निकाली, फिर इन दोनों के ट्रांसपोज लेके पूरी मैट्रिक्स के ये दिखाया कि ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये पूरी कहानी जब दिखा दोगे तो आपको 6 नंबर प्राप्त हो जाएंगे अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन फंसा, ठीक है जी। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, आपको ध्यान रखना है बच्चों। आई होप आपको मैट्रिसेस की पूरी कहानी क्लियर हो चुकी है और इसी के साथ हमारा मैट्रिसेस भी समाप्त हो चुका है बच्चों। तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग हमारा अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, डिटर्मिनेंट्स का। तो क्या होता है डिटर्मिनेंट्स, एक बार समझ लेते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट्स, क्या होता है डिटर्मिनेंट्स, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं डिटर्मिनेंट्स में। तो अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि जो मैट्रिसेस होती हैं वो एक अरेंजमेंट होता है, एक एरे ऑफ नंबर्स होता है, जहां पर हम नंबर्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रोज और कॉलम्स में सजा कर रखते हैं। तो ये तो एक अरेंजमेंट था। तो अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स हमारी क्या थी, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी ए मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते थे 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या है, एक एरे है, ठीक है। इस पर हमने ऑपरेशंस करे, बहुत सारी चीजें सीखी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत कुछ हमने सीखा। अभी बच्चों हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स। तो ये दोनों ना कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं इन टर्म्स ऑफ कि डिटर्मिनेंट क्या होता है वो समझो। पहली बात, क्यों मिलते जुलते हैं, डिटर्मिनेंट पहली चीज एक मैट्रिक्स का निकलता है, या फिर अगर मैं और क्लियरली आपको बताऊं तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का कैलकुलेट होता है। क्या होता है डिटर्मिनेंट, कौन सी चिड़िया है डिटर्मिनेंट, वो आपको समझने के लिए बस ये चीज ध्यान रखनी है कि ये ना एक नंबर है। सबसे पहले फर्क समझो, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये पूरी की पूरी एक मैट्रिक्स है। अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं तो ये एक नंबर होता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका मैं क्या निकाल दूं, डिटर्मिनेंट निकाल दूं, इस तरह से डिनोट करते हैं, तो ये क्या आएगा, एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा। जैसे हम लोग 1 2 3 4 पढ़ते आ रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो अगला जो मुद्दा आता है डिटर्मिनेंट्स में हमें समझने का, बिना टाइम वेस्ट करें, वो ये है कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको बेटा, ध्यान से समझेंगे। हमारे सिलेबस में बच्चों कहां तक डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना है, हमें 3x3 मैट्रिक्स तक कैलकुलेट करना है, यानी कि 1/1 2/2 3/3। 1/1 2/2 3/3 क्यों, 1/2 क्यों नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट जो है वो ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस डिफाइन होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के केस में डिटर्मिनेंट निकालना संभव नहीं होता, ठीक है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे जो सिलेबस की बात करूं मैं, तो हमारे सिलेबस में ऐसे तो भाई जोन सी मर्जी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल लो, लेकिन हमारे सिलेबस में
अप टू 3/3 तक है, यानी कि 1/1, 2/2 और 3/3 मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में है। बहुत सिंपल सा सवाल आएगा आपके सिलेबस में, ठीक है, कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपल क्वेश्चन देगा और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने को बोलेगा, पहला सवाल जो बनता है। तो एक एक करके समझ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेशंस होती हैं डिटर्मिनेंट की, है ना, कैसे होती है। सबसे पहले शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेशंस। डिटर्मिनेंट कैलकुलेशंस अगर करनी है तो हमें इसमें 3 केसेस पढ़ने होंगे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे। पहला जो केस है वो है 1/1 मैट्रिक्स का। मैंने आपको बोला ना कि ये मैट्रिक्स का ही निकलता है, तो 1/1 मैट्रिक्स का केस एग्जांपल ले लें। मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, 1/1 का मतलब एक ही एलिमेंट है, उसमें 1 रो 1 कॉलम, मान लो ये, ठीक है जी। इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो कुछ नहीं निकालना होता, जो वो एलिमेंट है बस वही उसका डिटर्मिनेंट होता है। ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है बच्चों, जैसे मॉडुलस होता है ना, ये मॉडुलस नहीं है, ये वो वाला नहीं है कि पॉजिटिव रहेगा हमेशा, वो अलग कहानी होती है। ये मैट्रिक्स के अगर बार लगे हुए हैं दोनों तरफ तो इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करा जा रहा है, ठीक है। या फिर दूसरा जो नोटेशन होता है वो DETA करके होता है। तीसरा अगर मैं नोटेशन की बात करूं तो कई बार डेल्टा करके लिख देते हैं, ट्रायंगल, सिर्फ ट्रायंगल लिख देते हैं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होता है? 1/1 के केस में कुछ भी नहीं है, 2 विल बी माई आंसर। इसमें तो सर कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना था, तो क्या करना है बेटा, बताना तो पड़ेगा ना। अब आ जाओ दूसरे पर, 2/2 मैट्रिक्स का केस, ठीक है। 2/2 मैट्रिक्स के केस में कैसे कैलकुलेट करना है, यहां से काम की बात शुरू हो जाती है बच्चों। तो 2/2 में सेम एग्जांपल ले लें, क्या क्या लिया था मैंने, 1 2 3 4 मैट्रिक्स ली थी, इसी का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ए मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये भी आसान सा है। कैसे कैलकुलेट होता है? क्रिस क्रॉस, याद रखना, क्रिस क्रॉस। क्या होता है क्रिस क्रॉस? तो मान लीजिए मेरे को डिटर्मिनेंट ए निकालना है, तो ये बार्स ना, जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं ना, अगर ऐसे बार लगा दोगे और मैट्रिसेस एज इट इज लिख दोगे, इसका मतलब है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स कह रहा है या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कह रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशंस आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने अलग से गाना नहीं गाया, एक टॉपिक नहीं बनाया रिप्रेजेंटेशन और डिटर्मिनेंट, हमारे पास कम समय है तो कॉन्साइज वे में सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, क्विक, ठीक है। इस तरह से करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल फंडा है, ध्यान से समझेंगे। क्रिस क्रॉस, क्रिस माइनस क्रॉस, ठीक है। कैसे? डायगोनल वालों को मल्टीप्लाई करा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 मल्टीप्लाई बाय 2, समझ आ गया क्या? क्या हो जाएगा ये? 4 - 6 बराबर -2, मेरा आंसर। क्या 2/2 का डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन कर लोगे? जौन सी मर्जी मैट्रिक्स हो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, दिस माइनस दिस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जो भी आए वो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। और मैंने आपको बोला डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, एक क्वांटिटी आती है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉमर्स वाले बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर भूल जाओ, बस समझो नंबर है, कोई नंबर आएगा, ठीक है। अगली कहानी सुनो। अब सबसे काम की कहानी जो पेपर में पूछी जाती है वो है 3/3 मैट्रिक्स का कैलकुलेट करना, वहां पर ये यूज होगा। तो क्रिस क्रॉस आपको समझ आ गया, दिस माइनस दिस। अब 2/2 के जितने किताब में सवाल है सब लगा लेना बच्चों, ये भाई इतना ही था, अब आपको इसके सवाल अपनी किताब से खुद लगा लेने हैं। हम लोग बढ़ेंगे 3/3 पर, ये इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। ये आपका समझना थोड़ा जरूरी है, यहां पर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। 3/3, ठीक है। 3/3 मैट्रिक्स कोई एज्यूम कर लूं क्या? देखो 1 0 1 2 1 1 0 0 1, ठीक है। 3/3 के केस में ऐसा तो है नहीं कुछ ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस चल जाएगा भाई, इस 4 पे क्रिस क्रॉस करूं, इस 4 पे करूं, नीचे करूं, किधर करूं, है ना। तो ये एक दुविधा बन जाती है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने का बेटा पता क्या तरीका होता है? हम लोग ना 3/3 डिटर्मिनेंट को किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के अलोंग सॉल्व करते हैं। क्या मतलब हुआ मेरा कहने का? मेरा कहने का मतलब हुआ कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कोई एक रो या एक कॉलम को पकड़ना है, ठीक है। मान लीजिए मैं रो 1 को पकड़ लेता हूं और मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग इसको सॉल्व करने वाला हूं। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे।
इसका एक फिट तरीका है, फिर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इसको अच्छे से याद रख पाओगे, कभी गलती नहीं होगी। क्या करना होता है बच्चों, जो भी आपने रो पिक करी है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट कहानी है, फोकस फोकस, ठीक है। जो भी आपने रो पकड़ी उसका पहला एलिमेंट देखो, ये दिख रहा है 1। आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को पहले तो लिख दो, ठीक है, पहले तो उस एलिमेंट को लिख दो। उसके बाद उस एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग जो रो है उस पूरी को छुपा लो, उस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग पूरे कॉलम को छुपा लो, और जो बची हुई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लिख दो मल्टीप्लाई में। समझ आया, समझ आया क्या? ये एक रो थी, हमने पिक करी, इसका पहला एलिमेंट उठाया, उसके कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम छुपा दिए, बची हुई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में लिख दी पहले एलिमेंट के साथ, ठीक है, प्लस में। अगला कैच अब आएगा माइनस, माइनस दूसरा एलिमेंट 0। अब क्या करेंगे, 0 ये वाला हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग के छुपा दो रो कॉलम, बचे हुए की मैट्रिक्स 2 1 0 1 2 1 0 1। अब फिर से प्लस तीसरा 1, क्या ये दोनों छुपा दूं रो कॉलम, बचा क्या 2 1 0 0 2 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। क्या करा मैंने, पहले वाले के छुपाए, बाकी का लिखा 1 1 0 1, माइनस बीच वाला उठाया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग छुपाए 2 0 1 1, प्लस तीसरे वाला उठाया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख दिया। अब क्या 3 2/2 के डिटर्मिनेंट दिख रहे हैं, क्या इसको क्रिस क्रॉस से सॉल्व कर लोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 1 माइनस 0 बाई 1 माइनस 0, 1 इंटू 0, माइनस 0 टाइम्स 2 माइनस 0, प्लस 1 टाइम्स 0 माइनस 0 बाई 2 इंटू 0 और 0 इंटू 1। तो क्या बच गया बच्चों, 1 टाइम्स 1 माइनस 0 प्लस 0, तो इसका आंसर क्या आ गया मेरा 1। इस तरह से ये हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो रो 1 के अराउंड सॉल्व हो गया। अब यहां पर आप किसी और रो के किसी और कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों, सिर्फ यहां पर जो कहानी फंसती है वो ये फंसती है कि कब माइनस प्लस आएंगे, कब प्लस प्लस आएंगे, कब माइनस माइनस आएंगे, ये समझ नहीं आता, ठीक है। अब क्या है दिक्कत, मैं आपको बताता हूं। क्या मैं इसको रब कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कोई और रो से यहीं पे करना चाहता हूं सॉल्व, ठीक है, अदरवाइज मेरे को इसको पूरे को दोबारा लिखना पड़ेगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब आंसर याद रखना, देखो मेरा 1 आया था, तो अब मैं किसी और रो के या किसी और कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग सॉल्व करके दिखाता हूं, अब भी 1 ही आएगा, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ये तो हो गया हमारा रो 1 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब मैं देखो कुछ और कलाकारी करूंगा। अब क्या करें, अब क्या किया जाए, अब क्या इस रो के कोरस्पॉन्डिंग कर दूं, रो 2 के, इस रो के कोरस्पॉन्डिंग सॉल्व कर दूं। आप कोई कॉलम भी उठा सकते हो, ऐसा नहीं है रो ही रो के कोरस्पॉन्डिंग करना, आप जो कॉलम उठाओगे सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, पहला एलिमेंट उठाओ, बाकी छुपाओ, लिखो मल्टीप्लाई करके, उसके बाद कुछ साइन आएगा प्लस या माइनस, कैसे डिसाइड होता है वो मैं अभी सिखाऊंगा। दूसरा उठाओ, बचा हुआ लिखो छुपाने के बाद रो और कॉलम, तीसरे वाला उठाओ, बचा हुआ लिखो छुपाने के बाद, और हो जाएगा। प्लस माइनस कैसे कैसे चेंज होते हैं वो पहले देखो, ये कि ये वाला मैं रो 2 से कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं डिसीजन कैसे ले रहा हूँ साइन का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। रो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग करें, पहले मेरा आंसर क्या आ रहा था 1, तो ये तो मुझे पता लग गया ना, रो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 मेरा आंसर है। अब रो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, यहां पर क्या होगा बेटा, रो 2 है तो मैं रो 2 में पहला एलिमेंट उठाऊंगा 2, ठीक है, पहला एलिमेंट उठाया, छुपाऊं रो कॉलम, बचा गया 0 1 0 1, भाई 2 की रो और कॉलम छुपा दिया, 0 1 0 1, लो जी 0 1 0 1। बस यहाँ पे मेरी एक बात मान लेना, ये मैं बताऊंगा क्यों, ये देखो ये माइनस से शुरू होगा यहाँ, अगर रो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। अगला क्या होगा, प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। एक बार एक साइन डिसाइड हो गया उसके बाद तो इंटरचेंज ही होते हैं, मतलब प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलता है यूजुअली, बट मैं आपको फंडा बता दूंगा कब प्लस कब माइनस। अगला 1 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम छुपाऊं 1 1 0 1। अब आप समझ पा रहे होंगे मैं कैसे लिख रहा हूं, ठीक है। अगला आ जाएगा -1 टाइम्स, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम छुपाओ 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है जी, ये छुपाया 1 0 0 0, बीच वाले में ये छुपाया 1 1 0 1, और 2 में ये छुपाया 0 1 0 1। चलो जी सॉल्व करो, -2 टाइम्स 0 -0, तो ये तो खत्म ही हो गया 0,
+1 टाइम्स 1 माइनस 0, यहाँ 1 बच गया, -1 टाइम्स 0 माइनस 0, क्या आंसर आया बेटा? 0 + 1 - 0, क्या दोबारा से 1 आ गया? क्या इस बात से फर्क पड़ता है आप कौन से रो कौन से कॉलम से सॉल्व कर रहे हो? बिल्कुल नहीं पड़ता। कॉलम से आप चेक कर लेना करके, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, बस प्लस माइनस कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, वो अब सीखना एक मुद्दा है हमारा। आई होप आपको 3/3 सॉल्व करना आ गया, बेसिक सॉल्व करना आ गया। बस एक कंफ्यूजन रह गया बच्चों का, वो ये कि ये जो साइन है, ऊपर तो प्लस माइनस प्लस कर रहे थे, यहां माइनस प्लस माइनस कर दिया। अरे थोड़ा समझाओ कि ये कैसे डिसाइड कर रहे हो कब प्लस कब माइनस। तो मैं बता बेटा आपको क्या कहना चाहूंगा इसमें, मैं आपको इसमें कहना चाहूंगा ट्रिक, कैसे डिसीजन लें कि कोई पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट अगर निकाल रहे हैं और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो कैसे डिसीजन लें कि हमें प्लस माइनस प्लस कैसे डिसाइड करना है। मैं पता क्या बोलता हूं इस ट्रिक को, इस ट्रिक को मैं बोलता हूं दिस, या फिर आजकल का ट्रेंडिंग चीज डायमंड। क्या होता है डायमंड? ध्यान से समझो, कभी नहीं भूलोगे साइन का गेम। इस पूरे डिटर्मिनेंट में ये जो हमारा डायमंड बन रहा है ना बच्चों, ये जो हमारा डायमंड बन रहा है, ये सब अगर आप उठा रहे हो तो ये चारों आपके माइनस में आएंगे। ठीक है, सिर्फ एक पे कर देता हूं, ये जो आपके आएंगे ना, ये 4 आपके नेगेटिव साइन उठाएंगे, बाकी का कोई भी हो एक पर्टिकुलर रो कॉलम में वो पॉजिटिव उठाएगा। गेम ओवर। मैं कॉन्सेप्चुअली भी आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो समझाऊंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये तो ट्रिक है शॉर्ट याद रखने की, इसका रीजन भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे व्हेन वी विल नो अबाउट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अभी के लिए क्या बच्चों को इतनी बात याद रह जाएगी? अब कोई भी रो कॉलम उठा लो, ठीक है, अब मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस आपको लिख के दिखा रहा हूं। मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, बताओ कौन से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करूं? क्या C2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कर लूं? C2 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी? B। लेकिन शुरू कैसे होगा? माइनस से। क्यों? डायमंड का हिस्सा है, समझ रहे हो? डायमंड देखना है आपको, जो डायमंड का पार्ट है वो माइनस रहेंगे। -B ये छुपाओगे, बचा हुआ लिख दोगे। भाई ये छुपाओगे, ये छुपाओगे, बचा हुआ लिख दोगे। अब जो भी लिखोगे लिख दो, DFGI। ठीक है जी। अब अगला, अगला क्या है? C2 के अलोंग कर रहे हो तो C2 के अलोंग चलोगे, +E। क्यों प्लस आया? क्योंकि डायमंड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बचा हुआ लिख देना। अब यार मैं बचा हुआ नहीं लिख रहा, बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं इसको कंप्लीट लिख के दिखाऊं कोई मतलब नहीं है, अंदर तो आप छुपा कर लिख ही दोगे ना। ई का रो और कॉलम काटो, बचा हुआ लिख दो, ACGI। नहीं लिख रहा कहकर भी लिख दिया। अगला है H। H के लिए नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, क्योंकि वो डायमंड का हिस्सा है। छुपा दीजिए, ये हटाइए, रो 3 और कॉलम 2 को हाइड कर दीजिए अपने मन में। तो ये जब हटा देंगे तो ACDF बचेगा, ACDF। अगर मैंने छुपाने में कोई गलती करी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर अगर आप रो और कॉलम उठा रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपाओ, और बचा हुआ जो डिटर्मिनेंट है वो उसी सीक्वेंस में, अगर पहले ए है बाद में सी है तो वैसे क्या वैसा उतार दो। अगला प्लस माइनस प्लस के लिए आपको बच्चों ध्यान रखनी है मेरी दी हुई डायमंड ट्रिक। तो डायमंड ट्रिक जिसको याद रह गई उसकी कभी साइन में गलती नहीं होगी कि कोई से कॉलम और रो का हमने अगर ओपन करा है। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों? अब बच्चे कहते हैं कि हमें तो इतना भी दिमाग नहीं लगाना और हमें बस पास होना है, तो उसके लिए मेरी आपको एक सलाह रहेगी। ये सलाह अच्छी नहीं है पर फिर भी दे रहा हूं कि अगर आपको याद ही करना है तो आप हमेशा अलोंग R1 सॉल्व कर दो और इस चीज को याद कर लो कि प्लस माइनस प्लस होता है। बट ये अच्छी सलाह नहीं है यार, डायमंड भूलने में तुम्हारा मतलब क्या जाएगा कि तुम भूल जाओ इसको, है कोई फायदा है उस चीज का? ये जब तुम्हें समझ आ गया, अब देखो ना प्लस माइनस प्लस ही होगा, R1 के कॉरस्पॉन्डिंग दिख भी रहा है, तो ये आप याद रख सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया, ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना चाहते, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम ट्रिक विक को याद रखें, कंफ्यूज हों, तो वो अलोंग R1 ऑलवेज सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट आई डू नॉट सजेस्ट दिस, ये सजेशन नहीं है, ये अवॉइड ही करें आप। वो ट्रिक याद रखें, कई बार किसी और रो में करके फायदा हो जाता है, कैसे हो जाता है समझाऊंगा आगे। ठीक है, समझ गए?
तो आई होप आपको डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करने आ गए। कैसे सॉल्व करते हैं, कहानी पढ़ लें क्या? कहानी पढ़ लें क्या? कुछ कहानी भी लिख के लाया हूं मैं। क्या होता है डिटर्मिनेंट? अ नंबर एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। वाह 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 वाह, समझ गए ना? एक नंबर होता है जो मैट्रिक्स के एसोसिएटेड होता है, एक मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग कुछ सॉल्व करके जो नंबर आएगा वो कहलाएगा डिटर्मिनेंट। बहुत सिंपल। डिटर्मिनेंट कैन ओनली बी कैलकुलेटेड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ये मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। विल बी डिनोटेड बाय डेल्टा ए और डिटर्मिनेंट, ये तीनों मैं बता चुका हूं, तीनों इसकी नोटेशन है। कुछ भी लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर 1/1 2/2 3/3, क्या मैं आपको ये समझा चुका हूं? बिल्कुल अच्छे से समझा चुका हूं। ठीक है जी। अब कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम कोर मैथमेटिक्स की बात करें, कोर में भी एज इट इज चैप्टर है और अप्लाइड में एज इट इज चैप्टर है। तो कोर में पहले जो थी अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का प्रॉपर टॉपिक था, आज भी एनसीईआरटी में शायद हो, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ईयर का सिलेबस फॉर कोर मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज सिलेबस में है नहीं, लेकिन एक प्रॉपर ना टॉपिक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में वो एक्सक्लूडेड है, यानी कि आपको वो नहीं पढ़ना है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डिटर्मिनेंट्स की, मैं आपको ऊपर ऊपर से जितनी मुझे याद आ रही है मैं गो थ्रू करा रहा हूं, आप बस देख लो। बाई चांस किसी एग्जामिनर ने सोचा कि 100 में से 100 लाने वाले की एक यही डाल दूं, तो क्या पता आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो दो बेसिक तो आपको याद रखनी है। देखो ये वाली तो है आपके सिलेबस में, इसके अलावा कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं डिटर्मिनेंट की, मैं कुछ आपको बता देता हूं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड वाली नहीं बता रहा हूं, सिंपल वाली बता रहा हूं। आप ये भी देखेंगे कुछ बुक्स में भी छपी रहती है, कुछ टीचर्स भी पढ़ाते हैं, बट अप्लाइड के सिलेबस में प्रॉपर्टीज मेंशन्ड नहीं है, दिस इज टू बी नोटेड। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात करूं, ठीक है, ये तो ये आप इसको एक्स्ट्रा पोर्शन भी समझ सकते हैं, लेकिन जिसे 100 नंबर लाने हैं बच्चों, उसके लिए ये थोड़ी काम का मुद्दा हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूं, तो उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है कि मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी 1 2 3 एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर रोज को कॉलम से इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू सेम रहेगी। यानी कि मैंने बोला अगर रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, अगर इसको ऐसे लिख लो, इक्वल्स टू A1x BC2 3YZ। देखना रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो गए क्या इसके? क्या पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरा दूसरा? तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्या इसका मतलब ये भी हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए? पहली प्रॉपर्टी नोट करो। ठीक है, ये एक काम की बात है, ये यूज भी हो जाती है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी सुनो, अगली प्रॉपर्टी सुनो बच्चों। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ए, ठीक है जी, दोबारा लिखूं, ए बी सी 1 2 3 एक्स वाई जेड, सारी नहीं कराऊंगा प्रॉपर्टीज, जो मेरे को लगती है कि हाँ कुछ हेल्प हो सकती है आपकी वो कराऊंगा, सिलेबस में तो है नहीं प्रॉपर, है ना। पूछ ले तो पूछ सकता है, बट अब इस तरह का रिजल्ट पूछ ले तो बिना ट्रांसपोज के भी निकल जाता है, बट पता होनी चाहिए। लिखा नहीं हुआ है अप्लाइड के सिलेबस में, जो उसमें शीट दी हुई है ना सीबीएसई ने, उसमें नहीं मेंशन्ड है स्पेसिफिकली। बाकी पूछने को तो कुछ भी पूछ लेता है भाई, सीबीएसई है वो। ए बी सी 1 2 3 एक्स वाई जेड, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए है ये। इसके बाद इसमें क्या प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूं दूसरी, अगर आप इसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो इसमें ऐसा नहीं है मैट्रिक्स की तरह कि सारे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हो जाएगा। यानी कि आप इसे 2a 2b 2c बोल सकते हैं, 1 2 3 एक्स वाई जेड, या तो ऐसा बोल लो या फिर किसी और से कर लो, किसी कॉलम से कर दूं, a1x b2y और इसे कर दो 2c 6 और 2z। किसी भी रो या किसी कॉलम के किसी एक पर्टिकुलर से होगा बच्चों, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको अगर मैं ऑल्टरनेटिवली बोलूं, इसको अगर मैं ऑल्टरनेटिवली बोलूं बेटा, तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है के ए जहां पे ए का ऑर्डर 3/3 है, उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं हम। के ए अगर मैट्रिक्स आप पहले लिख रहे हो, मैट्रिक्स का मतलब कि सारे एलिमेंट्स ऑफ ए से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो यानी कि के 1 सेकेंड, यानी कि के बी के सी 1 सॉरी नॉट 1 के 2 के 3 के एंड देन के एक्स के वाई के जेड
आप बोलेंगे भैया अभी तो आपने कुछ और बताया, आप कुछ और बता रहे हो। बेटा फर्क है, समझो समझो, रिप्रेजेंटेशन समझो। डिटर्मिनेंट में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करा, अलग कहानी। मैट्रिक्स में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करा फिर डिटर्मिनेंट लिया, अलग कहानी। दोनों में फर्क है, ठीक है। डिटर्मिनेंट के केस में मैंने बोला कि किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा अगर डिटर्मिनेंट के बाहर है। और मैट्रिक्स में तो भाई आपको पता ही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाद में डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो सब में ही होगा, ठीक है। तो अब जो मेरा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों, अब इसे भूल जाओ, अब आप इसे भूल जाओ, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। इस पे ध्यान देने की बात यह है बच्चों कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके किसी एक पर्टिकुलर उसमें रख रहा हूं रो में, तो इसका मतलब क्या, मैं किसी रो से कुछ कॉमन भी ले सकता हूं, वो बाहर आके वही नंबर आ जाएगा। अगर मैं इस रो से 2 कॉमन लूं तो क्या वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स आ जाएगा? समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? अगर मैं इस रो से 2 कॉमन ले लूं तो 2 बाहर और बचा हुआ क्या आया, ए बी सी 1 2 3 एक्स वाई जेड, क्या वो ए मैट्रिक्स है आपकी? क्या वो ए मैट्रिक्स है? तो इसका मतलब दो बातें हैं। डिटर्मिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वो किसी भी रो या कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी एक रो या एक कॉलम से कुछ कॉमन ले रहे हो तो वो डिटर्मिनेंट के बाहर पूरा नंबर आ जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पे अगर मैं बात करूं के बी के सी, क्या यहां से एक के कॉमन ले लूं? के क्या दूसरी रो से भी एक के कॉमन ले लूं? के क्या तीसरी रो से भी के कॉमन ले लूं? बचेगा क्या अंदर? पहली से कॉमन लिया तो ए बी सी, दूसरी से लिया तो 1 2 3, तीसरी से लिया तो एक्स वाई जेड। तो मेरे पास क्या बचा बच्चों? मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा के क्यूब। और ये क्या है आपका? क्या ये ए मैट्रिक्स है या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है? शुरू कहां से किया था? समझ रहे हो? ये रिजल्ट समझे आप? यहां पर ये 3 क्यों आया बच्चों? मैंने आपको लिखवाया ना, ए का ऑर्डर क्या है, 3/3। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं, अगर मैं इन जनरल बात करूं, अब ये बात देखने की है और याद रखने की है, अगर मैं के ए कर रहा हूं जहां पे ए का ऑर्डर n/n है, तो ये क्या हो जाएगा रिजल्ट, k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। आपको मैंने 3/3 से एग्जांपल लेके दिखा दिया। आगे भी इस तरह से हर एक में से एक एक के लेते रहोगे तो जुड़ के n रोज होंगी तो n बाहर आ जाएगा ना, k की पावर n, यानी कि k1। इसका मतलब फर्स्ट रो से k उठाओगे, सेकंड से उठाओगे, थर्ड से उठाओगे, अप टू n टाइम्स उठाओगे ना। ये टोटल कितने टाइम्स है? n टाइम्स। तो क्या k की पावर n नहीं हो जाएगा बच्चों? बस वही कहना चाहता हूं। तो ये एक रिजल्ट आपका काम का होता है। एक दो प्रॉपर्टीज और देख लो बच्चों। रो कॉलम इंटरचेंज पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये मैंने आपको एक फंडा बता दिया, दूसरा कॉमन लेने वाला, ठीक है। और हमारी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी आएगी? चलो नंबर को छोड़ो, शायद तीसरी होगी, सुनते जाओ, जो याद आती जाएगी बताते जाएंगे हम, ठीक है। तीसरी सुनो, अगर कोई ए का डिटर्मिनेंट है ए बी सी, सेम ही रख लेते हैं 1 2 3 एक्स वाई जेड, तो इस केस में थोड़ा सा बदल लेते हैं इसको, प्रॉपर्टी तभी समझ आएगी। चलो नहीं बदलते, या बदल ही ले, चलो दूसरी प्रॉपर्टी से समझाता हूं फिर बदलेंगे अगले में। तो इसमें क्या हो सकता है बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि कोई पर्टिकुलर रो प्लस कोई नंबर टाइम्स दूसरा कोई रो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस तरह के ऑपरेशंस में चेंज नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं R1 प्लस, इसमें अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं, R1 को चेंज कर दूं R1 प्लस 0 टाइम्स R2, या फिर इसको कर दो x टाइम्स R2, लैम्डा टाइम्स कर लो, कुछ भी कर लो, तो a प्लस लैम्डा, a प्लस 2 लैम्डा, a सॉरी नॉट a, दिस विल बी b, a प्लस लैम्डा, b प्लस 2 लैम्डा, c प्लस 3 लैम्डा, बाकी का एज इट इज 1 2 3 एक्स वाई जेड। तो इस तरह से अगर आप किसी एक रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये अलाउड होता है डिटर्मिनेंट्स में। R1 बराबर R1 प्लस कुछ x टाइम्स R2, कॉलम में भी आप कर सकते हो, ठीक है, और किसी रो में भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड यहां पर कुछ ऐड नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर आपने R1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कर दिया ना, अभी समझाया ना, किसी रो को मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां नहीं चाहिए कुछ इसके आगे, प्लस टाइम्स यहां हो सकता है, ठीक है। यानी कि R1 को आप R1 प्लस सम नंबर टाइम्स किसी और रो के कोरस्पॉन्डिंग लिख सकते हो, ये भी नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा। R1 बराबर R1 प्लस लैम्डा टाइम्स C2, गलत हो जाएगा बच्चों। ये रो का कर रहे हो तो रो का ही होगा, कॉलम कर रहे हो तो कॉलम का ही होगा, ठीक है, दोनों मिक्स नहीं करेंगे। जिसको ये समझ आया बहुत अच्छी बात, जिसे नहीं समझ में आया भूल जाओ, ठीक है। जिसे 100 लाने हैं उसे समझ आना चाहिए बच्चों, अगर इस तरह का कुछ पूछ ले या यूज हो जाए तो बताना आपको आना चाहिए, ठीक है जी। ये फंडा समझ हो गया, समझ में आ गया। अगली प्रॉपर्टी समझो, लास्ट रखते हैं इस प्रॉपर्टी को, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है b, वो है x प्लस 1, ठीक है जी, x प्लस 2, x प्लस 3, 1 2 3 0 0 0। तो यहां पे हम बच्चों देखो क्या देख पा रहे हैं, x में कुछ जुड़ गया, फिर x में कुछ जुड़ गया, फिर x में कुछ जुड़ गया, बाकी सब सेम है और x भी सेम है। तो इस डिटर्मिनेंट को ना हम स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे, x1 0, x2 0, x3 0 प्लस 1 2 3 1 2 3 0 0 0। इस तरह की सिचुएशन में प्रोवाइडेड ये सेम होना चाहिए। अगर यहाँ होता y प्लस 2 z प्लस 3 फिर नहीं स्प्लिट हो पाता, तीनों में सेम था, तो हमने देखो इसको इस तरह से स्प्लिट कर लिया, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, अगर याद रख पाओ। मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ शक्ल, ताकि कभी भी कहीं भी लगे कि इस तरह का कुछ यूज करके कोई टिपिकल क्वेश्चन निकल रहा है तो निकल जाना चाहिए। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होती है, इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर सेम फॉर अ डिटर्मिनेंट, देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। मेरा कहने का मतलब पता क्या है बच्चों, जैसे ये वाला डिटर्मिनेंट है ना, क्या यहाँ पे आप देख पा रहे हो R1 1 2 3, R2 भी 1 2 3। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर आएगी। आप सॉल्व करके देख लेना। प्रॉपर्टी ये कहती है अगर कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम एक जैसे हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो उस केस में आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। पहली बात। एक लास्ट और देख लो, वो ये कि अगर इफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम, if any one row or any one column is all zero, all zero का मतलब पता क्या हो गया बच्चों, कि सारे एलिमेंट्स उसके रो या कॉलम के 0 हैं, तब भी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। एग्जाम्पल ये देख रहे हो 0 0 0, इस पूरे को सॉल्व करके देख लेना, ये 0 ही होगा। आप सॉल्व करके देख लेना जो तरीका सिखाया। अब तरीके में भी आप समझो क्यों 0 आएगी वैल्यू, कॉन्सेप्ट समझो। मान लो मैं इसे R3 के कोरस्पॉन्डिंग ओपन करता हूं, R3 के कोरस्पॉन्डिंग अगर ओपन करता हूं, प्लस माइनस प्लस तो छोड़ दो, वो तो सीख लिया हमने डायमंड ट्रिक से। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस से खुलेगा क्योंकि बीच वाला डायमंड का हिस्सा है। लेकिन होगा क्या, 0 टाइम्स ये छुपाओगे, कुछ डिटर्मिनेंट लिखोगे, मैं कह रहा हूं वो कुछ भी हो, मल्टीप्लाई तो 0 से ही हो रहा है ना। माइनस 0 टाइम्स ये छुपाओगे, ये लिखोगे x x 1 3, करते रहो सॉल्व, मल्टीप्लाई तो 0 से ही हो रहा है ना। प्लस 0 टाइम्स ये छुपाओगे रो और कॉलम, और बचा हुआ लिखोगे x x 1 2, मल्टीप्लाई तो 0 से ही होगा। तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग प्लस 0, माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, अल्टीमेटली आंसर विल बी 0। इस वजह से बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, आप ध्यान में रखना, इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, आखिरी की 2 बहुत काम की बातें हैं, शुरू वाली भी काम की थी। इन सब से अगर आपका कहीं पे डिटर्मिनेंट इजीली खुलता हो ना तो खोल लेना। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, जब आप डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन कर रहे हो तो कई बार क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन में बच्चा फंस जाता है, ठीक है। टिप क्या रहेगी, डिटर्मिनेंट हमेशा ओपन करो, ऑलवेज ओपन अलोंग रो और कॉलम, शॉर्ट में लिख रहा हूं R और C, विद मैक्सिमम जीरोस। कैलकुलेशन बच जाती है बच्चों। जैसे अभी आपको दिखाया ना
कि 3 जीरो है तो अंदर कुछ भी हो सॉल्व ही नहीं करना, आना तो जीरो ही है। तो अगर किसी रो में 2 जीरो हैं तो उसके अलोंग खोलोगे तो एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका समय बचा पाएगा, जिससे आप महत्वपूर्ण समय को कहीं और यूज कर पाएंगे, जो कोई और क्वेश्चन निकल जाए। ठीक है, मेरी तरफ से डिटर्मिनेंट की कहानी खत्म। इसके अलावा मुझे डिटर्मिनेंट में कुछ खास बात आपसे करनी नहीं है। ठीक है जी, तो ये देखो प्रॉपर्टी देखो, डिटर्मिनेंट ए बी, अच्छा डिटर्मिनेंट ना मल्टीप्लीकेशन में बट जाता है, जैसे ट्रांसपोज अंदर चला गया था ना, ठीक है, और रिवर्स होके गया था, वैसे ही डिटर्मिनेंट के केस में थोड़ा डिफरेंट है, डिटर्मिनेंट एज इट इज बट जाता है। अगर ए बी सी का डिटर्मिनेंट होगा ना, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी हो जाएगा। जितने मर्जी मल्टीप्लीकेशन में मैट्रिसेस हो, अगर उसके बाहर डिटर्मिनेंट है तो अंदर सब में बट जाएगा, एज सिंपल एज दैट। दूसरे वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी करके ही दिखा दिया, एग्जाम्पल 3x3 का लेके। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, सिंपल सी डेफिनेशन है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है, जीरो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है नॉन जीरो। ठीक है, तो सिंगुलर जीरो, नॉन सिंगुलर नॉन जीरो। अब मैं सिंगल विंगल से अगर तुम्हें लगता है कुछ बना सकते हो तुम याद रखने के लिए, तो दिमाग में रख लेना भाई, मेरे को तो इतनी बात कहनी है। अगर वो कहे मैट्रिक्स इज सिंगुलर तो डिटर्मिनेंट जीरो, नॉन सिंगुलर तो डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है बच्चों, ये मेरे लिए समझा पाना आपको अभी मुश्किल है, अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल का मतलब उस मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो उसको नॉन सिंगुलर ही होना पड़ेगा, यानी कि उसके डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो ही होना पड़ेगा। अगर मैं ऑल्टरनेटिवली कहूं, अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है या फिर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली बातें आप भूलना मत, स्पेशली इनवर्स वाली। ओके, तो इसी के साथ डिटर्मिनेंट हमारा समाप्त बच्चों। कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा, कर दोगे जितने भी नंबर में आए, 3 5 जो वटेवर कर देना, बहुत इजी है। डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बच्चों जो किताब है भैया लगा लो सवाल, मेरे को मत कहना सर कराओ, क्या कराऊं, करा तो दिए, 2 करके दिखा दिए, वैसे ही सब होने हैं, एक के बाद एक रिपीट है, क्या करूं, वो आपको करने पड़ेंगे बच्चों, प्रैक्टिस का काम आपका है। माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ समथिंग, समझो माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। पीपीटी तो वैसे ही हम कम पढ़ते हैं बच्चों, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए। समझो माइनर, माइनर समझाने के लिए मुझे एक डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी, या फिर बेहतर कहूं तो एक मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। एज्यूम कर लें क्या कोई ए मैट्रिक्स, अभी मैट्रिक्स है तो ये वाला सिंबल, जब ये डिटर्मिनेंट लग जाता तो वो लगा देता, ए बी सी 1 2 3 एक्स वाई जेड, या फिर छोड़ो और अच्छा लिखते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, तुम्हें कुछ याद भी आ जाएगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्या AIJ की कहानी याद आई क्या, A13 I बराबर 1 J बराबर 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, याद आई क्या कहानी, तो ये मैंने लिख दिया जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा बाय द वे बच्चों, इसको शुरू करने से पहले ना एक सवाल आता है डिटर्मिनेंट्स में, मेरे को याद आ गया तो बता दूं। कई बार वो क्या बोलेगा कि बेटा एक डिटर्मिनेंट सिंगुलर है तो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब सॉरी मैं टॉपिक से बाहर जाके आपको एक बात बता रहा हूँ, बट याद आ गई है तो बता ही देते हैं, फिर क्या फायदा पेपर में मिले। तो एक डिटर्मिनेंट है, मान लो ऐसे दे देगा, देखो x 2 3 4, अब बोलेगा इफ a इज सिंगुलर, या फिर इसको समझ लो मैट्रिक्स है, और ये हटा दो, इफ a इज सिंगुलर तो x की वैल्यू बताओ, कर दोगे क्या भाई। सिंगुलर का मतलब क्या बताया, सिंगुलर का मतलब क्या बताया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो। सिंगुलर का मतलब क्या सिखाया अभी, सिंगुलर का मतलब सिखाया डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो, तो बस जीरो के आगे बराबर रख दो, x की वैल्यू निकाल दो। इस तरह के सवाल पूछता रहता है वो, ठीक है, इस तरह के सवाल पूछता है, मतलब क्या सवाल हुआ बच्चों, ये कुछ है भी है, सोचो। अब तुमने जब पढ़ लिया है तो कुछ भी नहीं है,
4x माइनस 6 बराबर 0, क्रिस क्रॉस 4x, या फिर x बराबर क्या हो जाएगा 6/4, यानी कि 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ पूछे तो कर लेना। वापिस आते हैं माइनर के टॉपिक पर। माइनर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे बच्चों। ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई। माइनर क्या होता है, एक एलिमेंट का डिफाइन होता है, ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। हर एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। क्या मतलब हो गया इसका, अगर मैं, अच्छा MIJ, ये जो माइनर होता है ना बेटा, ये ऐसे डिनोट किया जाता है कैपिटल M से, और जिस एलिमेंट का निकालना है वो हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मैं A11 की बात करूं, इसका माइनर निकालें तो ये लिखेंगे AM11। क्या होता है माइनर, माइनर क्या होता है, जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स में सीखा था ना, जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे थे, कि आपको क्या करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपाना है और बाकी का लिख देना है। तो जो मैं बाकी का कर रहा हूं ना बेटा, वो माइनर है, एज सिंपल एज दैट। यानी कि अगर ये पर्टिकुलर मेरा वो है एलिमेंट M11 आपको निकालना है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली पूरी रो छुपा लोगे आप, ये वाला पूरा कॉलम छुपा लोगे, ये छुपा लो, बचे हुए का डिटर्मिनेंट A22, A23, A32, A33, बस सॉल्व कर लो। A22, A33 माइनस A23, A32, दिस विल बी योर आंसर टू माइनर। ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है, आप जिसका मर्जी निकालो यार। M22 निकालूं, अब आप बोल नहीं सकते, नहीं तो मैं आपसे पूछ लेता बता किसका निकालूं बेटा, तो मैं रेंडमली निकाल दूं। चलो 11 की जगह 22 की जगह कुछ टेढ़ा मेढ़ा निकालते हैं, M32 निकाल देते हैं। 32 के कॉरस्पॉन्डिंग ये छुपाओगे, लिखोगे क्या, A11, देखो 32 का मतलब ये रो और ये कॉलम छुप गई, बचा हुआ लिख दो 1113 2123, 1113 2123। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, 2/2 का डिटर्मिनेंट है आपका, माइनर का आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप सारे ही एलिमेंट्स का क्या कर सकते हो, माइनर कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ आ गई क्या? तो मान लो अगर आपको वो 3/3 की मैट्रिक्स दे या 2/2 की मैट्रिक्स दे, तो क्या आप माइनर निकाल पाओगे बच्चों? क्या आप माइनर निकाल पाओगे? मेरे हिसाब से तो निकाल पाओगे। इसी बात पे 2/2 का एग्जांपल ले लेते हैं। सर सवाल कराइए, लीजिए सवाल। ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बोल रहा है M11 कैलकुलेट करके बताइए, M22 कैलकुलेट करके बताइए। हमने कहा ठीक है, M11 का मतलब क्या हो गया, माइनर निकालना है हमें। M11 का मतलब ये एलिमेंट हो गया, इसका माइनर निकालने के लिए इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर दूं, लो कर दिया, बचा क्या 4, तो 4 मेरा आंसर। अरे ये कैसे, अरे वो 1/1 का डिटर्मिनेंट है भाई, सिखाया था याद करो, 1/1 का डिटर्मिनेंट, तो वो ही पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट आपका आंसर हो गया। यहां नहीं जरूरत पड़ी कैलकुलेशन की, तो मेरी क्या गलती है। चलो दूसरा M22, समझते जाना बेटा, ठीक है, फोकस करते जाना। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या ये वाला एलिमेंट हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम छुपाओ, लिख दो 1 मेरा आंसर। अगर 3/3 होगी तो वो 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा, निकाल तो लोगे ना, उस रो और कॉलम को हाइड करो, बचा हुआ मेरा डिटर्मिनेंट। माइनर का टॉपिक यहां पर समाप्त होता है बच्चों, इसके अलावा माइनर में कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगली बात सुनो, स्पीड बढ़ाते हैं, बहुत कुछ पढ़ना है आज, वीडियो लंबी जा सकती है, फोकस मत खोना, बैठे रहो, अगर अभी तक बैठे हो तो बैठे रहो, निपटा कर जाना। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर भी एक एलिमेंट का डिफाइन होता है मैट्रिक्स के, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी। कोफैक्टर को किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? AIJ से या फिर MIJ से, नॉट MIJ, CIJ से। MIJ तो माइनर होता है ना, AIJ या CIJ, ये होता है कोफैक्टर का डिनोशन, ठीक है। सेम मैट्रिक्स उठा ले, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आई होप मैंने सही लिखा है, यस मैंने सही लिखा है, ठीक है, वेरीफाई करते रहना।
ये कोई मैट्रिक्स है। कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? कोफैक्टर माइनर के ही बराबर होता है, एक्सेप्ट एक छोटी सी कंडीशन के, सी आई जे बराबर -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। माइनर निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं बच्चों, माइनर आप इजीली निकाल लोगे। उसको आपको -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करना है और वो हो जाएगा आपका कोफैक्टर। ये डेफिनेशन होती है बेटा कोफैक्टर की। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो, ये क्या है -1 की पावर i प्लस जे, इस पर थोड़ी चर्चा करें। -1 की पावर i प्लस जे, क्या आप ये बात समझते हो बच्चों कि -1 की पावर अगर इवन होगी तो आंसर 1 आएगा, और -1 की पावर अगर ऑड होगी तो आंसर -1 आएगा? क्या इसमें किसी को कोई शंका है? होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इतना तो हम समझते हैं। यानी कि पावर इवन या पावर ऑड का मसला, यानी कि i प्लस जे का टोटल इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है उससे फर्क पड़ेगा। यानी कि इफ i प्लस जे इज इवन, इसका मतलब जो कोफैक्टर की वैल्यू है वो माइनर के ही बराबर आएगी, क्योंकि 1 हो जाएगा, वो इवन है ना। ठीक है, सी आई जे बराबर 1 टाइम्स एम आई जे। और अगर i प्लस जे ऑड है तो इस केस में जो सी आई जे है वो आ जाएगा माइनस टाइम्स एम आई जे, -1 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से देखो, अरे अगर i प्लस जे 2 हो तो -1 की पावर 2 क्या होता है? 1। तो सी आई जे बराबर एम आई जे। 2 इवन होता है, 2 ले ले, 4 ले ले, जो मर्जी ले ले। इवन होगा तो इक्वल आ जाएगा, ऑड होगा तो नेगेटिव के साथ इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब अगली बात, कोफैक्टर की कहानी इतनी ही थी, थोड़ी सी एक कहानी और रह गई है। कोफैक्टर की हेल्प कैसे हो सकती है हमारी? ठीक है, कभी कभी अगर इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ठीक है, अगर वो मल्टीप्लाई करा जाता है बाय कोरस्पॉन्डिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, है ना, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट्स, तो इसका आंसर पता क्या होगा? इसका आंसर आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्या मतलब हो गया, समझेंगे, है ना। मैंने बोला ये कोई डिटर्मिनेंट है। अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर रो कॉलम उठा लूं, कोई भी, आपकी इच्छा है, ठीक है, जो मन करे उठाओ, उसको मैं, मान लो ये वाली रो उठा ली मैंने, एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। जब आप इसको ऐड करोगे ना तो इसकी वैल्यू पता क्या आएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर। समझ आया? अब इसे A लिख लो या C लिख लो, वट एवर यू वॉन्ट, कोफैक्टर दोनों से डिनोट होता है। ठीक है, ये कहानी, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, दूसरा रिजल्ट, अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स की रो उठाई और उसे किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे A11 को इसके कोफैक्टर से कर दिया, कैपिटल A21 प्लस A12 कैपिटल A22 प्लस A13 कैपिटल A23, अगर ऐसा कर दिया तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आएगी बच्चों। दो रिजल्ट होते हैं, अगर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट के बराबर वैल्यू आएगी, और अगर किसी और पर्टिकुलर रो कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू 0 के बराबर आएगी। ठीक है, समझ आ गया? अब ना मैं आपका जो ध्यान है वो हमारे डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन की ट्रिक पर लाना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था बच्चों डायमंड ट्रिक, कि ये जो एलिमेंट्स हैं, डायमंड का जो हिस्सा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग
आपकी जो वैल्यूज है वो नेगेटिव हो जाती है, बाकी सब पॉजिटिव। अगर आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन कर रहे हो, मान लो मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन करूं फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग या सेकेंड रो के कोरस्पॉन्डिंग करता हूं, तो कैसे करूंगा? -a21 ये तो करूंगा, -a21 ये छुपाऊंगा और बचा हुआ लिख दूंगा। भाई ये छुपाऊंगा a12133233 प्लस अगला क्या लिखूंगा a22 प्लस, क्यों लिया आप समझ गए मेरी ट्रिक के अनुसार। ये दोनों छुपा दो, आखिरी के 4 आ जाएंगे 11133133 11133133 दोबारा -a23 छुपा के बाकी लिख दूं 11123132 समझ गए? यही होगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब मैं अगर इसको ध्यान से देखूं बच्चों, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं a21 -1 की पावर 2 + 1 और उसके बाद ये पूरा क्या है m21। माइनर भी तो यही होता था, रो और कॉलम को हटाओ और लिख दो। अगली बात प्लस a22 -1 की पावर 2 + 2 m22 हो जाएगा, प्लस a23 -1 की पावर 2 + 3 m23 हो जाएगा। अब आप फंडा समझो, यहीं से तो आया है वो कैलकुलेशन। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ रहा है तो आपको मजा आ जाएगा यार, रटने वटने की जरूरत नहीं है, सब दिख रहा होगा कैसे हो रहा है। उसके बाद देखो, क्या इस क्वांटिटी को मैं a21 बोल दूं कोफैक्टर, क्या इस क्वांटिटी को मैं a22 बोल दूं, और क्या मैं अगली क्वांटिटी को a23 बोल दूं? किसके बराबर आ रहा है? डिटर्मिनेंट ए के। जैसे निकालना सिखाया था वैसे निकाला और फार्मूले तक पहुंच गए कि आपको यही कुछ पढ़ाया। किसी भी रो को उठाओ, चलो ठीक है, पहले R1 उठाया था, अभी मैंने कोई और रो उठा ली, अब मैंने दूसरी रो उठा ली, बात तो वही है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा, आंसर वही आ गया। अब डायमंड ट्रिक में प्लस माइनस का क्यों फर्क पड़ रहा है भाई? प्लस माइनस का गेम सारा -1 की पावर i + j है। अब अगर आप डायमंड को देखेंगे बच्चों, जो मैंने आपको डायमंड ट्रिक बताई है, सारे डायमंड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग i + j ओड आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो। 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 2 + 1 3, इसीलिए तो वो माइनस आ रहा था, इसलिए तो मैंने कहा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस है। वो कोफैक्टर का -1 वाला जो पार्ट है ना, वो है। माइनर में तो रो कॉलम डिलीट करके बाकी लिखना ही होता है, लेकिन वो जो माइनस का गेम था ना, वो यहां से आता है बच्चों कॉन्सेप्चुअली। दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व करने में हम वैसे सिखा देते हैं, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट बना लिया है। आप याद भी रखना, समझ भी लिया आपने कहानी। ये दो जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इसका आपको खास ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में कहीं अगर आ जाए, ठीक है जी। तो ये थी मेरी माइनर, कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट की कहानी, यहां पर ये समाप्त हो जाता है बच्चों। एक बार पीपीटी में देख लेते हैं, आई होप मजा आ रहा होगा। मजा आता है भाई, जब कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं ना बच्चों, तो कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता, और सवाल डायरेक्टली पूछे माइनर निकाल दो, कोफैक्टर निकाल दो, निकाल दोगे यार, तुम लोग समझदार हो, है ना। जैसे मैंने निकाल के दिखाया वैसे तुम भी निकाल देना, प्रैक्टिस करो, सवाल लगाओ, तभी निकलेगा। डेफिनेशन, इन अ गिवन डिटर्मिनेंट, माइनर क्या होता है? वो एक डिटर्मिनेंट होता है जो उस पर्टिकुलर रो और उस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करके बनता है, ये मैं करके दिखा चुका हूं। कोफैक्टर क्या होता है इन स्क्वायर मैट्रिक्स? कोफैक्टर क्या होता है? AIJ या CIJ से डिनोट होता है, डिफाइन होता है -1 की पावर i + j, ठीक है। ये सबस्क्रिप्ट, सॉरी सुपरस्क्रिप्ट में, ऊपर पावर में, ठीक है, वो जैसे मैंने लिख के दिखाया, टाइम्स MIJ, जहां पे MIJ क्या है? माइनर होता है। क्लियर हो रहा है? बहुत ईजी है। चलो अगला क्या बोल रहा है? अगली बात कर रहा है ये एडजॉइंट के कॉन्सेप्ट की। एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्स में काम आएगा एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट। माइनर कोफैक्टर जिसको क्लियर हो गया है, वो एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट सुनो। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट सुनो बच्चों। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? एडजॉइंट को ना, मान लो अगर ए मैट्रिक्स है,
ठीक है, कुछ भी है वो, A11 A12 A13 ब्ला 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 ब्ला, ये पूरा ही लिख लूँ, फिर तुम कहोगे सर ये क्या हो गया, A121 A22 A23 A31। अब तो ये रट गया होगा बच्चों, जनरल मैट्रिक्स बनानी आ गई होगी। कई बार क्वेश्चन में जनरल मैट्रिक्स बनानी पड़ जाती है, ऐसे बना लेना, रो और कॉलम A11 A12 A13 A21 A22 A33, 3x3 की मैट्रिक्स बनाई है मैंने। एडजॉइंट की परिभाषा क्या है, सिर्फ परिभाषा है, बाकी सब तुमने पढ़ रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है एडजॉइंट से। एडजॉइंट ऑफ ए सबसे पहले तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है जी। अब मैं कुछ करूंगा, ध्यान से देखना क्या करा मैंने। कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। क्या करना है, क्या ये एडजॉइंट हो गया? नहीं, ये एडजॉइंट नहीं है, इसका ट्रांसपोज, ये 3x3 हटा रहा हूं, इसका ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को, यानी कि आपने क्या करा, आपने एक एक एलिमेंट उठाया, उसके कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर निकालने के बाद जितनी वैल्यूज आई उस एलिमेंट की जगह वो पर्टिकुलर कोफैक्टर्स की वैल्यू रखी और उसका ट्रांसपोज ले लिया। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो ये क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी A11 A21 A31 A12 A22, वन सेकेंड, A11 A21 A31 A12 A22 A32 एंड A13 A23 A33। क्या मैंने ट्रांसपोज ले लिया बच्चों? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, इंटरचेंज कर दी रोज कॉलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। टफ है क्या? सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, कुछ भी नहीं है, टफ वफ कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझो, कुछ भी नहीं करा भाई। सबसे पहले स्टेप 1, कोफैक्टर्स चाहिए, कोफैक्टर्स को निकालो। स्टेप 2, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओ, एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर्स की वैल्यू रख दो। स्टेप 3, ट्रांसपोज ले लो। 3 स्टेप के बाद जो शक्ल दिखेगी तुम्हें मैट्रिक्स की, उसे एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स कहते हैं। वाह वाह, कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है। एडजॉइंट इज नॉट टिपिकल कॉन्सेप्ट, लेंदी है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्या क्या कैसे। स्ट्रक्चर्ड वे में देख लोगे ना, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको समझ आ गया, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, मैं निकालना सिखा चुका हूँ, -1 की पावर i + j, रो कॉलम हटाओ, बचे हुए की डिटर्मिनेंट वैल्यू। उसके बाद हर एलिमेंट की जगह उसके कोफैक्टर रख दो और उसके बाद उसका ट्रांसपोज दे दो। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, गेम ओवर। ठीक है, समझ आ गया क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स? परिभाषा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इंग्लिश में कंफ्यूज करता है वो। आपको समझ अगर आ गया है तो आप पढ़ पाएंगे, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट। वही कह रहा है जो मैंने आपको बताया, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज नॉट 1, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको याद ही रखनी है, इसका कोई प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज होगी ये अभी। ठीक है, एडजॉइंट ए का अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो वो वैल्यू क्या होती है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, जहां पे n के वैल्यू क्या है? ऑर्डर। अगर 3/3 है तो a की पावर 2 हो जाएगा, 2/2 है तो a की पावर 1 हो जाएगा। अगर एडजॉइंट का वो निकाल रहे हैं आप डिटर्मिनेंट, डायरेक्ट निकल जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हो, ये सत्य होता है। दूसरा, एडजॉइंट ए बी ट्रांसपोज की तरह अलग अलग हुआ तो पीछे वाला आगे आ गया। अगर ए बी सी होता तो वही समझ गए ना, पीछे वाला आ गया था सी बी ए हो जाएगा। अगला, ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है?
डिटर्मिनेंट ए की पावर एन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये 3 रिजल्ट आपको बच्चों याद रखने हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वहां पर आपका ये रिजल्ट चमक जाना चाहिए। अच्छा, ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा है तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ए निकालो और ऑर्डर की पावर में लिख दो। तो ये 3 रिजल्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़े क्या, यहां तक समझ आ गया? होपफुली समझ आ गया यहां तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। तो अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों, अब हमें पढ़ना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है वो समझने से पहले आप ये बात समझ लें कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों। हमारे सिलेबस में जो तरीका है वो सिर्फ ये है यूजिंग द कोफैक्टर्स वाला। 2-3 तरह के तरीके होते हैं, रो रिडक्शन मेथड होता है, कोफैक्टर्स मेथड होता है, एक आधा और भी होता है। तो बुक्स में अगर कोई और मेथड्स लिखे हुए हैं तो उसको आप कृपया इग्नोर कर दें। आपके सिलेबस में सिर्फ कोफैक्टर्स की हेल्प से निकालने का प्रोसीजर है। तो अगर आपने किसी और वे में इनवर्स कैलकुलेशन करा तो हो सकता है मार्किंग स्कीम के अनुसार आपके नंबर काट लिए जाएं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको इनवर्स निकालना आता है। तो कई बार ज्यादा ज्ञान डेंजरस होता है बच्चों। तो जैसा सिखाया जा रहा है इसी तरीके से इनवर्स आपको निकालना है। इनवर्स निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इतनी बात समझ आनी चाहिए। अब समझते हैं इनवर्स क्या होता है। क्या मैंने आपको एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट बताया था? क्या मैंने वहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होल्ड करा दिया था कि अभी रुक जाओ पूरा टॉपिक पढ़ेंगे? लो जी, वो दिन आ गया जब पूरा टॉपिक पढ़ना है। तो जिन्होंने शुरू के 2 दिन देखे हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्या होता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स? आपको अगर इनवर्स का डेफिनेशन एडिशन में याद हो तो ऐसी चीज, ऐसी मैट्रिक्स जिसको अगर उस ऑपरेशन में लगाएं तो मेरे को आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? कुछ और थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई आइडेंटिटी का मतलब ये था ना कि उस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वही मैट्रिक्स मिल जाए मल्टीप्लिकेशन में, और एडिशन में किस में ऐड करूं कि वही मिल जाए। तो एडिशन के केस में जीरो मैट्रिक्स वाज द आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन में के केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी। इस जो मैंने बोला है, अगर आप कंफ्यूज हुए हो तो रिकॉर्डिंग थोड़ा पीछे करो, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, रिलेट करने का कोशिश करो। ठीक है, इनवर्स निकालना है। जैसे वहां पर इनवर्स था, ऐसा वैल्यू या ऐसा मैट्रिक्स जिससे मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, यहां पर भी वही है। मल्टीप्लिकेशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स समझो। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने बोला अगर आपको एडिटिव इनवर्स याद हो, एडिटिव आइडेंटिटी चलो अगर याद हो, तो उस केस में क्या मैंने कुछ ऐसा लिख के बताया था, कैपिटल ए प्लस जीरो मैट्रिक्स बराबर ए, ये था मेरा एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव इनवर्स क्या था? क्या वो कुछ ऐसा था? क्या इसको एडिटिव इनवर्स बोल रहे थे जिससे कि आइडेंटिटी के बराबर आ जाए? क्या एक पॉइंट भी था पीपीटी में कि नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स इज द एडिटिव इनवर्स? सिमिलरली जैसे ये तो एडिशन के केस में है ना बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको ये समझना होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए बाय डिफॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में एक मैट्रिक्स में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वही मिल जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इतना तो समझते हो आप भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 का काम करता है ना मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या ये मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह सकता हूं? मतलब अगर थोड़ा बहुत आपको याद रखना हो, क्या इसको ऐसा कह सकता हूं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, या फिर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा उसी फंडे से, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ए मैट्रिक्स में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। अगर वो चीज, उस मैट्रिक्स को मैं बी बोल दूं कि वो हम बी मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो मेरा बी है, बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है जी, समझ पाए? अभी बस कहानी सुन लो, फॉर्मूलों पे भी आएंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं बी बराबर
ए इनवर्स, ये ऐसे डिनोट करा जाता है बच्चों, B बराबर ए इनवर्स। ये बिल्कुल भी 1/a नहीं होता, आप इस मिस्टेक को मत करना। ये आपके इंडाइसिस वाली पावर नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। मैट्रिसेस कभी भी डिवाइड नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपने एक मैट्रिक्स को दूसरे से डिवाइड कर दिया आपके सिलेबस के अनुसार, ठीक है। इसके बाहर की दुनिया पे मैं कोई बात नहीं करूंगा। हो सकता है हायर क्लासेस में आप कुछ इस तरह का पढ़ते हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, और हो सकता है नहीं पढ़ते हो तो वो छोड़ दो। आपके सिलेबस अनुसार ये बात ध्यान रखेंगे आप कि B बराबर ए इनवर्स में 1/a मत कर देना बच्चों, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, पहली बात। अब अगर AB बराबर I है, B क्या है, A इनवर्स, तो इसका मतलब हो गया A इनवर्स बराबर I। और अगर A को B में मल्टीप्लाई करने से I आ रहा है, तो क्या B को भी प्री मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा हूं A से तो I आ रहा है। तो इससे क्या एक इन्फ्रेंस और निकलता है कि B बराबर A इनवर्स या फिर A बराबर B इनवर्स, कुछ इस तरह का कह सकते हैं क्या। ऑल्दो फर्क नहीं पड़ता, यूज नहीं होगा। अगर ऐसा कह सकते हैं A इनवर्स बराबर I, एक तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। समझ आ रहा होगा क्यों मैंने सब लिख के दिखा दिया। और इसको अगर मैं मोर जनरलाइज कर दूं बच्चों, A इनवर्स बराबर A इनवर्स A बराबर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसको आपकी जो मेन मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, उसे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया, आई होप आप समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। एक बार आपका रीडिंग लगा लें क्या, एक बार रीडिंग लगा लें डेफिनेशन की। फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही डिटर्मिनेंट डिफाइंड है, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही ये सब माइनर कोफैक्टर खेल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही इनवर्स डिफाइन होता है, ठीक है। ये सारी कहानी बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, if there exists another square matrix B of the same order such that AB बराबर BA बराबर I, then A is said to be invertible। फर्स्ट, हर मैट्रिक्स का इनवर्स हो दुनिया में जरूरी नहीं है, जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। दूसरा, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो B को कहेंगे इनवर्स ऑफ A, और A इनवर्स से A-1 से डिनोट करेंगे, जो 1/a के बराबर नहीं होता। ये दो चीजें, तीन चीजें आपको पहली बात याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखेंगे, इनवर्स का डेफिनेशन। दूसरी बात क्या रखेंगे कि हर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती। अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उस केस में ही हम लोग उसको इन्वर्टिबल कहेंगे, और उसका इनवर्स A इनवर्स से डिनोट करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स उसका इनवर्स कहलाएगा। ये बातें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है जी, ठीक है जी। एक बात यहां पे मैं फालतू कह रहा हूं जो लिखी नहीं हुई है, याद रख लेना, याद रख लेना। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना है ना, तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। ये बात बस आप याद रखेंगे, ठीक है। कहीं लिख लो, अगर आप नोट्स बना रहे हो कहीं लिख लो। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ये कंडीशन वगैरह चेक करने की बजाय आप बस इतना देख लेना डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आ रहा है या नहीं। अगर नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा 100%। बस मैं चुप हो जाता हूँ यहाँ पर। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। MCQ आए कि दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब वो डिटर्मिनेंट निकाल के नॉन जीरो के बराबर रखने को कह रहा है। कुछ भी इस तरह का पूछे तो वो लगा लेना आप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। पहली बात, इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। एक मैट्रिक्स के लिए एक ही इनवर्स होगा। ऐसा नहीं है कि AB बराबर BA भी आई आ गया, AC बराबर CA भी आई आ गया। अगर ऐसा हो रहा है तो C और B सेम ही होने पड़ेंगे। एक मैट्रिक्स का एक इनवर्स होता है दुनिया में, यूनिक होता है हमेशा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, दोनों का मैट्रिक्स का जो इनवर्स है एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने बोला ना एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ट्रांसपोज वाला सेम फंडा इनवर्स में भी लग जाता है। AB का इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स, अगर ABCD का इनवर्स होता तो D इनवर्स C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स, ओके। अगली बात, फॉर एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये भी ट्रांसपोज वाला सेम फंडा, इनवर्स का इनवर्स वापस से वही मैट्रिक्स, ठीक है जी। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोज वाले फंडे हैं। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट के अंदर बाहर इनवर्स और ट्रांसपोज से खेल सकते हो। मोटा मोटा कहने का मुद्दा यह है, ट्रांसपोज और इनवर्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो मिलते जुलते हैं, और अगर दोनों चीजें हो तो आप एक को ब्रैकेट के अंदर और दूसरे को ब्रैकेट के बाहर कर सकते हैं। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं बच्चों। आई होप आपको इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक है जहां पर हम इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज भी करेंगे वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। क्या ये रिजल्ट आप याद रख पा रहे हैं? पहली बात। दूसरी एक बात आपको और ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया था ना कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, समझ रहे हो? तो मान लो आपका कोई ऐसे इक्वेशन गिवन है ए सी बराबर डी सी, तो अगर आपको बी से मल्टीप्लाई करना है तो आपको अगर शुरू में करना है दोनों में तो आप लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय बी सी। किसी कारण से बता रहा हूं, अभी देखते हैं। पी मल्टीप्लाई बाय बी, सॉरी, तो ये हो जाएगा बी ए सी बराबर बी डी सी। और अगर मैं इसी को लिखूं पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी, पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब पता क्या होता है? ए सी बी बराबर डी सी बी। पोस्ट का मतलब बाद में, प्री का मतलब पहले। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। क्यों बताइए, बाद में बताऊंगा। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ए इनवर्स बराबर आई। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, एक फॉर्मूला और होता है जो आपको याद रखना है, ए इंटू एडजॉइंट ए। ये मैंने आपको बता भी दिया है ऑल दो, वैसे एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये तो सबको समझ रहा होगा ना, सबको क्लियर हो रहा होगा ना? तो अगर मैं एक कोई सा एक उठा लूं, फॉर एग्जांपल मैं इन दो को उठा लेता हूं, तो मैंने लिखा ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, स्मॉल से ही करते हैं, ये स्मॉल कर लेना दोनों, बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। यहां तक सब मेरे साथ हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, मैं कर रहा हूं प्री मल्टीप्लाई। अच्छा, प्री मल्टीप्लाई कब कर पाऊंगा? सुनो, सबसे पहले यहां पे एक कंडीशन है, इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। पहले ये देखना है, अगर ये सत्य है फिर मैंने क्या करा, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्यों लिखा? क्योंकि ये तभी डिफाइन होता है जब ये होता है डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, अभी बताया था, है ना, है ना? चलो करते हैं। ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए इनवर्स इंटू आई इंटू डिटर्मिनेंट ए। अरे सर, आपने डिटर्मिनेंट आगे कैसे कर दिया? मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, डिटर्मिनेंट तो एक नंबर है ना, एक वैल्यू है, इसको तो जहां मर्जी कर दो, नंबर है तो मैट्रिसेस में नहीं छेड़ सकते। तो अगर मैंने प्री मल्टीप्लाई करा तो आई से पहले ही लिख रहा हूं ना ए इनवर्स। सही बात है ना? ए इनवर्स ए का क्या अभी मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था, क्या वो आई के बराबर था बच्चों? ये रहा ए इनवर्स इंटू ए, क्या आई के बराबर है? तो मेरे रिजल्ट में क्या मैं इसको आई लिख सकता हूं? 1 सेकेंड, बोर्ड कह रहा है मैं नहीं चलूंगा, चल गया। चलो देखो, ए इनवर्स ए आई हो जाएगा, आई इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा, बराबर ए इनवर्स इंटू आई। क्या किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो सेमी मैट्रिक्स आता है, और जीरो से करो तो जीरो मैट्रिक्स आता है। तो मैं इसको सिर्फ ए इनवर्स लिख दूं। डिटर्मिनेंट एक नंबर है, ये एक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ यही बच जाएगा बच्चों, है ना? ये तो हम समझते हैं ना कि ए आई बराबर ए एंड ए इंटू जीरो मैट्रिक्स बराबर जीरो मैट्रिक्स। ये तो हम समझते हैं ना, ये हम समझते हैं। तो इसका मतलब एडजॉइंट ए मेरा किसके बराबर हो गया? ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां से ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये रिजल्ट बच्चों आपको याद रखना है, मैंने पूरा हाथ से डिराइव करके दिखा दिया। याद करने के लिए बोल दिया जाता है, बट अगर मैं ये प्रोसीजर फॉलो ना करता तो आपको लगता कि कितने फॉर्मूले याद रखें। आई होप अब आप रिलेट कर पाएंगे क्यों ये ऐसा है। अब मैं यही बोलूंगा कि इसको याद रखना है। प्रूफ आ गया तो कर देना, नहीं आया तो इसको याद रखना, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे चला गया, ठीक है?
ये रिजल्ट मैं यूज करूंगा, तो प्लीज याद रखना। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। इनवर्स में इतना ही था, इनवर्स इज डन। इनवर्स कैलकुलेट करना सिखा दिया। बाय द वे बच्चों, जब ए इनवर्स निकालना हो, डिटर्मिनेंट ए निकाल सकते हो। अरे अगर ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, अगर ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, क्या डिटर्मिनेंट ए निकालने में सक्षम हो? क्या एडजॉइंट ए निकालने में सक्षम हो? कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, क्या उनको डिवाइड करने में सक्षम हो? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो जो भी मैट्रिक्स आएगी बेटा वो इनवर्स कहलाएगी। इस तरह के सवाल आते हैं, अगर इनवर्स निकालना है निकाल देना। अच्छा यहाँ पे एक ट्रिक देनी है आपको, मुझे यहाँ पे एक ट्रिक देनी है आपको। ट्रिक क्या है? सिर्फ 2/2 के लिए एक और ट्रिक। आज ट्रिक्स की बौछार हो रही है। ट्रिक फॉर 2/2 मैट्रिक्स के लिए, फॉर 2/2 मैट्रिक्स, अगर कोई 2/2 की मैट्रिक्स है बच्चों, तो उसका एडजॉइंट ना डायरेक्टली भी निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? अगर मेरे को एडजॉइंट ए निकालना है ना, तो मैं डायरेक्टली पता कैसे लिख सकता हूं? डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं उसको रिवर्स कर दो, बाकी दोनों पे नेगेटिव लगा दो। लो जी, समझ गए? डायगोनल वाले तो इंटरचेंज कर दिए, बाकी पे नेगेटिव लगा दो। 2/2 में ट्रिक चल जाती है, 3/3 में नहीं चलेगी। मेरा कहने का मतलब ये सवाल है, जो ये वाला जो सवाल है, अगर मैं शॉर्टकट से करना चाहूं तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है बच्चों? 4 - 6 - 2। एडजॉइंट ए पता क्या होगा इस ट्रिक के अनुसार? 4 1 -2 -3। तुम अपने हिसाब से भी वेरीफाई कर लेना, तो अगर ए इनवर्स की मैं बात करूं, जो कि होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? वो किसके बराबर हो जाएगा? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो हो जाएगा -1/2 4 - 2 -3 1 के अंदर। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? -2 1 3/2 और -1/2। ये मेरी इनवर्स का आंसर हो गया। तो हमने इनवर्स कैलकुलेशन भी करके देख ली। 3/3 में ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। 3/3 में जो प्रोसीजर सिखाया है उससे जाना पड़ेगा, और इस तरह से आप जैसे 2/2 में कर रहे हैं वैसे 3/3 में भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इनवर्स निकालना हमने सीख लिया, इनवर्स की डेफिनेशन सीख ली, फॉर्मूले जो याद रखने हैं वो सीख लिए। इनवर्स समाप्त। अगली कहानी पे आओ। लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, अलजेब्रा हमारा समाप्त हो जाएगा इसके बाद। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये क्वेश्चंस गलत लिखा हुआ है बेटा, ये लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है? सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओनली नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। चलो जी, सुनते चलो कहानी। लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इस वीडियो का और इस यूनिट का भी, ठीक है? लास्ट कॉन्सेप्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। क्या हमने बचपन में 2x + 3y = 1, 5x + 4y = 2 इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करा है, x को y को एलिमिनेट करके? आई होप आप सभी ने करा होगा। यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें क्या स्टडी करना है बच्चों? यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें स्टडी करना है कैसे हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से इन सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो समझो, कुछ कहानी है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। थोड़ी सी कहानी सुननी पड़ेगी आपको मेरी, फिर सवाल आपका कोई नहीं रुकेगा। एक बार कहानी सुन ली तो सब क्लियर हो जाएगा। क्या मतलब है? सिस्टम का मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन, लीनियर का मतलब पॉलिनोमियल डिग्री याद है आपको? लीनियर का मतलब सिर्फ x y z, ये सब नहीं चलेगा, x² x³ ये सब नहीं चलेगा। लीनियर का मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है? मतलब कि पावर 1 होनी चाहिए। इक्वेशंस मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन है, ठीक है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये होता है। हमारे सिलेबस में बच्चों सिर्फ 3 वेरिएबल तक का डिस्कशन है। ऐसे तो जितनी मर्जी बड़ी इक्वेशन बना लो, हमारे में सिर्फ एक्स वाई जेड, या तो एक्स वाई या एक्स वाई जेड, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? इसमें एग्जाम्पल अगर मैं दूं 2/2 का, सॉरी 2/2 कह रहा हूं, 2 वेरिएबल्स का,
2 वेरिएबल्स का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक एग्जांपल लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम का क्या हो सकता है, एक्स प्लस वाई बराबर 2, एक्स माइनस वाई बराबर 3। ये एक एग्जांपल है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। सिमिलरली अगर मैं 3 वेरिएबल्स की बात करूं तो ये लो एग्जांपल, ये y है बच्चों, 2x माइनस वाई माइनस जेड। ये हो गई जी 3 वेरिएबल्स का सिस्टम। ओके, हमारा एजेंडा क्या है बच्चों, हमारा एजेंडा ये है, हमें इन इक्वेशंस को, इसको या फिर इसको, बाय द वे इसमें 3 होंगी, सॉरी इसमें एक और लिख लो, इसको या फिर इसको हमें सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चे कहेंगे कि सर इसमें तो हम एलिमिनेट कर लेते हैं एक्स वाई जेड। नहीं बेटा, वो नहीं करना है। वो आप, अगर आपके पास समय बच जाए, पेपर में आप फ्री बैठे हो, सब पेपर हो गया, तो उससे आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। यहां पर ये क्या चाहता है इस चैप्टर में कि आप मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से इसे सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम एक, नॉन होमोजीनियस दूसरा। नॉन होमोजीनियस दूसरा, ऐसा सिस्टम जिसका जो इक्वल्स टू के राइट वाला कांस्टेंट है वो जीरो कहलाए या फिर वो जीरो आए, इसको कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। नॉन होमोजीनियस, जिसका ये कांस्टेंट जीरो ना हो, एक जीरो हो जाए, दोनों नहीं होने चाहिए, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। या फिर इसको -1 भी लिख लो, जीरो भी हो सकता है, सब नहीं होने चाहिए। अगर सारे कांस्टेंट जीरो हैं जितनी इक्वेशंस की बने हैं तो वो होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। नॉन होमोजीनियस, जब ये जो कांस्टेंट्स हैं जीरो ना हो। हमारे सिलेबस में बेटा इसको सॉल्व करना नहीं है, होमोजीनियस सिस्टम्स को सॉल्व करना हमारे सिलेबस की जो बाउंड्रीज हैं उसके बाहर है। तो आपको होमोजीनियस सिस्टम्स आएगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं, आपको सॉल्व भी नहीं करना है। हमें स्टडी करना है नॉन होमोजीनियस सिस्टम, पहली बात। उसके बाद नॉन होमोजीनियस की चर्चा होगी अब, ठीक है। इसके बाद ये शब्द हम यूज नहीं करेंगे, हमारे लिए जो सॉल्यूशंस हो रहे हैं नॉन होमोजीनियस। उसके बाद अगली कहानी आती है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूं SOLE, आप मत लिखना, ठीक है। आपको पेपर में अगर जरूरत पड़े पूरा लिखना। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन प्रेजेंट है, यानी कि एटलीस्ट एक्स वाई जेड की एक वैल्यू है, ऐसी वैल्यूज एक्स वाई जेड की जो उस पूरी तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है, ऐसी कोई एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं है जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया बेटा, दो केसेस, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब हो गया एक्स वाई जेड की बहुत सारी वैल्यूज, इतनी सारी जो सब सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। हमारे केस में 99.9% आपको यूनिक सिचुएशन मिलने वाली है, क्योंकि वो चाहता है कि आप सॉल्व करो, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकालने आपके सिलेबस की जो बाउंड्रीज हैं उसके बाहर है बेटा, तो ये तो पूछा नहीं जाएगा। इतना तो हो सकता है कि आपको ये बताना पड़ जाए कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इसके निकालने को वो कभी नहीं बोलेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकालो। हमेशा आपको निकालने के लिए यूनिक सॉल्यूशंस ही वो बोलेगा कंसिस्टेंट सिस्टम में, ठीक है। ठीक है, यहां तक कि आपको कहानी समझ ली। अब अगर आप ये सब समझ गए हैं तो हमारे सिलेबस में दो मेथड्स हैं जिससे हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहला क्या है, मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं उसको, और उसको क्या बोलते हैं दूसरा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं। इनवर्स ऑफ अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प लूंगा। हम एक काम करते हैं,
हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लिखते हैं। 3x3 ज़्यादातर पेपर्स में पूछा जाता है, 2x2 बिल्कुल उसका रेप्लिका है। ठीक है, मैं आपके पास ना कुछ एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। इस तरह की आपको इक्वेशंस दी हुई होंगी। आपको क्या करना है बच्चों, आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। ये मेरा टारगेट है, राइट, ये मेरा टारगेट है। अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। मैंने लेट करी एक मैट्रिक्स A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये मैंने एक मैट्रिक्स लेट करी बेटा। ठीक है, एक और मैट्रिक्स लेट करी X Y Z, इसको मैं X नाम दे देता हूं, कैपिटल X। और एक तीसरी मैट्रिक्स मैंने लेट करी, वो हो गई D1 D2 D3। ठीक है जी, ये मैंने 3 मैट्रिक्स लेट करी। अब अगर मैं ax बराबर b कुछ क्वांटिटी लिखूं, ax बराबर b, ध्यान से देखेंगे क्या मतलब हुआ इसका। ax बराबर b का मतलब a1 b1 c1, a2 b2, या फिर डायरेक्ट कर दूं क्या, इसका मतलब ये हो गया कि इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या आपको मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट याद है क्या, टैप से पानी भरने वाला, ऐसे ऐसे याद आ गया? जिस जिस बच्चे ने देखे हैं शुरू के 2 डेज उसको याद आ गया होगा। तो वही मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूं मैं। मैंने पहली रो उठाई और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, कॉलम एक ही है, तो क्या हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2z, सिमिलरली a3x प्लस b3y प्लस c3z। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा हमने इन दोनों को, बराबर b क्या है d1 d2 d3। अगर दो मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो क्या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं? क्या मैं कह दूं a1x प्लस b1y प्लस c1z d1 के बराबर है, a2x वाला d2 के बराबर है और a3x वाला पूरा d3 के बराबर है? क्या ये दोनों सेम हो गए बच्चों? ये पूरी कहानी और ये पूरी कहानी सेम हो गई। तो क्या मैं इससे ये साबित कर सकता हूं और आपकी आंखों को दर्शा सकता हूं कि इस पूरी चीज को अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो आपको कोई कष्ट तो नहीं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? एक ही बात है ना, एक ही बात लिखी मैंने, कुछ रटवा नहीं रहा हूं। ठीक है, अगर एक ही बात मैंने लिखी बच्चों तो अब इसको रब कर दूं मल्टीप्लीकेशन को। आई होप मैं प्रूफ कर पाया आपको कि मैंने ये एक ही बात लिखी। तो क्या मैंने उन 3 इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? 3 इक्वेशंस को मैं अगर ax बराबर b लिखूं या वो 3 इक्वेशन लिखूं, क्या एक ही बात है? हाँ जी, एक ही बात है। मेरा टारगेट क्या है बच्चों? मेरा टारगेट एक्स वाई जेड निकालना है। मैट्रिसेस के केस में बात करूं, अगर मेरी एक्स मैट्रिक्स निकल जाए तो क्या मेरा सब निकल जाएगा? अगर मेरी एक्स मैट्रिक्स निकल जाए तो क्या मेरा पूरा सॉल्यूशन आ गया? भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, बात खत्म। यूनिक सॉल्यूशन में हमें कैलकुलेशंस करनी है। इससे मैं एक्स तक कैसे पहुंचूं? कुछ तो मल्टीप्लाई करके प्लस करके, भाई प्लस करने से कुछ होगा नहीं। अगर मुझे ये ए हटाना है, हटाने के लिए मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, सिर्फ एक्स बच जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई आई एक्स बच जाएगा, है ना, वो एक्स ही होता है। इसे हटाने के लिए अगर इसको मैं प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर दूं बच्चों, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा ए इनवर्स ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ठीक है जी, क्या इसकी वैल्यू मैंने आपको आई बताई थी ऊपर? अब ये मत कहना नहीं बताई। ठीक है जी, बताई थी।
आई एक्स बराबर क्या एक्स ही होगा? क्या एक्स की वैल्यू आ गई ए इनवर्स बी? क्या एक्स की वैल्यू आ गई ए इनवर्स बी? क्या ए मैट्रिक्स आपको पूरी की पूरी पता है? क्या बी मैट्रिक्स आपको पूरी की पूरी पता है? पता है? क्या ए इनवर्स निकालने में आप सक्षम हैं? बिल्कुल हैं जी, लेकिन एक शर्त पे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर हुई तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। मैं बताऊंगा बेटा क्या होगा। सॉल्यूशन आने के लिए, यूनिक सॉल्यूशन आने के लिए, अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो चाहिए। ठीक है, तो इसको ए इनवर्स को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं बच्चों, तो मैं क्या इसको एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए लिख सकता हूं हमारे ऊपर पढ़े हुए फॉर्मूलों से। क्या ये मेरा एक्स का वैल्यू निकल गया? एक्स का वैल्यू निकल गया, एक्स बराबर एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स पता है, एडजॉइंट ए निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट ए निकल जाएगा, बी पता है, ये पूरा सॉल्व करके एक्स के बराबर रखोगे, एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखोगे, आंसर आ जाएगा। इतना ही है बेटा, कैलकुलेशन करने के लिए इतना ही है। दिस इज कोफिशिएंट वाला मेथड। ठीक है, कोफिशिएंट क्या लिखता है ये? कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेथड, मैं तो इसको मैट्रिक्स मेथड बोल देता हूं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई बच्चों, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ाएं कहानी को। अब दो सवाल आते हैं यहां पर। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, इस केस में मेरे को बेटा पता क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ए इनवर्स डिफाइन हो जाएगा, ए इनवर्स और बी कैलकुलेट कर दोगे तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू तक पहुंच जाओगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे निकलेगा वो? ऐसे निकलेगा। खत्म बात, इतना तो कर लोगे। पहली बात, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो के बराबर आ जाए, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो के बराबर आ जाए, उस केस में अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरे को एक और क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होगी, एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी, और चेक करना होगा क्या वो जीरो के बराबर है या फिर वो नॉन जीरो है। अगर वो भी जीरो के बराबर आ गया तो फिर मैं कहूंगा भैया मैं नहीं बता सकता, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। सच में यही कहना पड़ेगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता सॉल्यूशन। लेकिन अगर a जीरो के बराबर है और एडजॉइंट a इंटू बी नॉन जीरो आ गया, तो मैं स्पष्टतः कह पाऊंगा, पीपीटी पे आ जाओ, तो मैं स्पष्टतः कह पाऊंगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। If adjoint b is not equals to 0, then the solution does not exist and the system is called inconsistent. ठीक है, अगर adjoint a 0 के बराबर आ जाए तो सिस्टम में अब इधर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बात समझ में आ गई क्या? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई, बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आ गया तो ये दो क्वांटिटीज कैलकुलेट करोगे, अगर ये नॉन जीरो है तो क्या होगा और ये जीरो है तो क्या होगा? जीरो होगा तो सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ए का बी नॉन जीरो आ जाए, एडजॉइंट ए इनटू बी, तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मैं श्योरली कह सकता हूं। इतनी सी कहानी है बेटा। 99% केसेस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आएगा। जिसको 100 में से 100 लाने हैं वो ये कंडीशन मत भूलना, मैं आपको बता रहा हूं, ये वाली कंडीशन पूछ ली तो कुछ बच्चे भूल जाएंगे और वो गलत कराएंगे। ठीक है, कहानी समझ गए? वैसे मेरे को 99.9% उम्मीद है ये यूज नहीं करनी पड़ेगी, फिर भी अगर यूज करनी पड़ेगी तो ये भूल मत जाना। ओके, दिस इज द मैट्रिक्स मेथड या फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेथड। सॉल्यूशन समझ के कैसे आया, ये कैसे निकलता है? ठीक है, एक सवाल देख लें क्या? इससे रिलेटेड एक सवाल कर लें। मैं आपको एक्स वाई में कर देता हूं बेटा, 3 वालों में कैलकुलेशन ही ज्यादा है, प्रोसीजर सेम है, तो लेट मी डू द 2/2 वाला, यानी कि x प्लस वाई बराबर वाला। ठीक है, मैट्रिक्स वाले से ही करूंगा, एक्स वाई एलिमिनेट करके नहीं करूंगा, लेकिन प्रोसीजर सेम है। फालतू में मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट करूँ, उसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं 2/2 करता हूँ, आप 3/3 ट्राई करना, बुक्स में चेक करना, एग्जाम्पल्स देखना, सेम ही प्रोसीजर। ठीक है, एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं बच्चों इसका। एक एग्जाम्पल मैं लिखकर तो लाया था बच्चों आपके लिए, ये देख रहे हैं अभी क्रैमर्स मेथड। ये देखो, 2 सवाल मैं लिख के लेके आया हूं, एक मेरे लिए एक तुम्हारे लिए। पहला क्या है? सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई ओनली, ये z हटा देना। ठीक है,
ओनली एक्स एंड वाई की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, दूसरे में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। प्रोसीजर सेम रहने वाला है, बस मेरी बात सुनते जाना। क्या है 2x माइनस 3y बराबर 5, 5x प्लस 3y बराबर 2, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 5, और दूसरा क्या था 5x प्लस 3y बराबर 2। मैं पता इसको कैसे सॉल्व करूंगा, 3/3 में भी बिल्कुल एज इट इज होगा। मैं इसको लिखूंगा बिल्कुल बोर्ड के पेपर की तरह, कोशिश करता हूं लिखने की। सबसे पहले मैं लिख दूंगा लेट ए बराबर कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स 2 3 5 3, 2 3 2 माइनस 3 5 3। बेटा साइंस का ध्यान रखना है ना, 2 माइनस 3 5 3। एक्स मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बना लो एक, और बी मैट्रिक्स 5 2। अच्छा एक नोमेनक्लेचर और होता है, ठीक है, एक नोमेनक्लेचर और होता है, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। याद रखना कि कोफिशिएंट्स की बनी हुई मैट्रिक्स को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट की मैट्रिक्स। ठीक है, बस इतनी बात याद रखना, पता नहीं कहीं काम आएगा या नहीं आएगा, पता होना चाहिए। चलो जी, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं पता क्या कहानी लिखूंगा, बोल के सुना रहा हूँ। द अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज ax बराबर b, उस प्रूफ से जो मैंने करके दिखाया, वेयर a ये है, x ये है, b ये है, ये लिख देना। ठीक है जी। उसके बाद आप लिख देंगे नाउ, सबसे पहले आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके बिना तो बात करना बेकार है भाई, सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा बेटा, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 2 माइनस 3 5 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस माइनस 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 6 प्लस 15 विच इज इक्वल्स टू 21। सही है क्या, 3 2 6 5 3 15, यही हमारी मैट्रिक्स थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या मैट्रिक्स थी हमारी, खुल जा बेटा। ओके, बोर्ड भी कह रहा है बस हो गया, आज बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, रुक जाओ। हम नहीं रुकने वाले, आज खत्म करके छोड़ेंगे बेटा पूरा चैप्टर। 2 माइनस 3 5 3, ठीक है, 2 माइनस 3 5 3, 3 2 6 माइनस 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 21। यहां आप लिखेंगे क्लियरली डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x बराबर ए इनवर्स बी। डायरेक्ट कैसे आया मत पूछना, करके दिखा चुका हूं। अब कहानी निकल जाएगी ए इनवर्स की। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए चाहिए। क्या एडजॉइंट ए में 2/2 वाली ट्रिक लगा लूं क्या, इनको उल्टा कर दूं और इनके साइन बदल दूं, क्या बोलते हो, बिल्कुल सही हो गया। इनको उल्टा कर दिया और इनके साइन बदल दिए भाई, ये डायगोनल एलिमेंट 3 का 2 2 और इनके साइन बदल दिए। ओके, डिटर्मिनेंट ए मुझे पता है किसके बराबर है, तो बेटा अगर मैं ए इनवर्स की बात करूं तो वो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। देख लो, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है 1/21, एडजॉइंट क्या है 3 3 माइनस 5 2। इसका मतलब ये हो जाएगा 3/21 3/21 माइनस 5/21 2/21। तो ये हो जाएगा बेटा 1/7 1/7 माइनस 5/21 2/21। ठीक है, ठीक है, ये मेरा निकल गया ए इनवर्स। अभी काम खत्म नहीं हुआ, हमारी कैलकुलेशन में मुझे क्या चाहिए, हमारी कैलकुलेशन में मुझे x चाहिए, राइट। x क्या था बच्चों, क्या x बराबर ए इनवर्स b था। ठीक है, मैं काम कर रहा हूं अभी 1/21 को भी अलग रख रहा हूं, मैं ये फिगर उठा लेता हूं, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, ये भी ठीक है, आप ये भी उठा सकते हो, मैं शॉर्टकट थोड़ा लगाना चाह रहा हूं।
मैं पहले मल्टीप्लाई करने की इच्छा रखता हूँ। 3 3 -5 2 और बी मैट्रिक्स मेरी क्या थी? बी मैट्रिक्स मेरी थी 5 और 2, 5 और 2 मेरी बी मैट्रिक्स थी, राइट? तो चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं, समय देते हैं इसको, इसको भी थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक की जरूरत रहती है। देखो चल गया, और जब तक ये चला तब तक मैं बी मैट्रिक्स भूल गया। मैं एक काम करता हूं, मैं पीपीटी से पढ़ लेता हूं। बी मैट्रिक्स हमारी थी बेटा 5 और 2, ठीक है? 5 और 2 हमारी बी मैट्रिक्स थी। तो ये हो गया जी 5 और 2, ठीक है? ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे अब, 15 + 6 -25 + 4, क्या ये हो गया 1/21 टाइम्स 21 - 21, क्या ये हो जाएगा 1 और -1? बोलो, हो गया? बिल्कुल ठीक है। तो क्या x की वैल्यू, क्या x की वैल्यू आई 1 और -1? क्या x मेरा इसके बराबर था? ऑन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या मैं कह सकता हूं x बराबर 1 हो गया और y बराबर -1 हो गया? कुछ इस तरह से बेटा आपको सॉल्व करना होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर अब 3/3 की भी होती तो प्रोसीजर सेम रहने वाला था। आप ट्राई कर सकते हो, एग्जांपल्स चेक कर सकते हो बुक में। जस्ट टू सेव कैलकुलेशन मैंने 2/2 लिया है, एग्जाम में 3/3 ही आएगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? इस तरह से हम लोग सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। दिस इज माय आंसर। ओके, आई होप दिस मेथड इज क्लियर। आपको इसी क्वेश्चन को जो दूसरे वाला दिया हुआ है वो इसी मेथड से ट्राई करना है, ओके? और आंसर वेरीफाई करने के लिए मांगना मत ना लायक हो, उसे सॉल्व कर लो ना, एलिमिनेट करके XYZ, तो आंसर वेरीफाई हो जाएगा। चलो, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर हमारा क्या है? क्रैमर्स रूल। तो अब देखो, ये फालतू का टाइम पास करा रहा है, बोलता है कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले वो मेथड पढ़ो फिर ये मेथड पढ़ो। काम सेम, आंसर सेम आएगा, मेथड अलग अलग। क्वेश्चन में लिख देगा इसको इसी मेथड से सॉल्व करो, इसको इसी तरह सॉल्व करो, तो दोनों आने चाहिए, ठीक है? क्रैमर्स रूल समझ लो बेटा। क्रैमर्स रूल क्या कहता है? क्रैमर्स रूल में बहुत ज्यादा आप दिमाग नहीं लगा पाओगे, आपको बहुत इजीली समझना है, आपको बहुत इजीली समझना है कि क्रैमर्स रूल, सेम क्वेश्चन उठाएंगे हम, है ना? सेम क्वेश्चन से ही समझा दूं क्या? सेम क्वेश्चन से ही समझा दूं, सेम आंसर आ जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहले ये लोड ही हो जाए बच्चों, ध्यान से समझो। आपको वो आंसर याद है ना 1 - 1? मैं क्रैमर्स रूल समझा रहा हूं आपको। क्रैमर्स रूल ये कहता है बच्चों, सेम मैट्रिसेस है हमारी, ठीक है? सेम मैट्रिसेस दोबारा लिख देता हूं, सेम वही a1x + b1y + c1 = d1, a2x + b2y + c2 = d2, a3x + b3y + c3 = d3। क्रैमर्स रूल क्या कहता है? क्रैमर्स रूल कुछ डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन करता है। पहला डिटर्मिनेंट समझो, जिसको ये बोलता है डी। ये पता क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है? फिर ये बोलता है dx। dx पता क्या है? x वालों में ना कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स लिख दो। बहुत वेला मेथड है बच्चों, ये प्रोसीजरल है, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। dx समझ आ गया? dy, y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह कांस्टेंट्स लिख दो, बाकी सब एज इट इज। dz, z वाले, ठीक है जी,
बाय द वे जेड मिसिंग है, जेड से लिख लेना, पिछले में भी अगर जेड मिसिंग हो तो जेड से लिख लेना, ठीक है भाई। 3 वेरिएबल्स होने चाहिए ना। डी जेड क्या होता है, जेड वालों के कोफिशिएंट की जगह वो लिख दो, बाकी सब एज इट इज। इतना अगर आप लिख पाओगे बच्चों, अगर आपने इतना लिख दिया, इसके बाद कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं था वैसे तो, बट इसके बाद भी कुछ नहीं है। अब पता है सॉल्यूशंस क्या होंगे मेरे, अगर d मेरा नॉन जीरो है तब d निकाल लेना सबसे पहले, दोनों केस में d पहले निकलता है। अगर मेरा d नॉन जीरो है तो मेरे सॉल्यूशंस पता क्या होंगे, dx बराबर d, y का मेरा आंसर होगा dy बराबर d, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, डिवाइड करो, z का मेरा आंसर होगा dz अपॉन d। दिस विल बी माई आंसर टू द यूनिक सॉल्यूशंस इफ d इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहला केस, ये तो वो है जो पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला केस सुनो, जो शायद पेपर में पूछा जाए, ये 100 नंबर वालों के लिए, और पूछा जाए तो पूछा भी जा सकता है भाई, सिलेबस में तो है ही, कम पूछा जाता है। अगर d 0 है तो अब निर्भर करेगा dx dy dz की वैल्यू क्या है। अगर d भी 0 है और dx dy dz भी 0 है तो सॉल्यूशन तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर पता लग जाएगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है जी, याद रहेगा। और अगर d 0 है और इन तीनों में से कोई एक भी नॉन जीरो है, एटलीस्ट वन का मतलब समझते हो, कोई एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट वन ऑफ दीज 3 dx dy dz इज नॉन जीरो, तो पता मैं क्या बोलूंगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा बेसिकली, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, समझे। दोबारा बताऊं, दोबारा बिल्कुल नहीं बताऊंगा बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कुछ नहीं समझ आ रहा इसमें, नो सॉल्यूशन। अब लॉजिकली भी समझो नो सॉल्यूशन और ये सब की कहानी क्यों। भाई x की वैल्यू क्या थी, सिर्फ x से समझा देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा, dx अपॉन d। मैंने बोला d का नॉन नेगेटिव है तो यूनिक, भाई डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो दिक्कत है ना, नॉन नेगेटिव में मेरा आंसर आ जाएगा। चलो जी, अगर x में dx अपॉन d में ये भी 0 तो ये भी 0, 0.0 को क्या हम लिमिट्स में सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ समझा रहा हूं, अगर किसी ने 11th में लिमिट्स पढ़ा है कर सकते हैं ना, मतलब सॉल्यूशन तो आ सकता है ना, तो इसलिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन याद रखने के लिए। और अगर ये तो हो जाए नॉन जीरो, ऊपर वाला ये हो जाए नॉन जीरो, ये हो जाए 0, तो ये पता नहीं कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ, पता नहीं मुझे भाई। 1 अपॉन इनफाइनाइट का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, ये सिर्फ इंडिकेशन है, कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, नालायक को यहाँ लिमिट मत लगा देना, तो इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या, मेनली यूनिक पूछा जाएगा, कहानी याद रहनी चाहिए, ठीक है जी। बढ़ो अब आगे, बढ़ो, एक सवाल था वो देख लो, सवाल मैं यहीं दोबारा उठा लूं क्या, बस ये सवाल लास्ट, इसके बाद खत्म करते हैं। लास्ट सवाल हमारा वही सेम सवाल उठा रहा हूं, 2x माइनस 3y बराबर 5, 5x प्लस 3y बराबर 2, 2x माइनस 3y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 5, दूसरा क्या, 5x प्लस 3y बराबर 2, 5x प्लस 3y बराबर 2। चलो फटाफट से डिटर्मिनेंट लिखो क्रैमर्स रूल के हिसाब से, 2 माइनस 3 5 3, इसमें तो दो ही होंगे dx dy, x क्या हो जाएगा 5 2 माइनस 3 3, dy क्या होगा 2 5 5 2, निकाल दो, ये हो जाएगा 6 माइनस ऑफ माइनस 15,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 15 प्लस 6, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 24, नहीं 24 नहीं, 4 माइनस 25, ये हो जाएगा -21। सॉल्यूशंस क्या होंगे? x बराबर डी एक्स अपॉन डी, क्या आ जाएगा 21 अपॉन 21 1, y बराबर डी वाई अपॉन डी -21 अपॉन 1, ओ सॉरी -21 अपॉन 21 -1। लो जी, आंसर आ गया, आंसर आ गया, और डी नॉन जीरो था इसलिए सॉल्व करा। आई होप आपको ये पूरा मेथड क्लियर हो गया बच्चों। दिस इज द मेथड, 3x3 में भी सेम लगेगा। ओके, सो इसी के साथ हमारा इस पूरे टॉपिक का जो कार्य है वो समाप्त होता है। एक बार पीपीटी पढ़ लो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, मैंने बोला था होमोजीनियस सिलेबस में नहीं है। डी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, डी एक्स में एक्स रिप्लेस करा, ये सब मैं बता चुका हूँ। डी वाई डी जेड कैसे निकलता है। सिस्टम कंसिस्टेंट है, हैविंग एटलीस्ट वन सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, और इससे आपको मिल जाएगा, बता चुका हूँ। अगर डी भी जीरो है और बाकी सब भी जीरो है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, 0.0 वाली इसे याद रख सकते हो। अगर डी जीरो है और बाकी कोई एक नॉन जीरो है तो इनकंसिस्टेंट, फिर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। 1/∞ जैसा माहौल बने तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये सारी बातें पूरी समझ में आ गई। हाँ जी बच्चों, सो आई होप आपको अलजेब्रा पढ़ के मजा आ गया यार। सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर कर लिए, मैट्रिसेस हो चाहे डिटर्मिनेंट्स हो। अब मुझे लगता है कोई और दिक्कत नहीं होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअली। तो अब क्या करना है बेटा, इस अलजेब्रा को आपको समेटना है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। उस प्रोसेस को करो, पूरा करो, फिर हम लोग बढ़ेंगे टाइम बेस्ड डेटा के ऊपर। इसके बाद टाइम बेस्ड डेटा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सारी चीजें कवर कर रखी है, चिंता मत करना। ठीक है, बस आप करते चलो, धीरे धीरे बढ़ते चलो, करते चलो। बस एक बात ध्यान रखनी है कि 26 फरवरी का काम 26 फेब को ही करके सोएंगे। और मेरे लिए नीचे कमेंट में बता देना भाई अगर कहीं पर भी अब भी अलजेब्रा में कोई दिक्कत बच गई है। चलो फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे टाइम बेस्ड डेटा के ऊपर। इसमें हम लोग टाइम सीरीज का मतलब समझेंगे, कंपोनेंट समझेंगे, और कैसे ट्रेंड को निकाला जाता है वो समझेंगे। तो सबसे पहली बात जो हम लोग को समझनी है बेटा, वो क्या समझनी है? टाइम सीरीज। टाइम सीरीज क्या होता है? बेसिकली टाइम सीरीज ना एक पर्टिकुलर वेरिएबल, वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैं बारिश कितनी पड़ी उसको एनालाइज कर रहा हूं, या फिर मेरे पर्टिकुलर आज दिन में कितने प्रोडक्टिव आवर्स रहे मैं उसको एनालाइज कर रहा हूं। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ टाइम के बाद किसी वेरिएबल के चेंज को जब हम देखते हैं तो वो पर्टिकुलर एक टाइम सीरीज कहलाती है। मान लीजिए मैंने क्या करा, मैं स्टडी कर रहा हूं कि मेरी एनुअल रेनफॉल कितनी हो रही है, तो मैंने इस साल देखी, ये पर्टिकुलर नंबर आया, अगले साल देखी कुछ और आया, ऐसे ऐसे करते मैंने 5 सालों तक देखी। तो वो जो मैं टेबल बनाऊंगा ना, जिसमें मैं ईयर्स को मेंशन करूंगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपनी रेनफॉल को मेंशन करूंगा जो हुई है साल भर में, वो मेरी एक टाइम सीरीज कहलाएगी। सो टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंशियली रिकॉर्डेड न्यूमेरिकल डेटा पॉइंट फॉर अ गिवन वेरिएबल अरेंज्ड इन सक्सेसिव ऑर्डर टू ट्रैक वेरिएशन। पर्पस क्या है बेटा टाइम सीरीज को पढ़ने का? हम लोग ना ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखो आप हो या मैं हूं, हमारा प्रयास क्या रहता है कि हम फोरकास्टिंग कर पाए। आप टेस्ट देते हैं, राइट? तो अगर मान लीजिए आपको ये पता चल जाए कि आपके पिछले 8 महीनों में टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं, अप्रैल मई जून जुलाई इन सब में आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं, प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आए हैं, तो क्या एक रफ आइडिया लगाया जा सकता है कि आप बोर्ड्स में कैसा परफॉर्म करोगे? क्या ये भी एक तरह की टाइम सीरीज है कि अप्रैल मंथ के टेस्ट के मार्क्स, फिर मई के, फिर आगे जून के, फिर जुलाई के, फिर अगस्त के, और अल्टीमेटली प्री बोर्ड्स तक के टेस्ट के मार्क्स, ये एक टाइम सीरीज है। तो अगर मैं प्री बोर्ड तक की टाइम सीरीज बनाऊं तो बेसिकली इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग प्रयास करना चाहते हैं सिंपल शब्दों में कि अगर मुझे पहले टेस्ट से लेके प्री बोर्ड के टेस्ट के मार्क्स मिल जाएं तो मैं थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर पाऊं कि पैटर्न क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ऊपर जा रहा है स्कोर या नीचे जा रहा है, और अगर मेरा बोर्ड एग्जाम आएगा तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं मार्क्स की किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की। तो इस एग्जांपल से आप समझने का प्रयास करो कि क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर को। सो बेसिकली वही लिखा हुआ है बेटा, an essential aspect of managing any business or economic model is planning for the future। भाई फ्यूचर का फोरकास्टिंग कर रहे हैं। टेस्ट के मार्क्स हैं वैसे ही बिजनेस के जो नंबर्स होते हैं, रेवेन्यू के, प्रॉफिट के, अगर एक पर्टिकुलर समय तक का मिल जाए तो ट्रेंड दिखने लगता है कि यार बढ़ रहा है, ओवरऑल घट रहा है, और उसके बेसिस पे हम लोग बजटिंग करते हैं और फोरकास्टिंग करते हैं कि अगले साल कैसा रहेगा। ठीक है बेटा, क्लियर? Time series analysis is useful in analyzing how a given asset, security और economic variable changes over a period of time। तो change को हम लोग study कर रहे हैं, कैसे change हो रही हैं चीजें। These series also help to see how a business or economic variable change over a period of time। It gives an insight on how changes associated with chosen data point compared to changes with other variable over the same period of time।
तो मोटा मोटा बेटा वही है जो आपको समझना है कि बदलाव को पढ़ के फोरकास्टिंग का प्रयास। चलो बेटा, टाइम सीरीज आई होप आपको क्लियर हो गया। उसके बाद इसके ना बेटा 4 कंपोनेंट होते हैं टाइम सीरीज के। जब भी हम लोग टाइम सीरीज बनाते हैं तो कुछ पड़ाव होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। तो वो 4 कंपोनेंट कौन कौन से, उन पड़ाव को समझ लो। सबसे पहला है सेकुलर ट्रेंड कंपोनेंट। इसको हम लोग ट्रेंड सीरीज भी कहते हैं। 1 मार्क्स का एमसीक्यू यहां से बन सकता है। ट्रेंड सीरीज इज ऑल्सो नोन एज व्हाट। तो सेकुलर ट्रेंड कंपोनेंट आना चाहिए, या फिर वाइस वर्सा पूछे कि सेकुलर ट्रेंड कंपोनेंट का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा। ये क्या करता है, इसका ये ऐसा कंपोनेंट है जो हमें क्या दिखाता है, ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टर्म में क्या ट्रेंड आ रहा है। यानी कि एक लंबे समय तक अगर हम टाइम सीरीज बना रहे हैं तो ये कंपोनेंट दिखाता है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या आया, बढ़ता हुआ आ रहा है, बिल्कुल स्टीप बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या है ओवरऑल लॉन्ग टर्म की पिक्चर, वो हमें ये चीज बताता है। अगला आपका कंपोनेंट है बेटा सीजनल कंपोनेंट। सीजनल कंपोनेंट बेसिकली क्या है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए हम लोग ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हैं, और शॉर्ट पीरियड के लिए सीजनल कंपोनेंट में हम लोग ये पाएंगे कि जो सीजनल नेचर के वेरिएशंस है उसको ये बेसिकली कंपोनेंट बिलोंग करता है। यानी कि व्हेन अ टाइम सीरीज कैप्चर्स द पीरियोडिक वेरिएबिलिटी इन द डेटा कैप्चरिंग द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएबिलिटी विद इन 1 ईयर पीरियड। इसको आप ऐसे समझ सकते हो बेटा, जैसे हम लोगों के सर्दियों के कपड़ों की डिमांड होती है, या फिर घरों में गाजर के हलवे की डिमांड होती है, वो सर्दियों में बढ़ जाती है, राइट, सीजनल नेचर की है। तो वो जो सीजनल नेचर को दर्शाता है ना, वो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट दर्शाता है। सीजनल कंपोनेंट ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस यूज्ड टू बी कैलकुलेटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज विद इन 1 ईयर पीरियड। ठीक है, शॉर्ट पीरियड आप याद रखना सीजनल के लिए। साइक्लिकल कंपोनेंट बेसिकली क्या है बेटा, साइक्लिकल कंपोनेंट पहली बात आपको याद रखनी है कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग देखते हैं। दूसरा, साइक्लिकल कंपोनेंट एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, आप जीरो से शुरू हुए, ठीक है, बिजनेस में आप जहां जीरो से शुरू हुए, उसके बाद आपका नेगेटिव चला गया या फिर पॉजिटिव चला गया, अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, एकदम से कोई प्रॉब्लम आई या कुछ भी हुआ, फिर थोड़ा नीचे डिप करने लगा, नीचे डिप करने लगा, चल रहे हैं हम, चल रहे हैं, चल रहे हैं, ये समय के साथ हम डेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वापस से नीचे से डूबता डूबता फिर से आपने जहां से शुरू करा था वहां पहुंच गया। तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई बेटा। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो हम साइकिल ऑब्जर्व करते हैं किसी पर्टिकुलर पैटर्न की या ट्रेंड की, वो ये साइक्लिकल कंपोनेंट हम लोगों को दिखाता है। तो ये शो करता है ऑसिलेटरी मूवमेंट वेयर अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज मोर देन अ ईयर। ऑसिलेटरी का मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो ऑसिलेशन हो रहा है बेसिकली, समझ रहे हो। तो लॉन्ग पीरियड के लिए है, देखो सीजनल और ये आपको सिमिलर लग सकते हैं, फर्क याद रखना, वो शॉर्ट पीरियड के लिए है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए है। और साइक्लिकल अप डाउन, सीजनल के केस में सीजन बेस्ड है कि एक पर्टिकुलर टाइम में वो चीज हो रही है, फिर सीजन चला गया तो फिर अगले सीजन में आएगा, राइट। तो ये चीज आपको बेटा ध्यान रखनी है। एक कंपोनेंट होता है टाइम सीरीज का इररेगुलर कंपोनेंट। ये बेसिकली जो कंपोनेंट है ये कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द इररेगुलरिटीज या अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल, आपका टाइम सीरीज आपने एक बनाया और उसके अंदर आप डेटा को लिख रहे हो विद सक्सेसिव टाइम पीरियड्स 2001, 2002, 2003, एकदम से बाढ़ आ जाए, या फिर अब जैसे कोविड-19 का हमारा सिनेरियो हुआ था, तो एकदम से टाइम सीरीज चेंज हो गई होगी। जो पीछे से डेटा रिकॉर्ड होता आ रहा होगा, कोविड के समय पर सारे धंधे, सारे बिजनेस हम लोगों के बिल्कुल एक बार के लिए तो जीरो चले गए थे। तो वो जो इररेगुलरिटी आई ना, वो ट्रेंड का हिस्सा तो नहीं है, वो एक एबनॉर्मेलिटी है, वो एक टेम्परेरी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस की वजह से आई थी। तो ये कंपोनेंट, इररेगुलर कंपोनेंट, टाइम सीरीज के उसी पार्ट को दिखाता है बेटा। आई होप तेरे को ये चारों के चारों कंपोनेंट क्लियर हो गए हैं। यहां से एमसीक्यू बनता है, बहुत अच्छे से समझ लियो और इसकी लैंग्वेज तू अच्छे से पढ़ लियो। चल बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पर। तो इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई कि इस चैप्टर का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि समय के साथ जो चीजें बदल रही हैं, ईयर ऑन ईयर या मंथ ऑन मंथ या डे ऑन डे, वो मैं निकालता हूं। उसे देखकर मैं एक ट्रेंड ऑब्जर्व करता हूं कि क्या ओवरऑल ट्रेंड आ रहा है, और उस ट्रेंड के बेसिस पे मैं प्रिडिक्शन करने का प्रयास करता हूं कि नेक्स्ट अगले साल क्या हो सकता है। ये मेरा मुद्दा है। तो बेसिकली उसके बाद बेटा जो हम लोग 2 मेथड्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, अभी तक मैंने आपको समझाया क्या होता है टाइम सीरीज। अब अगला सवाल जो आपका बनता है कि जो आपने बताया सर ट्रेंड को देखना है, इसे देखेंगे कैसे, इसकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। तो वैसे तो 4 तरह के मेथड्स आपके सीबीएसई मटेरियल में नाम लिखे हुए हैं, ग्राफिकल, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, और एक और लिखा हुआ है। बट आपके सिलेबस में कैलकुलेशन सिर्फ 2 मेथड्स की है, विच इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। नाम याद रखना, 2 तरह के, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर।
इन दोनों मेथड्स का काम क्या है, आपको ट्रेंड का पता करके देना। दोनों का मतलब थोड़ा डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस, लेकिन मुद्दा वही है कि टाइम सीरीज में ट्रेंड पता करने के लिए ये दो मेथड्स यूज होते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो हम लोगों को पढ़ना है बेटा, दैट इज मूविंग एवरेज मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या प्रयास करते हैं, जो मैंने आपको भी कंपोनेंट्स पढ़ा है ना, साइक्लिकल, इररेगुलर और आपका सीजनल, ये उन सभी कंपोनेंट्स को एलिमिनेट करते हुए आपको एक सेकुलर ट्रेंड दिखाता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू ड्रॉ स्मूथ कर्व फॉर अ टाइम सीरीज डेटा। इट इज मोस्टली यूज्ड इन एलिमिनेटिंग द सीजनल वेरिएशन। मूविंग मेथड एवरेज हेल्प टू एस्टेब्लिश अ ट्रेंड लाइन बाय एलिमिनेटिंग साइक्लिकल, सीजनल एंड रैंडम वेरिएशंस। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि मैंने एक ग्राफ बनाया, टाइम सीरीज बनाई, उसमें ग्राफ देखो ये गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर एकदम से कोविड आ गया, बिल्कुल नीचे चला गया, फिर ऊपर गया। तो ये जो ओवरऑल मैं अगर एक इमेजिनरी लाइन खींच दूं ना बेटा, तो वो देखो बहुत नीचे का डिप और बहुत ऊपर जाने वाले डिप्स को इग्नोर करके ओवरऑल एवरेज लाइन दे देगा। बेसिकली वही कहना चाह रहा है। अब जो बिल्कुल नीचे गया इर्रेगुलर कंपोनेंट है, साइक्लिकल में ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो उसके बीच में से अगर एक एलिमिनेटरी, एक बेसिकली हम लोग आर्टिफिशियल लाइन खींच दें जो हमें ट्रेंड बता दे, तो क्या वो सब कंपोनेंट एलिमिनेट हो जाएंगे? कॉन्सेप्चुअली समझा तो वही ये कहना चाह रहा है कि ये वो सब कंपोनेंट्स को इग्नोर करके, एलिमिनेट करके जो रियल ट्रेंड आ रहा है डेटा का एक टाइम सीरीज का, वो बताता है। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तो इसका सवाल कैसे करने हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। दो तरह के बेटा इसमें केस बनते हैं। मैं तेरे को दोनों ही केसेस एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ये कैलकुलेशंस ना करनी पड़े तो मैं लिख के लाया हूं। बहुत चंपू कैलकुलेशन है, बट मेरा एक्सप्लेनेशन का काम है, इसलिए मैं ये पहले लिख के लाया हूं। तू मेरे से वैसे ही समझ ले कि तेरे को सवाल किस तरह के आएंगे। तो बेसिकली हम लोग टाइम सीरीज पढ़ रहे हैं अभी तक, जितना मेरे सभी बच्चों को क्लैरिटी है उसमें मैंने आपको डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस बता दी। अब हम लोग ट्रेंड प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं बेटा। ट्रेंड प्रिडिक्शन हम लोग करना चाहते हैं, और उसके अंदर मैंने आपको बोला कि इस ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई टाइम सीरीज है, वो ये ऐसे जा रही है, तो कोई एक पर्टिकुलर इमेजिनरी अगर आप ट्रेंड बता पाओ, तो वो हम लोग प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि डेटा का जो सार है वो कह क्या रहा है, कंक्लूजन, समझ रहे हो? कंक्लूजन पर हम लोग आना चाहते हैं, ताकि इस ट्रेंड को देख के मैं अगली वैल्यू जो मुझे नहीं पता वो भी प्रिडिक्ट कर पाऊं, ठीक है? ट्रेंड प्रिडिक्शन के मैंने आपको दो मेथड बताए जो आपके सिलेबस में है। क्या क्या? एक तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज और एक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो मेथड को एम लिख रहा हूं, ओ को ऑफ को ओ लिख रहा हूं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। समझ ले ध्यान से कि क्या मतलब है। दोनों मेथड्स का थोड़ा थोड़ा तेरे को साथ साथ बताता चल रहा हूं। यहां पर हम लोग इक्वेशन की बात करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में हम इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन निकालने का प्रयास करते हैं। जो मैंने ये चार्ट बनाया ना बेटा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूं ना, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने का हम प्रयास करते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स में, और उसके बेसिस पर प्रेडिक्शन करते हैं। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में हम कोई इक्वेशन नहीं निकालते, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हम लोग एवरेजेस की हेल्प से जो ट्रेंड है उसको प्रिडिक्ट कर पाए। समझा क्या तू? यहां पर एवरेजेस और यहां पर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मैं रफ इनके एवरेजेस लेके कैलकुलेशंस कर रहा हूं, और दूसरी तरफ बोल रहा हूं ये जो मैंने लाइन बनाई है इसकी इक्वेशन ही मैं निकाल लूंगा डेटा की हेल्प से। तो दो मेथड्स में तेरे को ये दो चीजें समझनी है, ठीक है? यहां पर दो केसेस तेरे बनते हैं, ठीक है? एक तो ऑड वाला केस, जब आपको 3 ईयर मूविंग एवरेज की बात करेगा, 5 ईयर मूविंग एवरेज की बात करेगा, ठीक है? 3, 5 इस तरह से। और एक इवन वाला केस होता है बेटा, जहां पर वो 2 ईयर मूविंग एवरेज की बात कर सकता है, 4 की कर सकता है, 6 की कर सकता है, कर तो देख कितने की भी सकता है। मेरे को उम्मीद है या तो 3 का पूछा जा सकता है तेरे से, या 4 का ज्यादा, इन दोनों की ज्यादा उम्मीद रहती है, ठीक है? तो ये तुझे समझना है। दो केस, दो तरह के सवाल, तेरा ये मेथड खत्म, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं इस तरह बात करूं तो यहां पर भी दो केसेस, 3 केसेस बनते हैं बेसिकली। पहला तो जब ऑड डेटा सीरीज हो, जब डेटा जो हो टोटल क्वांटिटी में जो ईयर्स हो, तो 2001, 2 और 3 ही हो गए ना, तो ये ऑड हो गया। तो ऑड डेटा में कैसे सॉल्व करना है, इवन डेटा में कैसे सॉल्व करना है,
और एक स्पेशल केस होता है, फिलहाल लिख ले, डेल्टा एक्स बराबर 0 ना हो तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बाद में समझाऊंगा क्या मतलब है डेल्टा एक्स का। तो ये 3 है, तो भाई 3 सवाल ये और 2 ये, 5 सवाल अगर मैंने तुझे करा दिए और तू समझ गया, उसके अलावा सब सवाल एक जैसे हैं, तुझे ये 5 समझ में आने चाहिए, बाकी सब दुनिया के सवाल तेरे सीबीएसई बोर्ड के अप्लाइड मैथ्स के इस चैप्टर के निकल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो चल फटाफट से समझना शुरू कर। पहला टाइप मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज का तू पहला टाइप समझना शुरू कर, विच इज 3 ईयर मूविंग एवरेज। पहले मैं तेरे को रफ नंबर्स में सिखा रहा हूं, आसान नंबर्स में, फिर मैं तेरे को एक्चुअल डेटा के साथ वेरीफाई कराऊंगा क्या सिखाया मैंने। 3 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, ध्यान से समझ। मान ले कोई डेटाबेस है, ठीक है, मान ले एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम सीरीज की, ये ईयर्स हैं, तो ईयर्स को मैं फिलहाल नहीं लिख रहा हूं, कुछ ईयर्स हैं बढ़ते हुए, और एक्स की वैल्यूज हैं, क्या वैल्यूज हैं, 1 2 3 2 1। तो क्या कैलकुलेट करना होता है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में। मैं एक बार के लिए ईयर्स हटा रहा हूं, तेरे को ये क्वांटिटीज हैं, तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में कैसे कैलकुलेशंस करना है, 3 ईयर मूविंग एवरेज लेने को बोल रहा है। 3 ईयर का मतलब 3 क्वांटिटीज उठाओ एक साथ। तो तू क्या कर, सबसे पहले निकाल तू 3 ईयर मूविंग सम, 3 ईयर मूविंग सम तू कैलकुलेट कर। कैसे कैलकुलेट करेगा बेटा, शुरू के 3 उठा ले, 1 + 2 + 3, और उसको सेंटर वाले के आगे लिख दे। तो 1 + 2 + 3 मैंने 2 के आगे लिख दिया, तो डायरेक्टली लिख दूं 3 2 3 और 3 6। ठीक है बेटा, पहले पर डैश लगा दे। उसके बाद अब तूने ये 3 उठा लिए, अब तू क्या कर, ऊपर वाले को छोड़ दे और अगले 3 उठा ले, यानी कि 2 3 2, और उसको नेक्स्ट वाले के आगे लिख दे। तो 2 + 3 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 और 3 7। ठीक है, अब तू इसको इग्नोर कर और लास्ट के 3 उठा ले, 3 + 2 + 1, और इसको इसके आगे लिख दे, 3 + 2 + 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, 6। और उसके बाद तो बचेंगे नहीं, 3 के पेयर बनाने कंपलसरी है 3 ईयर मूविंग एवरेज में, तो फिर तो लास्ट के 2 ही बचेंगे, इसे हटाऊंगा, तो यहाँ पे तुझे डैश लिखना है। यहां तक आई होप तेरे को सम लिखना क्लियर आया। अब वो 5 ईयर मूविंग एवरेज बोलता, 7 बोलता, तो तुझे 5 उठाने हैं बेटा, और 5 बोलता तो बस सेंटर वाले के आगे 3 के आगे 5 का सम लिख देता, और कोई 5 एक साथ उठ नहीं सकते अगर ऊपर वाला छोड़ेगा। राइट, तू समझ रहा है कैसे करना है। तूने पहले 3 ईयर मूविंग सम लिखा बेटा, आई होप मैं यहां तक क्लियर हूं। उसके बाद अब तुझे निकालना है 3 ईयर मूविंग एवरेज। 3 ईयर मूविंग एवरेज वो कैसे निकलेगा बेटा, 3 ईयर मूविंग एवरेज तूने सम निकाल लिया ना, अब यहां डैश है तो डैश रहने दे। अब जो तूने सम निकाला है उसको तू 3 से डिवाइड कर दे, एवरेज 7/3 लिख ले, वट जो भी कैलकुलेट होकर आएगा यहां लिख लियो, और फिर अगेन 6/3 दैट इज 2। तेरे को समझ में आ गया, बस इतना ही था। यही चंपू सा प्रोसीजर है बेटा, कुछ भी हार्ड नहीं है, ये बहुत सरल चैप्टर है। तेरे को समझ में आया, वो इस तरह के नंबर्स तेरे को दे दे, अब कॉम्प्लिकेटेड दे दे, प्रोसेस तो नहीं बदलेगा, टोटल कर, एक एक घटाता चल, एक एक बढ़ाता चल लास्ट तक, और सेंटर में उनके लिखता चल, और लास्ट में 3 ईयर मूविंग एवरेज है ना, एवरेज की बात हो रही है, 3 क्वांटिटी का सम लिया तो 3 से डिवाइड भी करेगा, डिवाइड कर लिख दे। यहां तक की कहानी समझ में आई क्या। दिस इज द केस जहां पर तेरी जो एंट्रीज हैं, बेसिकली जो तू मूविंग एवरेज निकालना चाहता है वो तो ऑड वाले केस में निकाल रहा है, 3 5 7, तो उस तरह से ये प्रोसेस फॉलो होता है, और तेरे को ये समझ में आना चाहिए, इसी तरह से तुझे भी करना होगा। मैं अभी तेरे को क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन दिखाने से पहले, या एक काम कर, पहले क्वेश्चन दिखाता हूं ऑड का, फिर मैं इवन वाले केस पर आता हूं। ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, सवाल देखो, calculate the 3 year moving average for the loans issued by cooperative bank for farmers in different states based on values given below। तो कोई cooperative banks हैं, उसके हर ईयर वाइज उसने कितना लोन इशू करा बैंक ने वो लिखा हुआ है, ठीक है। और तेरे से क्या बोल रहा है, 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालो। तो बेटा देख क्या हुआ, मैंने कहा था ना ईयर्स लिखे जाएंगे, ईयर से कोई मतलब नहीं, लोन अमाउंट लिख दिए, जैसे वहां पर हमने 1 2 3 वगैरह लिखा था, शुरू के 3 उठाए, उनका टोटल करा, और सेंटर वाले के आगे लिख दिया, ऊपर डैश। जायज बात, जायज बात बेटा, यही मैंने तुझे सिखाया। अब ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स में मैं यहाँ कैलकुलेशन करता रह जाता और तुझे कॉन्सेप्ट ना समझा पाता, इसलिए मैं लिख कर ले आया कि भाई बच्चे को सिखाना है करना कैसे है, ये गुना भाग तो तू कर लेगा मेरा बेटा, ठीक है। तो समझ,
तो भाई ये 3 उठाए, उसका सम यहां लिख दिया। अब क्या करोगे अगला लिखने के लिए, इसको हटा दो और इन 3 को उठा लो और इसके सामने लिख दो। तो इन 3 का जो सम है वो तेरा ये हो गया। फिर क्या करोगे, इसको हटाओ, अगले 3 ले लो और उनके बीच में लिख दो, तो ये इन 3 का सम। फिर अगला हटाओ, अगले 3 में लिखो और उसके सेंटर में लिख दो। ये करते करते बेटा लास्ट तक आना है, और जब इन तीनों का सम लोगे आप तो वो उसके आगे लिख दोगे। फिर हटाने के बाद 2 ही वैल्यूज बच रही हैं, तो 2 का सम नहीं ले सकते। 3 ईयर मूविंग एवरेज की बात हो रही है। समझ आया क्या, समझ आया क्या? आई होप तेरे को ये सारी कहानी समझ आई जैसे मैंने तेरे को बताया था। ठीक है, एक बार तूने मूविंग टोटल लिख लिया, फिर मूविंग एवरेज में कुछ नहीं है। 3 ईयर मूविंग एवरेज की बात कर रहा है ना, 3 ईयर। तो भाई एवरेज में तो अगर 3 क्वांटिटीज का सम लिया है तो 3 से डिवाइड करने पड़ेगा सबको। तो इसको बाय 3 कर, ये आ गया, इसको बाय 3 कर, ये आ गया, इसको बाय 3 कर, ये आ गया। बस इतना ही करना था बेटा, तेरी झोली में 3-4 नंबर भी आ गए इतना करने से। बता क्या है इसमें, है नहीं बच्चों का खेल? तो समझ में आया क्या? बेसिकली जब हमने 3 ईयर का एक साथ डेटा लिया ना, तो हम लोग के जो ऊपर नीचे के पैटर्न थे ना, वो 3 ईयर के एवरेजेस पे आ गए, तो मैं ट्रेंड बेहतर बता पाऊंगा। अब तू कॉन्सेप्चुअली समझ कि ये क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, वैसे कोई पूछेगा नहीं बेटा, पर जीवन में पता तो होना चाहिए कि सर ने पढ़ाया था और ढंग से बताया था कि चीजें क्यों पढ़नी है और क्या पर्पस है। सवाल तो तू निकाल लेगा, पर हम लोगों को अपने जीवन में पढ़ने के लिए पढ़ना है बेटा, सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना। ठीक है, ये सब पढ़ाया जा रहा है ताकि तू जीवन में इसे यूज कर पाए, अगर तेरे को जरूरत पड़े तो एक समझदार इंसान बने। ठीक है, तो जीवन में पढ़ाई करना दोनों पर्पज से, सीखने के पर्पज से पहले, मार्क्स तो खुद बे खुद आ जाएंगे। तो आई होप ये पैटर्न तुझे क्लियर हुआ। मैं समझाना चाह रहा था कि मूविंग टोटल एवरेज मेथड से या मूविंग एवरेज मेथड से कैसे ट्रेंड आ रहा है। बेटा अगर मैं इंडिविजुअल एंट्रीज को प्लॉट करूंगा तो कोई ऊपर जाएगी, नीचे, ऊपर नीचे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मैंने कहा बेटा अगर मैं 3-3 एंट्रीज एक साथ उठाऊंगा और उनके एवरेजेस उठाऊंगा, तो जो ऊपर नीचे ऊपर का एक 3 का एवरेज है वो एक ढंग का नंबर आएगा, और ज्यादा 3-3 उठाएगा तो ढंग का नंबर आएगा। फिर एक ट्रेंड लाइन बनाना सरल हो जाएगा, क्योंकि अब 3-3 के कंक्लूजन का एक नंबर उठा रहे हैं हम। समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये भी हुआ, तेरी किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगता है और तुझे भी ये फील आएगा कि अगर ज्यादा ईयर मूविंग एवरेज लोगे, ज्यादा ईयर मूविंग एवरेज लोगे तो क्या बता, ज्यादा डेटा एक साथ कंक्लूड कर रहा है, तो 5 उठा ले, 7 उठा ले, 7 एंट्रीज एक साथ, तो तू ज्यादा डेटा का एक एवरेज लिख रहा है, तो उससे क्या होगा सोचियो इस बारे में। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, सोच के कमेंट में लिखना। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए तुझे दिया। ठीक है, अगर तू कहीं पढ़ रहा है तो उनसे भी डिस्कस करना है। चलो हम फिलहाल वापस आते हैं पेपर वाले पैटर्न पे, रिवीजन कर रहे हैं, है ना। ये प्रॉपर तेरे को क्लियर हो गया क्या ओल्ड वाला? आगे बढ़ू, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, आई थिंक इजी था। तो ये इस तरह का सवाल आए, कुछ भी डेटा दे बेटा, 3 ईयर मूविंग एवरेज लिखे तू कर दियो, 5 ईयर लिखे तो 5-5 के जोड़े बता और सेंटर वाले के आगे लिखता चला जा, फिर भाग देते 5 से 3 की जगह 5 से डिवाइड कर दे, तेरा काम हो जाएगा। इतना ही था बेटा ऑड वाला केस। अब कोई भी ऑड वाला आए तो कर लेगा। अब इवन वाला केस समझो। अब बेटा इवन वाला केस समझो, क्या करना है देख कैसे क्वेश्चन आता है। कंप्यूट द ट्रेंड्स बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज अज्यूमिंग दैट 4 ईयर साइकिल इज प्रेजेंट। एवरेज जो मेथड यूज करना है वो भी बता दिया, और 4 ईयर साइकिल प्रेजेंट है वो भी बता दिया। तो देख कुछ इस तरह से डेटा बनता है। कैसे बनता है, वही सारा डेटा लिखा जो यहां था और उसका इंडेक्स नंबर कॉरेस्पॉन्डिंगली आगे लिख दिए। ठीक है, जगह छोड़ छोड़कर यहां पर लिखना ये बहुत जरूरी है। रीजन क्या है कि इवन केस में ना सेंटर पॉइंट नहीं होता। मानिए कि अगर मैं 4 एंट्रीज उठा रहा हूं तो 3 एंट्री के केस में तो बीच वाला सेंटर एक ऊपर एक नीचे, लेकिन इवन वाले केस में ना 4 में से सेंटर कैसे लूं मैं बेटा? 4 में से सेंटर लेना बड़ा मुश्किल है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूं, जो मेरे 2 नंबर्स है ना, प्रोसेस तो सेम है, प्रोसेस नहीं बदलेगा बहुत ज्यादा, प्रोसेस बेटा बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा, लेकिन एक चीज तो ये मुझे दिखानी है यहाँ पे, फिर मैं तेरे कोरे कागज पे तो ये सब समझा देता हूँ करना क्या है। देख यहां पर भाई अगर तो एंट्रीज जो थी आपकी, एक सेकंड दे, अगर एंट्रीज ऑड थी, ऐसे थी 1 2 3 4 और 3-3 उठाने थे फॉर एग्जांपल, तो तू क्या कर रहा था, 3 उठाए और सेंटर वाले के आगे लिख दिया। अब मैं तुझे कह रहा हूं कि 4-4 उठाने हैं, तो 1 2 3 4 5। अब मान ले 4 उठाऊं तो भाई सेंटर कहां से लाऊं? सेंटर ना ये है ना ये है, इन दोनों के बीच में कहीं सेंटर होगा,
तो इसीलिए देख उन्होंने क्या करा, बीच में ना स्पेस छोड़ रखी है, ताकि जो ये दो क्वांटिटीज हैं, ये और ये, इन दोनों के सेंटर वाली जो स्पेस है वहां लिखा 4 का सम। करना वही है, लेकिन इवन वाले केस में याद रखियो कि एक एक स्पेस छोड़ के चलियो, कैलकुलेशन तेरी हैफाजार्ड नहीं बनेगी, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, 4 उठाए तो ना 2 के आगे लिखा ना 3 के आगे लिखा, इसके बीच में एक एक्स्ट्रा डब्बा बनाया और यहां लिखा। बस इतना समझाना था, स्पेस छोड़ के चलियो इवन में। बाकी अब तू मेरी प्रोसेस सुन ले, कहानी सुन ले और तुझे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब तू आजा, जरा सा देख ले, एक बार एक नजर करनी हो तो फिर मैं अपने आप तेरे को तरीके से सब कुछ बता देता हूं, ठीक है जी, ठीक है जी। सो देखो एक बार चेक करो बेटा, चेक करो। अब आजा तुम मेरे तरीके में। सर बताओ, अब आप बताओ कि इवन वाला केस कैसे करना है। इवन केस एंड लास्ट केस, तेरा मेथड ऑफ मूविंग एवरेज इसके साथ समाप्त। समझ लो भाई, रिवीजन चल रहा है। मान लो बेटा ये एंट्रीज है, ईयर्स में नहीं लिख रहा, ठीक है। 4 का कर रहा हूं, 4 वाला केस कर रहा हूं। क्या करेंगे, अच्छा मैं ना वो स्पेसिस छोड़ दूं, अच्छा भाई फिर तुम कहोगे ये लो ऐसे कर ले या इसको ऐसे कर ले, ठीक है। तो ऐसे कर ले हो जाएगा क्या, ले, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना है, हम वही करेंगे जो हमें आता है। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में एवरेज की बात हो रही है, 4 वाला बोला है उसने केस। 4 वाले में हम 4 चीजें उठाएंगे, उनका सम करेंगे और चारों के सेंटर में लिख देंगे। अगर ये 3 होते तो 2 इन 3 का सेंटर होता, लेकिन 4 हैं तो सेंटर ना 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी कि ये वाली रो। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में हम लोग लिख देंगे 1 + 2 + 3 + 4। क्या आ जाएगा बेटा, जोड़ लो, 3 3 6 और 4 10, ठीक है। ये हो गया। अब तुझे इसको इग्नोर करना है, अब तुझे उठाने हैं बाकी के 4, ये वाले। तो कहां पे लिखेगा, इन दोनों के बीच में। देख इस 4 का सेंटर क्या होगा, या तो 3 या 4, तो हमने उसके बीच का एक रो उठा लिया और यहां लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 + 3 + 4 + 5। तो ये समझ आया क्या, प्रोसेस सेम है, लेकिन इवन के केस में सेंटर ना बिल्कुल नंबर के आगे नहीं आता, तो 2 नंबर्स के बीच में मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस बनाई ताकि मैं क्लियरली लिख पाऊं, ठीक है। जोड़ ले, 3 2 5 5 10 और 4 14। कैलकुलेशन गलत हो जाए तो सीख लियो भाई, समझाने पे ज्यादा फोकस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 ईयर मूविंग टोटल। अब 4 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकालूं, 4 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकालूं बेटा, अभी 4 ईयर मूविंग एवरेज ढंग से निकलेगा नहीं। पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, पहले आपको इसका बेसिकली आपको क्या करना है, 4 उठाए हैं तो अब 4 से डिवाइड करना है। तो 10/4 14/4। समझ में आ गया। हमारा ना इवन वाले केस में क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता, इसके बाद ना इवन वाले केस में आपको क्या करना होता है, आपको इसके बाद सेंटर्ड टोटल निकालना होता है और सेंटर्ड एवरेज निकालना होता है। सेंटर्ड टोटल, सेंटर्ड एवरेज कैसे निकलता है बेटा, सेंटर्ड टोटल जो भी एंट्रीज आई हैं उसका सम कर, दिस प्लस दिस और उसके सेंटर में लिख देगा। अब तो सिंगल एंट्री है तो यहां आ जाएगा, तो 10 + 14/4, तो क्या हो गया 24/4 विच इज 6 आ गया बेटा। अब क्योंकि तूने 2 एंट्रीज उठाई, अच्छा देख कुछ भी केस हो, 4 ईयर हो 6 ईयर हो, बाद में 2 ही उठानी है, 2 के एवरेज लेने हैं। तो ये 6 आ गया, लेकिन तूने अभी सम करा है, लेकिन एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 6/2 = 3। तो अगर ज्यादा एंट्रीज होती तो ये और खिंच जाता, मेरे में एंट्रीज लिमिटेड थी तो देख सिंगल एंट्री तेरा आया। तो इवन के केस में ये स्टेप एक्स्ट्रा हो जाते हैं, सेंटर टोटल और सेंटर एवरेज के। यहां तक तो सेम कहानी है, 2 नई चीजें यहां पे तुझे नोट करनी है। पहला क्या, स्पेसेस की बात, स्पेसेस छोड़नी है, ठीक है। और दूसरी बात तुझे क्या समझनी है कि बाद में सेंटर्ड एवरेज निकालना है। सेंटर्ड एवरेज का मतलब 2 के पेयर बना के निकालना है। आई होप बेटा तेरे को क्लियर हुआ है पूरा प्रोसेस। एक बार क्वेश्चन देख लें क्या,
जो पेपर में पूछा जाएगा विद एग्जैक्टली डेटा, वो देख लें क्या? ध्यान से समझना बेटा। लो समझो, कंप्यूट द ट्रेंड्स बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज अज्यूमिंग दैट 4-year साइकिल इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सीरीज। इसी तरह से तुझे सीरीज दे देगा, तो उसमें देख हमने क्या करा, कुछ भी नहीं करा बेटा, हमने वही उसी तरह से ईयर्स लिख के, उसी तरह से इंडेक्स नंबर लिख के 4 नंबर उठाए, और इस बार सेंटर वाला क्योंकि 2 नंबर है तो उनके बीच में जाके उनका सम लिख दिया। ऐसे ही करते करते आगे भी फिर इसको इग्नोर करा और आगे के 4 उठाए, इन दोनों के बीच में लिख दिया, फिर आगे के 4 उठाए, इन दोनों के बीच में लिख दिया, फिर आगे के 4 उठाए और इन दोनों के बीच में लिख दिया। ऐसे ही करते करते नीचे तक बना दिया बेटा मैंने, ठीक है। क्योंकि मैंने 4 उठाए, उसके बाद 4-year मूविंग एवरेज के लिए मैंने 4 से डिवाइड कर दिया कोरेस्पॉन्डिंगली, वहां पे तुझे करके दिखाया मैंने। यहां तक का प्रोसेस तो वही हो गया जो ऑड वाला था, एक्सेप्ट स्पेस छोड़ने के। लेकिन मैं बोल रहा हूं तुझे, मैं तुझे बोल रहा हूं यहां तक प्रोसेस बेटा वही हो गया, ठीक है, इधर इधर का वही हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इवन वाले के केस में तुझे एक चीज का और ध्यान रखना है, सेंटर्ड टोटल निकालना है। यानी कि अब जो 2-2 के ग्रुप्स बनाइयो और उनके सेंटर में लिखता जाइयो। जो एंट्रीज आई, 2 का ग्रुप बना सेंटर में लिख, 2 का ग्रुप बना सेंटर में लिख, 2 का ग्रुप बना सेंटर में लिख, 2 का बना सेंटर में लिख, 2 का बना सेंटर में लिख, 2-2 के एडिशन करो और लास्ट में जो एंट्रीज आई वो 2 से डिवाइड करता चला जा। जो ये फाइनल वैल्यूज आएंगी ये तुझे ट्रेंड देंगी इवन वाले केस में। वेरी सिंपल, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल। तो बेटा इस तरह से तुझे ये इवन वाला केस मैनेज करना होता है। यही 2 तरह के सवाल बन सकते हैं। अगर तुझे दोनों प्रोसीजर समझ आए हुए हैं तो कुछ भी नंबर्स दे, तुझे बस ये बना के आना होगा, तुझे मार्क्स मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वो तेरे को प्लॉट करने को बोल देगा कि भाई ट्रेंड लाइन भी बनाओ या इस तरह से प्लॉट करो, तो तू प्लॉट कर दियो, तो कोरस्पॉन्डिंग ईयर्स के बराबर ये सब चीजें प्लॉट कर दियो, ठीक है। तो ये तो बहुत सरल है। मान ले वो तुझे प्लॉट करने के लिए बोल दे, तो तुझे प्लॉट करने में क्या दिक्कत है बेटा? तेरे पास कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आ गई हैं तो तू प्लॉट कर दे। तो ऐसे ले प्लॉट कर दिया 1980, 81, 82, तू पूरा पूरा लिखना है ना, 83 ऐसे ऐसे करके 89 तक लिखना, और जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो है 82 के कोरस्पॉन्डिंग जो है वो प्लॉट करता जाइए ऐसे 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 जो भी है, ठीक है। जो भी आए वो प्लॉट कर दियो और डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दियो अगर ट्रेंड लाइन की बात करें, ठीक है। अगर प्लॉट करने को आए तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। आई होप तुझे मेरा प्रोसेस बेटा क्लियर हो गया, दोनों ही चीजें क्लियर हो गई। क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर वो क्लियर हो गया, ट्रेंड निकालना चाहते हैं वो क्लियर हो गया, एवरेजेस लेके ज्यादा उलझे हुए डेटा को कंक्लूजन की तरफ ले जा रहे हैं वो क्लियर हो गया। चलो जी, मेरा आधा काम समाप्त हो गया, 50% चैप्टर तेरा खत्म। अगले मेथड पे आते हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, ये क्या टेक्निक है? मैंने बोला था यहाँ पर हम लोग ट्रेंड लाइन बनाएंगे। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स इज अ टेक्निक फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन व्हिच बेस्ट फिट्स अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हैं, तूने 11th में स्ट्रेट लाइंस पढ़ा है ना, y बराबर mx प्लस c वेयर m इज स्लोप, c इज इंटरसेप्ट। बस वही समझ ले कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पर इस मेथड से। इस टेक्निक में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस लेते हैं हम लोग, एक्चुअल और कंप्यूटेड वैल्यूज का लीस्ट, और एलिमिनेट करते हैं पर्सनल बायस। तू मेरी बात समझ, देख इस फिगर को देख, एक फिगर को देख, ये तेरा डेटा था, देख नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, येलो वाला देखियो, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये देख ऊपर कितनी गया, ये क्या है? अच्छा यहाँ से कॉन्सेप्ट और क्लियर कर, तो ट्रेंड लाइन से जाता एकदम आसमान चढ़ गया, ये इररेगुलर कंपोनेंट है बेटा टाइम सीरीज का, जो तुझे पढ़ाया था, ठीक है। और ये देख ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तेरे को वो भी दिख रहा है, ओसिलेशन, साइक्लिकल। तो सारे कंपोनेंट्स तुझे थोड़े थोड़े दिखेंगे, और ओवरऑल ये क्या है, देख ओवरऑल ये क्या है, सेकुलर ट्रेंड दिखा रहा है। चल वापस आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तेरे को थोड़ा रिवाइज करा दिया। देख डिफरेंट एंट्रीज हैं, और डिफरेंट एंट्रीज के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने क्या है, एक एवरेज लाइन क्रिएट कर दी। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स में मैं ये जो रेड कलर की लाइन है ना, इसकी इक्वेशन निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, और एक बार इस लाइन की इक्वेशन आ गई तो आगे भी जहां तक ये लाइन जा रही है मैं फ्यूचर प्रिडिक्शन भी एवरेज बेसिस पे कर पाऊंगा। वही मकसद है बेटा, फोरकास्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर तुझे 2 बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है जो एमसीक्यू में बन सकती है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स द बेस्ट फिटिंग इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस व्हिच लेड अस टू फॉलोइंग कंडीशन। एक तो डेविएशंस जो हैं सिग्मा y माइनस वाई आई, तूने मीन डेविएशन पढ़ा होगा अगर 11th में, तो सिग्मा x माइनस एक्स आई क्या होता था, 0। जबकि अगर उसके स्क्वायर्स ले लो तो वो फिर एक वैल्यू निकल के आती थी, याद है? सेंटर वाले को एज्यूम किया, फिर -1, -2, -3, नीचे 1, 2, 3 सम करते थे, 0 आता था, याद आ रहा है? ये वही चीज है, बस यहाँ y लिखा हुआ है। तो सम ऑफ डेविएशन 0 होने चाहिए मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स को एप्लीकेबल होने के लिए, और जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन है
सॉरी, सम ऑफ डेविएशन 0 होने चाहिए और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन लीस्ट होने चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये दो कंडीशंस पे बेटा हम लोग खेलेंगे, तो इसको रटना नहीं है। तू मेरे साथ आजा प्लेन पेपर पे, मैं तुझे डिराइव करके दिखाता हूं। आजा भाई। एक मेथड खत्म हो चुका है, दूसरे मेथड को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। उसमें हमने अभी तक क्या समझा? हमने ये समझा कि ट्रेंड लाइन इक्वेशन में इंटरेस्ट है। ट्रेंड लाइन इक्वेशन मिल गई तो आगे की वैल्यूज भी फोरकास्ट कर पाऊंगा, बिकॉज इक्वेशन तो जहां तक जाएगी, मान लो यहां तक का डेटा है, एक बार इसकी इक्वेशन मिल जाए फिर यहां का भी निकालना होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू डालूंगा और एवरेज वाई वैल्यू निकाल लूंगा। तो इक्वेशन मिल गई तो भाई पूरा ट्रेंड मिल गया, ठीक है जी। यहां तक हम लोग साथ साथ हैं। उसके बाद मैंने बोला कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इस मेथड के हिसाब से। सबसे पहला, जो डेविएशंस का सम है y माइनस वाई आई वो 0 होना चाहिए, और जो डेविएशंस का स्क्वायर्स है वो लीस्ट होना चाहिए। चलो जी, ये भी मुझे समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है सर, ये भी समझ में आ गया। अब एक बार आजा उन फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं जो यूज करने हैं। हम लोग ना लेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो ट्रेंड लाइन है बेटा, वो पता y बराबर a प्लस बी एक्स है, ये मैंने लेट करा। अब मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, अगर मुझे a की वैल्यू पता चल जाए किसी तरह, b की वैल्यू पता चल जाए, यही तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स टाइप्स हैं, तो क्या पूरी इक्वेशन आ गई? तो बस इस मेथड का यही मकसद है। इस मेथड से हम a और b की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जिससे हम इक्वेशंस को डिराइव कर पाए, और एक बार इक्वेशन आ गई तो पूरा ट्रेंड हाथ लग गया। कॉन्सेप्चुअली मेरे साथ है ना तू, तो समझ आ गया होगा, ठीक है। चल अब ध्यान से देख, अगर y बराबर a प्लस बी एक्स है, या फिर मैं कैपिटल्स में लिख देता हूं तेरे लिए, कैपिटल y बराबर a प्लस बी कैपिटल x है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो दोनों तरफ मैं क्या ले रहा हूं? समेशन ले रहा हूं। तो समेशन y देख क्या होगा, समेशन y क्या होगा? समेशन a प्लस समेशन बी एक्स। समेशन से ना कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं बेटा, तो समेशन y क्या हो जाएगा, सॉरी इसको भी कैपिटल कर ले, तो कैपिटल ही लिख रहे हैं। समेशन y क्या हो जाएगा? a बाहर आ गया, समेशन वन प्लस b कांस्टेंट बाहर, समेशन x, ठीक है। तो समेशन y तेरा क्या हो जाएगा? a समेशन ऑफ ऑल द एंट्रीज, तो मैं n लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, प्लस b समेशन x। तो पहली तो बेटा ये इक्वेशन याद रखनी है, याद क्या रखनी है, बहुत सरल है, समेशन लगा और मेरी तरह निकाल ले, ठीक है। समझ आया क्या? समझ आया क्या तेरे को? ठीक है। अगली बात, हम इस इक्वेशन पे वापस आते हैं। समेशन y बराबर समेशन a प्लस समेशन बी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेफ्ट और राइट बहुत साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। चल जा, चलो बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं समेशन x के साथ, बोथ साइड, इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा समेशन एक्स वाई बराबर समेशन ए एक्स प्लस समेशन बी एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहां से मेरे को क्या समझा, समेशन एक्स वाई की वैल्यू क्या आई, ए बाहर आ जाएगा बीइंग कांस्टेंट, समेशन एक्स प्लस बी बाहर समेशन एक्स स्क्वायर, ये मेरी दूसरी इक्वेशन आई। तो एक बार इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं बेटा। पहली इक्वेशन क्या आई, पहली इक्वेशन आई समेशन वाई बराबर एन ए प्लस बी समेशन एक्स, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या आई बेटा, ये लिखी हुई है, ले चलिए दो इक्वेशंस आई। अब इफ समेशन एक्स इज 0, अगर समेशन एक्स 0 है तो ये तेरा 99% केसेस में तुझे मिलेगा, ठीक है। और सवाल 99% केसेस में समेशन एक्स तेरे को 0 मिलेगा, डेटा में दिखा दूंगा। अगर समेशन एक्स 0 है तो यहां पे चेक करो पहले इस वाली इक्वेशन में, तो समेशन वाई किसके बराबर हो जाएगा, ए एन प्लस 0, राइट।
तो मेरा a किसके बराबर हो जाएगा बेटा, समेशन y अपॉन n के, सही बात है, समेशन y अपॉन n के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर समेशन x है 0 के बराबर, अगर समेशन x, तो एक तो ये समझ आ गया ना, एक फॉर्मूला निकल आया एक ही वैल्यू का। बेटा ये यहाँ पे ध्यान रखना, ये फॉर्मूले तब एप्लीकेबल हो रहे हैं जब समेशन x 0 है, नहीं तो वो ये दो इक्वेशन आपको बनानी है, ये दो इक्वेशन आपका बेस है, इन दो पर ही आपको चलना है। अगर समेशन x 0 है तो ये फॉर्मूले लगेंगे। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, बिना समेशन x 0 के भी ये फॉर्मूले लगाते हैं, सवाल गलत हो जाता है। चल फिलहाल चल काम की बात पे आते हैं। इसमें समेशन x 0 कर दिया, यहाँ भी कर दूं तो समेशन एक्स वाई बराबर a इंटू 0 0 हो जाएगा, b समेशन x स्क्वायर। तो b की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। ले भाई, तो a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली, समेशन x स्क्वायर ये सब हमारे डेटा से आ जाएगा। a और b की वैल्यू पता चल गई, तो जो तेरी इक्वेशन थी y बराबर a प्लस बी एक्स, b की वैल्यू यहां से डाल, a की वैल्यू यहां से डाल, इक्वेशन आ गई, तो बस फिर सब आ गया हाथ में, ट्रेंड की इक्वेशन आ गई तो काम खत्म। इतना ही था बेटा, सम ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। समझ में आया क्या? बहुत सरल, मैंने तेरे को पूरा डिराइव करके दिखा दिया फॉर्मूले आते कैसे हैं। अब जो बच्चे रटना चाहते हैं वो रट लो, जो समझना चाहते थे उन्हें समझ आ गया होगा कैसे आए ये फॉर्मूले। डायरेक्टली भी मैं लिख के लाया हूं तेरे लिए, ये देख, समेशन y बराबर na प्लस बी समेशन x। ये रटना चाहो तो तुम फिर रट लो, तुम्हारी इच्छा है भाई। ठीक है, हम सीधा सवाल पर बढ़ेंगे बेटा, हम सीधा सवाल पे बढ़ेंगे। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कैसे निकलेगा सवाल, कैसे आएगा। ओड वाला केस पढ़ रहे हैं इसमें, ओड का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज से है। वहां तो जैसे कौन सा मूविंग एवरेज ओड है या इवन है वहां से था ना, यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज से मतलब है। नंबर ऑफ एंट्रीज ओड, n बराबर 7 पहले ही दिख गया ना मुझे। तो ओड वाले केस में कैसे करना है, इवन वाले केस में कैसे करना है, थोड़ा सा फर्क आता है, ध्यान से समझ ले। ओड वाले केस में कैसे करेंगे, एंट्रीज 7 है, वो लिखा पहला ईयर x हो गया, ईयर यहाँ पर जो होता है वो x होता है, इंडेक्स नंबर उसके कॉरस्पॉन्डिंग y हो गया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेविएशंस निकाल रहे हैं बेटा। सबसे पहले कैपिटल X मेरा क्या है, x माइनस एक्स आई, ठीक है, x माइनस एक्स आई। तो ओड वाले केस में जो सेंटर पॉइंट है मेरा x, जो कि है 3 ऊपर 3 नीचे, ये वाला सेंटर पॉइंट है। एक सेकेंड जरा शुरू कर ले हम लोग अपने मार्कर को। कहाँ गया भाई, तो यार ये खो जाते हैं बच्चों, टेक्निकल चीजों की ना बड़ी समस्या है। चलो देखो, n 7 है बच्चों, n 7 है, तो सेंटर वाला हम लोग अगर एज्यूम कर ले, एज्यूम्ड मीन मेथड सुना हो, 11वीं कक्षा थोड़ी बहुत पढ़ी हो नालायकों ने, तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि सेंटर वाले को मैंने अगर लेट कर लिया और डेविएशन निकालने हैं, तो दिस माइनस दिस माइनस 1, दिस माइनस दिस माइनस 2, दिस माइनस दिस माइनस 3, ऐसे ये 1, ये 2, 2019 माइनस 2017 और ये 3, क्या है वही डेविएशंस लिखे हुए हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, है ना। एज्यूम कर लिया 2017 को सेंटर पॉइंट। ओड वाले केस में सेंटर पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ओड के केस में 3 ऊपर होते हैं 3 नीचे, अभी मूविंग एवरेज वाले मेथड में देखा। ठीक है भाई, एक बार डेविएशंस आ गए, डेविएशंस मेरा क्या है, कैपिटल एक्स, उन फॉर्मूलाज के हिसाब से जो अभी सिखाए, इनका टोटल कर, -3, -2, -1, -6, 0 का कुछ नहीं, +1 +2 +3 +6, -6 +6, सिग्मा एक्स आ गया 0। 0 आने का मतलब बेटा वो फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं, कौन सा, ए और बी वाले, ए बराबर सिग्मा वाई अपॉन एन, बी बराबर सिग्मा, जो समझ गया ना, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाला, वो वाला। ठीक है भाई, ठीक है, सिग्मा एक्स यहाँ पे 0 आ गया। अगर ये 0 ना आए तो तुझे वो जो दो इक्वेशंस दिखाई ना मैंने अभी इसके ऊपर सिग्मा लगा लगा के, जहां से हमने x को 0 रखा था, वो दोनों इक्वेशन यूज कर, 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना, a और b की वैल्यू निकाल। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो वो एक चीज है, वो केस आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन जो दो इक्वेशन मैंने तेरे को बना के दिखाई ना, वहां जहां पे डेल्टा सिग्मा एक्स 0 रखा था, वहां 0 रखे बिना वैल्यूज पुट करियो, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा वाई की, ए और बी में दो इक्वेशन मिलेगी, फिर उसे सॉल्व कर और ए और बी की वैल्यू निकाल। मकसद हमारा ए और बी की वैल्यू निकालना है। ठीक है भाई, तो ये आ गया, x पता है तो x स्क्वायर तुम्हारे लिए क्या है, इसका स्क्वायर आगे लिख, इसका स्क्वायर आगे लिख, इसका स्क्वायर आगे लिख, लिखता चला जा। इसमें क्या है बच्चे, कुछ भी नहीं है, तो 3 का स्क्वायर 9 ये कर ले, उसका सम निकाल ले, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स वाई, वाई तेरा इंडेक्स नंबर था, ये एक्स तूने निकाला, इन दोनों को गुना कर लिख दे, ये भी क्या मजदूरी है भाई,
कैलकुलेशन है, एक्स वाई निकाल ले, एक्स वाई निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई कर करके, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, जो जो आए उसका सम नीचे लिख दे, सिग्मा एक्स वाई आ गया। ये तुझे बनाना है। अब मुझे एक बात बता, सिग्मा वाई तुझे पता चल गया, इसका सम एन तुझे पता चल गया, सिग्मा एक्स पता चल गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर पता चल गया, सिग्मा एक्स वाई पता चल गया। क्या हमने अभी पढ़ा था बच्चों? क्या हमने अभी पढ़ा था? तुझे वापस भी दिखा देता हूं, क्या हमने अभी पढ़ा था? इसको मैं हटा रहा हूं फिलहाल, जो लिखा है मैंने, तेरे को समझ आ गया ना कैसे बनी है टेबल, तो ये हटा दिया। ले, क्या हमने अभी पढ़ा था, अगर डेल्टा एक्स सॉरी सिग्मा एक्स अगर जीरो हो, अगर सिग्मा एक्स जीरो हो तो वो जीरो रख के मैं तेरे को ये समझाना चाह रहा था बेटा कि इन दो इक्वेशंस पे बना रही हो तू, इनको याद रख। अगर सिग्मा एक्स जीरो ना आया तो ये वैल्यू पुट करेगा, ये पुट करेगा, ये पुट करेगा, ए और बी में इक्वेशन आएगी, यहां पर ये पुट करनी पड़ेगी, ये पुट करनी पड़ेगी, एन की वैल्यू रखेगा जो वहां 7 है, ए और बी में दो इक्वेशन आएगी कुछ इस तरह से, ए प्लस 4b बराबर समथिंग 2a माइनस बी बराबर जो भी होगा, इन दो को तू सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेगा और फिर y बराबर a प्लस बी एक्स में वो वैल्यू रखेगा, तो तेरी ट्रेंड लाइन आएगी। अगर डेल्टा x जीरो के बराबर नहीं है, अगर इफ, ये एक्सेप्शन केस है, 1% फंस सकता है, कंपार्टमेंट में एक बार पूछा गया था अप्लाइड मैथ्स में, पता होना चाहिए, मैं करा नहीं रहा हूं, बस समझा रहा हूं, अगर फंस गया तो कर लियो, 99% इसी की संभावना है। ठीक है, वापिस आता हूं, a की वैल्यू निकाल लेगा क्या, डेल्टा y अपॉन एन, डेल्टा बोल रहा हूं सॉरी, सिग्मा y अपॉन एन, बी की वैल्यू निकाल लेगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, सब तूने कैलकुलेट कर लिया है, सब तूने कैलकुलेट कर लिया है। ए और बी की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, सिग्मा वाई एन, सिग्मा एक्स वाई एक्स स्क्वायर, ये देख सब तूने कैलकुलेट कर लिया, एन सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई, सब तेरे पास है। ए और बी की वैल्यू निकाल, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां लिख दूं क्या, कहां लिखूं बता, यहां लिख दूं फिलहाल। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई क्या है यहां से देख ले, 1065 1065 अपॉन एन क्या है 7, तो ए की वैल्यू यहां से पता क्या आ रही है इसको सॉल्व करके, 152.1। ठीक है, ए की वैल्यू। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां लिख दो फिलहाल, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, उस फॉर्मूला से जो अभी दिखाया तुझे, तो एक्स वाई क्या है 465 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है 28, इसकी वैल्यू पता क्या आ रही है सॉल्व करके 16.6। ए और बी की वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन क्या थी बताई थी तुझे मैंने, ए और बी की वैल्यू अगर तूने निकाल दी, ए की वैल्यू आ रही है 152.1, बी की वैल्यू आ रही है 16.6, तो इक्वेशन क्या बताई थी, y बराबर a प्लस बी एक्स, तो y बराबर 152.1 प्लस 16.6 टाइम्स ऑफ x, जहां पे x क्या है तेरे डेविएशंस और y क्या है तेरा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मतलब बोले तो ये, और डेविएशंस तूने निकाले थे ये रे। तो बस देख, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए वही किया है, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए वही किया है, ए और बी की वैल्यू निकाली और रख दी, वाई टी बराबर, वाई टी तो बराबर आए हुई ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, एक्स यहां से उठा रहे हैं डेविएशंस, -3 -2 -1 0 1 2, ये आ गया तेरा बेटा ट्रेंड। ट्रेंड की वैल्यूज आ गई, चाहे तो इसे पुट कर ले तो भी एक लाइन आएगी, नहीं तो ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन में तो कुछ भी फ्यूचर वैल्यू डाल डेविएशंस की और तेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या, बहुत सिंपल, बस कैलकुलेशंस थोड़ा सा समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पकड़ा गया तो कुछ भी नहीं है इसमें, ये डरावना लगता है नहीं ये। अच्छा बाय द वे तुझे बना के आना पड़ेगा पेपर में, है ना। चल लास्ट केस पे बढ़े, लास्ट सवाल आज का और इस चैप्टर का बोलता है, अगर इवन एंट्रीज हो तो क्या करोगे, अगर इवन एंट्रीज हो तो क्या करोगे, अगर इवन एंट्रीज हो तो क्या करोगे, बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल फॉर द सेल्स ऑफ एन आइटम इन अ डिस्ट्रिक्ट बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, खुद बे खुद लिख दिया कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स लगाना है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो वही लगा देंगे, मूविंग एवरेज कहता तो 3 या 4 बताता, फिर 4 3 दिन के जोड़े बना के वो कर देते, हमें तो सब आता है, तो जो बोलेगा हम कर देंगे, तो बस बोल। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर लगाना है बेटा, सबसे पहले बोलता है टेबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज, टेबुलेट का मतलब टेबल बना, टेबल बनाने का मतलब ईयर लिखेगा, ईयर लिखेगा बेटा, ईयर को लिखेंगे, ईयर लिख लेंगे पहले, फिर उसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा कैपिटल वाई,
कैपिटल एक्स क्या होगा, डेविएशन। अब यहाँ पे देख प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे ना एंट्री जो है वो इवन है। इवन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। वहां तो हमने एज्यूम जब करा था मीन को, तो वो क्या कर लिया था, ठीक है, सेंटर पॉइंट क्या उठा लिया था, 4 नीचे 4 ऊपर सेंटर वाला ले लो, या 3 नीचे 3 ऊपर सेंटर वाला ले लो। अब 4 ये और 4 ये, अब मैं सेंटर पॉइंट क्या लूं, तो मैंने पता क्या बोला बेटा, इसमें ऊपर के 4 का आखिरी और नीचे के 4 का पहला, इसका एवरेज ले ले। भाई सेंटर में एक वैल्यू है तो वही लिख दी, सेंटर में 2 वैल्यू है तो उसका एवरेज ले लिया, भाग दे दिया 2 से और वो लिख दिया। मतलब सर, मतलब बेटा ये कि यहां पर xi ये है, 6 एंट्रीज हैं, 3 नीचे 3 ऊपर, तो सेंटर में 2 एंट्रीज आ रही है, 1998 और 1999। अगर एक होती तो वही हो जाता, उसके कोरस्पॉन्डिंग डेविएशंस लिख देते माइनस कर करके। बट मैंने क्या बोला, मैंने कहा इन दोनों को ही सेंटर मान और इनका एवरेज ले ले, यानी कि 1998 प्लस 1999 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1998.5। ठीक है, अब उसके बाद कुछ नहीं है सवाल, उसके बाद कुछ नहीं है सवाल। उसके बाद मैं अगर तेरे को शॉर्ट में कुछ बोलूं ना बेटा, तो तू एज इट इज जैसे सिखाया वो कर दे। शॉर्ट में बोलूं तो जो तुझे सिखाया मैंने अभी ऑड वाले केस में, वो पूरा कर दे, तेरे मार्क्स पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता क्या प्रॉब्लम आएगी, अब देख, जब एक्यूरेट नंबर था तो -1 -2 -3 +1 +2 हो जाता था। अब जब डेसिमल आ गया तो देख, ऊपर करेगा तो -0.5 -1.5 -2.5, ठीक है। उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करना इससे y से, उसका स्क्वायर करना, कितनी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो सीबीएसई पता क्या कहता है अपने मटेरियल में, कहता है भाई एक काम कर ले, जब तूने डेविएशन निकाला इन दोनों के जब तूने सेंटर पॉइंट उठाया और अपना अजम्पशन जो था वो तूने लिखा 1998.5, तो पहला डेविएशन दिस माइनस 1998.5 बाय दिस माइनस 98.5, 1998 माइनस 1998.5 विच इज -0.05। सीबीएसई बोलता है कि ये 0.5 नहीं चाहिए, साफ करो डेटा को। तो सीबीएसई बोलता है जो तेरा वो 0.5 डेविएशन आ रहा है ना स्मॉलेस्ट, उससे डिवाइड कर दे सारी एंट्रीज को। तो सीबीएसई ने देख यही करा, xi माइनस 1998.5 डिवाइड कर दिया 0.5 से। हमेशा 0.5 से नहीं करना, जो सबसे छोटा डेविएशन आ रहा है ना उससे डिवाइड कर दे, ताकि डेटा साफ हो जाए। अब देख वो सिंगल नंबर में आ गया, -1 -3 -5 +1 +3 +5। अब मेरा जीवन साफ सुथरा, बस इतना ही समझाना था, बस साफ सुथरा डेटा कर ले। अगर तुझे लग रहा है नहीं मुझे ये सब नहीं करना, मैं कह रहा हूं बिंदास इन दोनों के एवरेज को लेके तुझे जो प्रोसेस सिखाया ओड वाला सेम टू सेम कर, नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन 2-4 सवाल तेरे छूट जाएंगे, सवाल में जो उड़ जाएंगे, तेरे पे टाइम नहीं बचेगा इतनी कैलकुलेशन करने। तो ऐसे इस वजह से ये 0.5 से डिवाइड किया हमने, बस। उसके बाद तो बेटा x² निकाला, x के बाद xy निकाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, उनके सम लिखे, फॉर्मूला वाले सब स्थिति बनाई, डेल्टा x यहाँ पे भी 0 है, a और b की वैल्यू निकाल दी। a क्या होता है, डेल्टा y अपॉन n, डेल्टा y क्या है, ये 35.6/6, डेल्टा y आ गया 5.9, और आपका जो बेसिकली a आ गया 5.9, और b क्या होता है, डेल्टा xy अपॉन, सॉरी डेल्टा बोल रहा हूँ, ये सब समेशन है बेटा, सॉरी सो समेशन xy अपॉन x², या फिर जो तू लाइन पे जा, रटने की जरूरत नहीं है, छोड़ दे, तो वो निकाल, तो b आ जाएगा तेरा। ठीक है, a और b आ गया तो लाइन की इक्वेशन आ गई, उसे पुट कर, कोरस्पॉन्डिंग डेविएशंस उठा, तो तेरे डेविएशंस आ गए। सिंपल, इसमें क्या है, बहुत सिंपल। अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना बेटा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मेरे शब्दों को अगर ध्यान से इंटरप्रेट कर लेगा तो तेरा काम हो जाएगा, तो तेरा काम हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब टेंड वैल्यू बनाओ, बना दी टेबल, टेबुलेट करके, फाइंड द बेस्ट फिट फॉर अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, निकाल ले बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, बेस्ट फिट लाइन पूछ रहा है तो लाइन तो निकाल दे, y और x की वैल्यूज पुट मत कर, तो y बराबर a प्लस b की वैल्यू ले भाई, बेस्ट फिट ट्रेंड लाइन हो गई। तीसरा सवाल, कंप्यूट एक्सपेक्टेड सेल फॉर ट्रेंड फॉर ईयर 2002। ये बढ़िया चीज है, देख फ्यूचर प्रिडिक्शन बोला था ना,
बोला था ना तेरे को कि वो फ्यूचर प्रिडिक्शन में हम लोग इंटरेस्टेड हैं, देख उन्होंने सवाल भी बना दिया। डेटा तो है नहीं 2002 का, 2001 पे खत्म है, तो कैसे निकालूं? मेरे पास ट्रेंड लाइन है बेटा। एक बार ट्रेंड लाइन पता चल गई तो फिर आगे की प्रिडिक्शन भी इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग ही हो जाएगी। यानी कि अगर 2002 का डेटा निकालना है और लाइन की इक्वेशन पता है तो 2002 भी इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा। मान ले ये ग्राफ है इस डेटा का, ठीक है, इस डेटा का ग्राफ ये है, मैंने ये अप्रोक्सीमेट लाइन बनाई और उसकी इक्वेशन ये निकाल ली, तो ये 2001 तक है। अब मान ले 2002 की कैलकुलेशन करनी है तो 2002 भी इसी पे ही लाइन पे ही लाया करेगा। तो अगर कैपिटल X विद रेस्पेक्ट टू 2002 मुझे पता हो तो क्या मैं Y निकाल दूंगा या फिर क्या मैं सेल निकाल दूंगा जो मैंने Y लेट करा है, जो मेरा इंडेक्स नंबर है। समझ गया फंडा? बस वही करेंगे अब यहाँ पे। अब वही यहाँ पे करेंगे, जगह बनानी है बस हमें। कहाँ लिखूं बेटा? इस ग्राफ को हटा दूं क्या? तुझे समझ आ गया ना ये बात? मेरी रिकॉर्डिंग है तो दोबारा देख लियो, मैं एक बार इसको क्लीन कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने बोला कैपिटल X विद रेस्पेक्ट टू 2002। डिस्क्लेमर, बच्चे एक गलती और करते हैं, डायरेक्ट X की वैल्यू 2002 रख देते हैं। क्यों बेटा? X की वैल्यू 2002 नहीं रखोगे थर्ड पार्ट के लिए, कैपिटल X है बेटा। ये तेरे डेविएशंस हैं, ये देख जो तूने लेट करा था वो रखोगे आप। तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे? 5.9 a प्लस 0.13 b। x कैपिटल X की वैल्यू क्या है? xi माइनस 1998.5 अपॉन 5। तो 2002 माइनस 1998.5 अपॉन 0.5। इसको सॉल्व करके जो y की वैल्यू आएगी वो तेरी सेल्स ट्रेंड फॉर 2002 आएगी। क्या ये तेरा एब्सोल्यूट सेल्स नंबर है? नहीं सर, ये मेरा ट्रेंड है, ये एक्सपेक्टेड सेल्स ट्रेंड है, ये मेरा एक्सपेक्टेड सेल्स ट्रेंड है, ना कि एब्सोल्यूट नंबर। ये मेरा अप्रोक्सीमेशन है। देखा, पुराने डेटा से नए का प्रेडिक्शन कर लिया। क्या जादू आ गया यार तुम्हारे हाथ में। तो लाइफ में तुम लोग स्टार्टअप करोगे, कोई बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे, डेटा है तो खेल लोगे उससे। उसी लिए ये पढ़ाया जा रहा है बेटा। सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ियो जीवन में, ठीक है? जीवन में काम में ला चीजों को जितना ला सकता है। अप्लाइड मैथ है, अप्लाई होनी चाहिए। अगर इसे भी रट लिया तो फिर कौन सी मैथ अप्लाई होगी जीवन में मेरे भाई? समझ रहे हो? तो इसी के साथ हमारा सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। एक केस अगर मैंने आपको लिखा नहीं है यहाँ पे, अगर डेल्टा एक्स 0 ना आए तो फिर कुछ नहीं करना, ये टेबल एज इट इज बनेगी और इन वैल्यूज को n डेल्टा y सॉरी n समेशन y समेशन x समेशन x स्क्वायर समेशन x y, मैं बार बार डेल्टा बोल रहा हूँ बेटा। डेल्टा जितनी बार मैंने यहाँ बोला है वो सब समेशन है, ठीक है? सॉरी, चलो, तो वो सब वैल्यूज तुझे यहाँ पुट करनी होगी। समेशन y समेशन x समेशन x y समेशन x समेशन x स्क्वायर। a और b में दो इक्वेशन आएगी, सेकंड और थर्ड, उन्हें सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेगा तो ट्रेंड लाइन आ जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट टाइम बेस्ड डेटा बेटा। यही था इस पूरे चैप्टर में। आई होप तुझे मजा आया पढ़ के, एंड आई होप तेरे को मैं समझा पाया इस चैप्टर को पढ़ने का महत्व। नंबर तो तू ले ही आएगा, बट हाँ, तेरे को फील कराने का प्रयास करा है। मुझे लगता है तुझे फील हुआ होगा। अगर मजा आया हो यार मेरी एक्सप्लेनेशन में तो जरूर मेरे लिए कमेंट में लिखना यार कैसा लगा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।